पिछले एपिसोड में हमने देखा गेरमन स्पैरो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डामिर हार्बर के एक बार में जाता है। वहां से ईगल लोगन नाम का एक लोकल गुंडा उससे पंगा लेता है और गेरमन उसकी बहुत पिटाई करता है। उसकी फाइटिंग देखकर ब्लेजिंग डैनिट्स नाम का एक पायरेट उसे अपनी क्रू ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर गेरमन उसे डरा देता है और बार के ओनर व्हाइट शार्क को इंट्रोगेट करने वापस जाता है। और फिर पता चलता है कि व्हाइट शार्क तो एडमिरल ऑफ ब्लड जैसे खतरनाक पायरेट्स का सीक्रेट इन्फॉर्मेंट है। तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है और ये वाली वीडियो है ना बड़ी आई है क्योंकि देखो काफ़ी टाइम से डाला नहीं था तो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अब हाई पॉइंट्स आए होंगे तो उनको इस वीडियो पे यूज़ कर देना। बाकी जो है अपनी ये आज की वीडियो जो होने वाली है वो काफ़ी सस्पेंसफुल और एक्शन पैक होने वाली है क्योंकि अपना जो जर्मन स्पैरो है ना उसका एडवेंचर काफ़ी खतरनाक हो चुका है, शुरू हो चुका है। जो सस्पेंस और जो मिस्ट्रीज और जो एक्शन पैक्ड है ना वो तुम्हें देख के बिल्कुल भी मजा आएगा। और मुझे है ना तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें कौन सा सीन अच्छा लगा, ताकि अगर हो सके अगर मैं एडिट करूँ वीडियो को तो मतलब शॉर्ट के लिए एडिट करूँ तो मैं उस सीन को ले लूँ। मुझे तो काफ़ी सारे सीन कूल लगे, लेकिन दिक्कत की बात ऐसी है कि मैं जो देखते जाता हूँ तो बाद में मैं भूल जाता हूँ कि कौन से सीन्स कूल थे। तो इसलिए तुम डायरेक्ट कमेंट भी कर देना, वरना तुम भी मेरी तरह बाद में भूल जाओगे। तो या बस इतना ही कहना था, बाकी तुम बताना मुझे वीडियो कैसी है और देखेंगे। आई थिंक आज आज तो वीडियो आई है, कल आई थिंक नहीं आएगी, परसों आ जाएगी। तो बस वही कहना था। और थैंक्स, मेन चीज़ ये कहनी थी कि थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट जो तुमने सुपर थैंक्स वो दिया उस चीज़ के लिए और जो सपोर्ट दिखाया उस चीज़ के लिए। उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया तुम सब लोगों का। आई होप कि ये जो हमारी लॉटम कम्युनिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाए। मतलब देखना पड़ेगा अब कैसी बढ़ेगी, चलो वो तो बाद में की बात है। तो या बस इतना ही कहता और कुछ नहीं। एंजॉय द वीडियो। आज के एपिसोड में क्लेन का शिकार एक नए लेवल पर जाने वाला है। सोचो, एक रॉयल पाउंड का पाइट अब बन चुका है क्लेन का पर्सनल सर्वेंट। लेकिन उनका सफर उन्हें एक ऐसी मिस्टीरियस जगह ले जाता है जहां अंधेरा होते ही एक अनजान दुश्मन जाग जाता है। क्या क्लेन उस खतरे से सबको बचा पाएगा और जब यह तूफान थमेगा तब शुरू होगी क्लेन की असली जंग। सबसे बड़ा सवाल एडमिरल ऑफ ब्लड के सामने, क्या वो इस बार जिंदा बच पाएगा? तो भाई, टेलीग्राम भेजने के बाद और डेस्क वगैरह साफ करने के बाद व्हाइट शार्क हैमिल्टन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। फाइनली अब उसके पास इतना टाइम और मूड था कि वो सोच सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और सबसे पहला सवाल जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि बाहर जो मेरे बाउंसर खड़े थे उनका क्या हुआ। वो अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर उठाव भारी कदमों से दरवाजे की तरफ चला। जब उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो उसने देखा कि उसके कई आदमी वहां लड़खड़ाते हुए खड़े थे और एक दूसरे को औरतों वाले जोक्स सुना रहे थे। ये देखकर हैमिल्टन का गुस्सा तो 7वें आसमान पहुंच गया, लेकिन वो जल्दी ही शांत भी हो गया। उसके चेहरे की मसल्स थोड़ी फड़की और उसने खुले दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। थंप, ये आवाज सुनकर सारे बाउंसर चौंक गए और तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगे। बास, सब हकलाने लगे। व्हाइट शार्क ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम लोगों ने किसी को मेरे कमरे में आते हुए देखा था? एक बाउंसर ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया, हाँ लाडेरो को। उसने कहा कि नीचे कुछ सिचुएशन हो गई है बॉस, आपने ही तो उसे अंदर आने दिया था। और जैसे ही उन्होंने ये बोला उनके दिमाग में दूसरे ख्याल आने लगे और उन्होंने पूछा, बॉस के अंदर से कुछ चोरी हो गया? हैमिल्टन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उसने ना में सिर हिलाया। सो मत जाना यहाँ पर, ये कहकर ने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खड़े बाउंसर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद उनका बॉस नशे में है। अब कमरे के अंदर लंबा तगड़ा हैमिल्टन माथे पर शिकन लिए इधर उधर टहलने लगा। लाडेरो लाडेरो। उन्होंने लाडेरो को देखा। वो आदमी, क्या वो किसी और का चेहरा ले सकता है? अब देखो, हैमिल्टन पायरेट्स का माल बिकवाने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम करता था, तो उसे समंदर की ऐसी अजीबोगरीब अफवाहों के बारे में पता था। उसके दिमाग में सबसे पहले फॉर्मर पायरेट एडमिरल किलांगोस का नाम आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। लेकिन फिर उसने और कनेक्शन जोड़े। उसने सोचा कि जरूरी नहीं कि ये वैसी ही मिस्टिकल एबिलिटी हो सकता है कि ये कोई इल्यूजन हो या फिर मेंटल मैनिपुलेशन से भी ऐसा किया जा सकता है। फिर उसे एक और बाबड़ खटकी। वो बंदा बाहर से जितना शरीफ और जेंटल दिख रहा था, अंदर से उतना ही पागल और खतरनाक था और उसकी ताकत भी डरावनी थी। उसके कैरेक्टर के हिसाब से तो उसे बाहर खड़े गार्ड्स को या तो बेहोश कर देना चाहिए था या मार देना चाहिए था और फिर बड़े स्टाइल में दरवाजे पर नॉक करना चाहिए था, अगर वो कोई बड़ा हंगामा नहीं करना चाहता था। ताकि अपने सीक्वेंस से जुड़े सीक्रेट्स बाहर ना आए तो वो कोई और छुपावा तरीका भी तो अपना सकता था, जैसे खिड़की से चढ़कर आना। ये बातें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी थीं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं का। और इस कॉन्ट्राडिक्शन का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता था, वो एक्टिंग कर रहा था। क्या वो अपनी पर्सनैलिटी छुपा रहा था या अपनी ताकनों? ये सोचते ही हैमिल्टन अचानक रुका और उसने सारी डिटेल्स को एक साथ जोड़ा। वो आदमी एक नौसिखिया है, उसका पागलपन एक दिखावा है और उसकी ताकत किसी मिस्टिकल आइटम की वजह से है। हाँ, ही होना चाहिए। ये सोचते ही हैमिल्टन को लगा कि उसने गुत्थी सुलझा ली है।
इस थ्योरी से सारे कॉन्ट्राडिक्शंस एक्सप्लेन हो रहे थे। वो दीवारों पर चढ़कर खिड़की से इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एक लो सीक्वेंस बियॉन्डर है और इन सब चीजों में अच्छा नहीं है, और उसके मिस्टिकल आइटम का फोकस भी इन चीजों पर नहीं है। मेरे कमरे में सक्सेसफुली घुसने के लिए वो मुझे बॉस कहने के लिए भी तैयार था, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने मिस्टिकल आइटम पर डिपेंडेंट था। उसे खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था और उसमें एक पावरफुल बंदे वाला घमंड और पागलपन नहीं था। वो एक पागल आदमी की तरह बस इसलिए एक्ट कर रहा था ताकि वो अपने मिस्टिकल आइटम के हॉरर इफेक्ट से मैच कर सके और मुझ पर प्रेशर भरकर जानकारी निकलवा सके। और यही बात ये भी एक्सप्लेन करती है कि वो ऐसे ही क्यों चला गया। वो मेरे पास इसलिए आया क्योंकि उसे एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम मिला था और उसकी एम्बिशन बढ़ गई थी। वो कुछ पायरेट्स को पकड़कर या मारकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं सिल्वर कॉइन वाइपर ओडेर और एडमिरल ऑफ ब्लड के इंटेलिजेंस ऑफिसर कोल्ड क्वीन के लिए काम करता हूँ और क्वीन मिस्टिक से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वो डर गया। इसलिए वो बस फॉर्मेलिटी पूरी करके निकल गया। उसने किसी को मारने की हिम्मत नहीं की। जितना ज्यादा हैमिल्टन सोचता गया, उसे उतना ही यकीन होता गया कि वही सच के करीब है। उसने जल्दी से फिर से रेडियो ट्रांसीवर सेट किया और अपनी थ्योरी को एक छोटे से टेलीग्राम में लिखकर भेज दिया। उसे यकीन था कि कोई हंटर उसे टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि ये सब ऐसे जवान लड़के का काम जिसे बस किस्मत से कोई तगड़ी चीज मिल गई है। उसने उस टारगेट के फीचर्स भी बताए। ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें, पागल नहीं है बल्कि थोड़ा डरपोक है। उसके पास एक बहुत ही मिस्टिकल आइटम जिससे शायद वो अपना अपीयरेंस बदल सकता है या इल्यूजन बना सकता है, और हॉर वाले इफेक्ट को देखते हुए इल्यूजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वो बस एक नौसिखिया है जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो बस आइटम की मदद से एक पावरफुल ऑरा बनाने में माहिर है और वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानता है। ऐसा नहीं लगता कि वो डामिर हार्बर में पहली बार आया है। ये सब भेजकर हैमिल्टन ने अपनी उंगली रोकी और सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी चेयर पर पीछे झुक गया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने उस कमीने का अंजाम पहले ही देख लिया हो। उसने सोचा, एक लो सीक्वेंस बंदा जिसके पास एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम हो, उसका समंदर में अंजाम अच्छा नहीं होता। बहुत सारी लालची शार्क उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगी और जब ऐसा होगा तो मुझे भी अपनी प्रॉब्लम के लीक होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ रात के आसमान के नीचे हार्बर काफी शांत था। फ्लाइंग फिश एंड वाइन बार से निकलने के बाद क्लेन ने एक लंबा चक्कर काटा। पहले वो तेजी से चला, फिर धीरे हुआ और फिर एकदम टहलने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तो उसने अंधेरे से गुजरते हुए अपना चेहरा वापस गेरमन स्परो में बदल लिया। उसने अपना गोल्डन चश्मा निकाला और अपनी नाक पर रख लिया, जिससे उसके शरीफ से दिखने वाले चेहरे पर एक कोल्डनेस आ गई। अब वो तारों की मदद से व्हाइट एगेट शिप की तरफ वापस जाने लगा। चलते चलते वो धीरे से हंसा और ठंडी हवा में सोचने लगा, उम्मीद है व्हाइट शार्क उतना बेवकूफ नहीं होगा और मैंने जो कमियां छोड़ी हैं उन्हें देख पाएगा। आज रात उसने जो पर्सोना बनाया था वो एक ऐसे नए एडवेंचर का था जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी जो गलतियां करता था, और ये बंदा डामिर हार्बर और व्हाइट शार्क के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके पास एक लुभावना मिस्टिकल आइटम था जिसने उसके दिमाग को थोड़ा खराब कर दिया था, जिससे वो अंदर से थोड़ा क्रेजी हो गया था। क्लेन का असली प्लान ये था कि पायरेट्स समंदर में घूमते रहते हैं और नेवी को भी इन्हें ढूंढने में मुश्किल होती है, तो अगर व्हाइट शार्क से उसे कोई पक्की जानकारी मिल जाती तो वो सीधे उन तक पहुंच सकता था, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपनी इस झूठी आइडेंटिटी को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी बैकी कुछ जानकार पायरेट्स को एक पहले से तय की गई लोकेशन पर फंसा सके। जब क्लेन को पता चले व्हाइट शार्क एडमिरल ऑफ ब्लड के इंटेलिजेंस ऑफिसर और क्वीन से कांटेक्ट कर सकता है, तो उसका प्लान पूरा हो गया। पास कोर्स और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलने से वो उनकी सिचुएशन को मॉनिटर कर सकता था और टारगेट की हर मूवमेंट पर नजर रख सकता था। और अब एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम और एक कमजोर एडवेंचरर का कॉम्बिनेशन बनाकर वो एक चारे की तरह बहुत सारी बड़ी मछलियों को पकड़ सकता था। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी, उसके पास उनकी कम्युनिकेशन को मॉनिटर करने के लिए इक्विपमेंट नहीं था और समंदर के बीच में इसे खरीदना लगभग इम्पॉसिबल था। तो उसने सोचा कि वो वर्ड की आइडेंटिटी यूज करके मिस जस्टिस या मिस मैजिशियन को बैकलैंड में खरीदने के लिए कहेगा और फिर एक सैक्रिफिशियल रिचुअल के जरिए डिलीवरी ले लेगा। यही तो फायदा है टैरो क्लब का। ये सोचकर क्लेन ने एक आह भरी। जब उसे व्हाइट एगेट शिप दिखने लगा तो उसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाई और देखा कि डोना की फैमिली और क्लीव्स भी दूसरी गली से वापस आ रहे थे। क्लीव्स ने उसे सिर हिलाकर ग्रीट किया और धीमी आवाज में पूछा, सुना है फ्लाइंग फिश एंड वाइन में कुछ झमेला हुआ था? काफी वेल इन्फॉर्म्ड हो और डामिर हार्बर को अच्छे से जानते हो। क्लेन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने बस 2 धोखेबाजों को शक सिखाया था। ये सुनकर क्लीव्स की भौहें थोड़ी चढ़ गईं। उसे अचानक लगा कि गेहरमन स्पैरो के बारे में उसका इंप्रेशन थोड़ा गलत था। उसे लगता था कि ये यंग एडवेंचरर थोड़ा तेज, थोड़ा रिजर्व और थोड़ा कोल्ड है, लेकिन फिर भी स्माइल करता है और पोलाइट है। पर अब उसे गेहरमन के अंदर एक छिपा हुआ पागलपन महसूस हो रहा था। तभी डोना के पिता उर्दी ब्रांच ने बीच में बात की, मिस्टर क्लीव्स ये कौन है? क्लीव्स ने बस सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस कराया, एक कलीग गेहरमन स्पैरो। क्लेन ने एक पोलाइट स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, आपसे मिलकर खुशी हुई। फ्यूचर में अगर आपको किसी की जरूरत हो और क्लीव्स या बाकी लोग न मिले
तो आप मुझे कंसीडर कर सकते हैं। उर्दी ने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, उम्मीद है आप भी उनकी तरह स्ट्रांग और प्रोफेशनल होंगे। क्लेन ने जैसे ही अपना हाथ हटाया, उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो गई। उसे महसूस हुआ कि उर्दी के नौकरों के हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स थे उनमें कुछ अजीब था। उसने चुपके से अपना स्पिरिट विज एक्टिवेट किया और देखा कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्योर्ड मीट के स्ट्रिप्स थे, लेकिन उन पर रेड, व्हाइट और ब्लैक स्पॉट्स के कलर्स बहुत रिच थे, जैसे वो स्पिरिट वर्ल्ड की चीजें हों। स्पिरिट वर्ल्ड का ऑरा है लेकिन लगभग हार्मलेस है। ये क्योर्ड मीट बहुत स्पेशल है। क्लेन हैरान था। उसकी नजर को नोटिस करते हुए उर्दी के पिता हंसे और बोले, ये डामिर हार्बर की स्पेशलिटी है। आइलैंड के सेंटर में एक बुझा हुआ ज्वालामुखी है जिसके आसपास की गुफाओं में कुछ दरारें हैं जहां से नेचुरल गर्म हवा बहती है। वहां मीट को क्योर करने से उसमें एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर आ जाता है। यूनिक फ्लेवर, स्पिरिट वर्ल्ड का टेस्ट। क्लेन को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि मामला क्या है। मिस्टिसिज्म की थ्योरीज के हिसाब से स्पिरिट वर्ल्ड असल दुनिया के साथ पूरी तरह से ओवरलैप करता है बिना उसमें इंटरफेयर किए। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां स्पिरिट वर्ल्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो असलियत पर थोड़ा बहुत असर डालता है। ऐसी जगहों पर मरे हुए लोगों का ज़ॉम्बी या वॉटर घोस्ट बनना बहुत आसान होता है। क्लेन को समझ आ गया कि डामिर हार्बर की गुफाओं में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो सीरियस नहीं है और बस क्योर्ड मीट को एक यूनिक फ्लेवर देता है। क्लेन ने स्माइल के साथ जवाब दिया, मुझे क्योर्ड मीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी छोटा बच्चा डेंटन आसमान में चांद की तरफ इशारा करके बोला, ये बहुत ज्यादा रेड है। डोना ने भी सहमति में सिर हिलाया, बहुत ज्यादा रेड। क्लेन ने ऊपर देखा तो उसे चांद नॉर्मल ही लगा। फिर उसे समझ आया, क्योंकि बच्चों की स्पिरिट रिलेटिवली प्योर होती है, इसलिए ऐसा क्योर्ड मीट खाने के बाद जिसमें स्पिरिट वर्ल्ड का ऑरा हो, उन्हें टेम्परेरली कुछ स्पिरिट विजन जैसी पावर्स मिल जाती हैं। शायद डामिर हार्बर की लोकथाओं का सोर्स यही है। ये सब सोचते हुए लोग शिप पर वापस आ गए। क्लेन ने उन्हें गुड बाय कहा और अपने सेकंड क्लास केबिन की तरफ चला गया। अचानक उसके दिमाग में कुछ हुआ और उसने फिर से अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया और उसने देखा कि विशाल स्केलेटन मैसेंजर उसके सामने प्रकट हुआ और उसने एक लेटर नीचे गिराया। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 502 में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल है एजिक की यादों का। वो कहानी शुरू होती है एकदम धमाकेदार तरीके से। क्लेन शिप के डेक पर खड़ा है और अचानक भारी भरकम लेटर हवा में से आता है, जिसे क्लेन एक हाथ से कैच कर लेता है। और ये लेटर कौन लेकर आया था? एक बहुत बड़ा स्केलेटन मैसेंजर। जैसे ही लेटर डिलीवर हुआ, वो मैसेंजर वहीं पर हड्डियों के फव्वारे की तरह बिखर गया और गायब हो गया, जैसे उसे एक सेकंड भी वहां नहीं रुकना था। अब सीन ये था कि क्लेन के हाथ में तो था, लेकिन उसका ध्यान लेटर पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां फर्स्ट क्लास केबिन की सीढ़ियों पर डोना और डेंटन नाम के दो बच्चे खड़े थे और उनकी आंखें और मुंह डर के मारे खुले खुले रह गए थे। वो बेचारे चीखने ही वाले थे, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते, वो स्केलेटन मैसेंजर गायब हो चुका था और उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई सपना देखा है। यहाँ पर क्लेन को याद आता है कि डेमिर हार्बर का एक खास मीट खाने वाले बच्चों को कुछ देर के लिए स्पिरिट विजन मिल जाता है, मतलब उन्हें वो चीजें भी दिख सकती हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती। तो क्लेन ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उन दोनों बच्चों को चुप रहने का इशारा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। डोना तो समझदार थी, वो तुरंत डर और एक्साइटमेंट के मारे अपना मुंह ढक लेती है, लेकिन उसका भाई अभी भी शॉक में था। तो डोना ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर रख दिया। ये सीन छोटा सा था पर काफी फनी था, कैसे बच्चे एक सुपरनेचुरल चीज पर रिएक्ट कर रहे थे। अब क्लेन ने सोचा, यार इन बच्चों ने देख तो लिया, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उसने चुपके से अपनी डिवाइनेशन की टेक्निक यूज की, एक सोने का सिक्का उछाला और रिजल्ट नेगेटिव आया, जिसका मतलब था कि चिंता की कोई बात नहीं है। मन ही मन में वो सोचता है, यार आज का ये मैसेंजर तो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं था, पिछला वाला तो कम से कम आने से पहले कंधे पर हाथ रखकर बता तो देता था। ये क्लेन का ह्यूमर है जो इतनी सीरियस सिचुएशन में भी बाहर आ जाता है। अब वो अपने रूम में जाता है, एक आधी जली हुई कैंडल जलाता है और मिस्टर एजिक का भेजा हुआ लेटर खोलता है। लेटर में से सबसे पहली चीज जो निकलती है वो थी ब्लैक एम्परर कार्ड। उसे देखकर क्लेन एक राहत की सांस लेता है। उसे ये डर नहीं था कि मिस्टर एजिक कार्ड वापस नहीं करेंगे, उसे उन पर पूरा भरोसा था, बल्कि उसे डर ये था कि कहीं स्पिरिट वर्ल्ड में किसी खतरनाक क्रीचर ने मैसेंजर को लूट न लिया हो। सोचो, स्पिरिट वर्ल्ड भी कितना खतरनाक होगा कि वहां मैसेंजर की भी रॉबरी हो सकती है। कार्ड के साथ साथ वो पर विसल भी वापस आ गई थी। इन दोनों चीजों को साइड में रखकर क्लेन फाइनली लेटर पढ़ना शुरू करता है और यहाँ से कहानी का सबसे जरूरी पार्ट शुरू होता है। मिस्टर एजिक ने लिखा था कि ब्लैक एम्परर कार्ड को देखकर उन्हें कुछ पुरानी यादें आईं। उन्हें याद आया एक पहाड़ जितना ऊंचा ब्लड एम्परर, जिसकी आंखों में सिर्फ पागलपन था और वो अपना कंट्रोल खोने वाला था। और साथ उन्हें असली ब्लैक एम्परर भी याद आया, जो एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठकर पूरी दुनिया को देख रहा था। एजिक ने लिखा कि जब ब्लड एम्परर ने उनकी तरफ देखा तो वो बेहोश हो गए थे। इससे ये हिंट मिलता है कि मिस्टर एजिक ने वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स में हिस्सा लिया था, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था, और शायद उसी जंग में लगी चोट की वजह से वो बार बार अपनी याददाश्त खो देते हैं।
ये एक बहुत बड़ा खुलासा था जिससे पता चलता है कि मिस्टर एजिक कोई नॉर्मल बियॉन्डर नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और पुराना एग्जिस्टेंस है, शायद डेथ के बेटे। इसके बाद एजिक ने बताया कि उन्हें डेथ के खजाने के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन जब वो सदर्न कॉन्टिनेंट जाएंगे तो शायद उन्हें कुछ महसूस हो। फिर उन्होंने उस कॉपर विसल के बारे में वार्निंग दी। उन्होंने क्लेन को साफ साफ मना कि वो उस विसल को कभी न बजाए क्योंकि उससे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और विसल के मालिक के बारे में उन्होंने कहा कि वो किसी बहुत ही अजीब और डरावनी स्टेट में है। लेटर के एंड में एजिक ने बताया कि ब्लैक एम्परर कार्ड को सील करके रखना बहुत जरूरी है, वरना वो पावरफुल दुश्मनों को अपनी तरफ खींच सकता है, और उन्होंने उसे सील करने की एक टेक्निक भी सिखाई। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद क्लेन लेटर को जला देता है ताकि कोई और उसे न पढ़ सके। फिर वो एजिक की बताई हुई सीलिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करता है और फाइनली ब्लैक एम्परर कार्ड और कॉपर विसल दोनों को ग्रे फॉग के ऊपर अपनी मिस्टीरियस स्पेस में भेज देता है, जो कि दुनिया की सबसे सेफ जगह है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, पता चले कि कार्ड की वजह से किंग ऑफ द 5 सीज यानी समुद्र का सबसे खतरनाक पायरेट नेस्ट उसके पीछे पड़ जाए। अगली सुबह डेक ताजी हवा लेने जाता है। वहां उसे कैप्टन एलेंड मिलते हैं जो नशे में धूत होकर वापस आ रहे थे। क्लेन उनसे पूछता है कि व्हाइट शार्क पायरेट्स ने कोई झमेला तो नहीं किया, तो कैप्टन हंसकर बताते हैं कि उन्होंने बार काउंटर की रिपेयर का खर्चा खुद दे दिया और मामला सुलझा दिया। यहाँ क्लेन को समझ आता है कि कैप्टन शायद उससे डरता है और झमेला नहीं चाहता, इसलिए उसने खुद बस धीरे से थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोना और डेंटन उसके पास आते हैं। वो दोनों रात भर सोए नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। डोना हिम्मत करके पूछती हैं, अंकल कल रात वो कौन था? क्लेन बिना उनकी तरफ देखे एकदम कैजुअली जवाब देता है, तो एक मैसेंजर था, तुम उसे एक पोस्टमैन समझ सकते हो। बच्चे हैरान हो जाते हैं, मैसेंजर। क्लेन उन्हें समझाता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अजीब अजीब क्रीचर्स होते हैं, और वो स्केलेटन देखने में भले ही डरावना हो, पर वो बहुत ही जेंटल और प्रोफेशनल था, बस एक लेटर देने आया था। ये सुनकर बच्चे और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते हैं कि बाकी किसी ने उसे क्यों नहीं देखा। इस पर क्लेन एक सफेद झूठ बोलता है, क्योंकि तुम लोगों का दिल बहुत साफ है। वो उन्हें असली वजह नहीं बताना चाहता था, वरना वो बच्चे और मीट खाने की जिद करते, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता था। कभी कभी ज्यादा देख लेना भी जानलेवा साबित होता है। बच्चे उससे वादा करते हैं कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। और ठीक उसी वक्त डेक पर एक नया पैसेंजर चढ़ता है। उसने विग पहनी हुई थी और अपनी आईब्रोज को काला किया हुआ था। वो था ब्लेजिंग डेनिट्स। डेनिट्स आराम से चारों तरफ देख रहा था और तभी उसकी नजर शिप के कोने में खड़े एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। वो एक यंग एडवेंचर था जो उसे देखकर एक जेंटलमैन की तरह मुस्कुरा रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि क्लेन था। उसे देखते ही डेनिट्स के चेहरे के मसल सकड़ जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस खतरनाक पागल आदमी से वो भाग रहा था वो उसी शिप पर मौजूद है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है एक परफेक्ट क्लिफहैंगर के साथ। तो भाई कहानी अब शिप पर आ चुकी है। क्लेन जैसे ही डेक पर एक जाने पहचाने चेहरे को देखता है, वो भी भेष बदल के उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्लेजिंग डेनिट्स था, एक ऐसा पायरेट जिसके सिर पर 3000 पाउंड्स का इनाम था। इतना बड़ा पायरेट इस शिप पर क्या कर रहा है? ये देखते ही क्लेन तुरंत अलर्ट हो गया, लेकिन उसने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसने अपने बगल में खड़े डोना और डेंटन को देखकर बस एक स्माइल दी और बोला, और मेरा बोलकर वो शांति से उस पायरेट की तरफ बढ़ने लगा। अब दूसरी तरफ सिचुएशन देखो। ब्लेजिंग डेनिट्स की तो हालत खराब हो गई थी। जैसे ही उसने उस क्रेजी एडवेंचरर गेहरमन स्पैरो को अपनी तरफ आते देखा, उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, भागो, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। भले ही अपनी बियॉन्डर पावर यूज करके आइडेंटिटी एक्सपोज क्यों न करनी पड़, बस भागो। क्योंकि डेनिट्स की नजरों में ये गेहरमन स्पैरो इंसान की खाल में एक असली मॉन्स्टर था। मतलब सोचो, एक इतना खतरनाक पायरेट किसी से इतना डर रहा है तो सामने वाला बंदा क्या चीज होगा। लेकिन जैसे ही डेनिट्स भागने वाला था, उसे पिछली रात की बात याद आई। गेहरमन ने उस पर अटैक की उसे जाने दिया था। तो डेनिस ने सोचा, शायद ये मुझे मारना नहीं चाहता, हो सकता है बात करके मामला सुलझ जाए। अगर मैं सीधा भागा तो पक्का लाई होगी। तो अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उसने जबरदस्ती अपने कंट्रोल किया और वहीं खड़ा रहा। क्लेन एक कदम करके उसके पास पहुंचा और स्माइल करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, हम फिर मिल गए। उसकी ये पोलाइट स्माइल देखकर डेनिट्स की रूह कांप गई, पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत डर लगा। उसने किसी तरह अपने होंठों को कंट्रोल करके जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। क्लेन ने अपना गेहरमन स्पैरो वाला ठंडा और सीरियस वाला मुखौटा पहन लिया और पूछा, तुम इस शिप पर क्या कर रहे हो? ब्लेजिंग डेनिट्स, जो एक फेमस पायरेट था, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं रोरस्टेड आर्किपेलागो जा रहा हूँ। क्लेन ने शांति से अगला सवाल पूछा, वहां क्यों जा रहे हो? डेनिट्स ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, अपने कैप्टन के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा हूँ, शायद मेरे लिए कोई मिशन होगा। ये बोलने के बाद डेनिट्स मन में सोचने लगा, अब ये मुझे शिप से भगा देगा। एक पायरेट को शिप पर रखना वैसे भी रिस्की है, और उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट होता, ज्यादा से ज्यादा उसका टिकट का पैसा बर्बाद हो जाता। लेकिन क्लेन चुप हो गया, इतना चुप कि डेनिट्स के रोंगटे खड़े हो गए।
पूरे 5-6 सेकंड बाद क्लेन ने फिर से पूछा, तुम कौन से केबिन में रहते हो? डेनिड्स ने अपना टिकट दिखाते हुए कहा, फर्स्ट क्लास रूम 312। उसने नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि कहीं दुश्मन अचानक हम ना कर दे। क्लेन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या वहां कोई सर्वेंट रूम है? हाँ है, डेनिड्स ने सबकॉन्शियसली जवाब तो दे दिया, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। और फिर उसने उस आदमी को अपने सबॉर्डिनेट से बात करने वाले टोन में कहते हुए सुना, तुम वहीं सोओगे? कहाँ? मैं सर्वेंट के रूम में सोऊंगा। तुम मुझे शिप से भगाने वाले नहीं थे। डेनिड्स एकदम चौंक गया और उसके मुंह से निकल गया, क्यों? क्लेन ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द, होस्टेज होस्टेज। ये सुनते ही डेनिड्स का दिमाग घूम गया। अच्छा, तो इसे डर है कि मैं शिप पर एक एजेंट हूं ताकि पायरेट फ्लीट के लिए व्हाइट एगेट को लूटना आसान हो जाए, इसलिए ये मुझे होस्टेज बनाने का प्लान कर रहा है। ये तो लॉजिकल है। अगर इसका शक सही है तो मुझे शिप से भगाने के बाद भी पायरेट फ्लीट का अटैक नहीं रुकेगा। इससे अच्छा है कि मुझे होस्टेज बनाकर नेगोशिएशन में मदद ली जाए। और फिर डेनिड्स मन ही मन गालियां देने लगा, डॉगशिट, मुझे ऐसे घमंडी और ठंडे लोगों से नफरत है जो ज्यादा बात नहीं करते, हमेशा एक या दो शब्द बोलते हैं, बाकी सब मुझे गेस करना पड़ता। अगर मैं सच में इससे लड़ नहीं सकता तो मैं ऐसी कंपनी में भी नहीं रहूंगा। मैंने पहले क्यों सोचा था कि इसका टेम्पर मेरे टेस्ट से मैच करता? मैं जरूर पागल हो गया था। डेनिड्स ने दांत पीसते हुए सोचा, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। उसने लाचार होकर गहरी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है। क्लेन ने अपना परफेक्ट स्पैरो वाला पर्सोना बनाए रखते हुए कहा, अपने केबिन में चलो। ब्लेजिंग डेनिड्स अपना सूटकेस उठाकर उस इंसान की खाल में छिपे मॉन्स्टर को अपने केबिन की तरफ ले जाने लगा। वो लोग अपर डेक पर गए और रूम 312 पर पहुंचे। दरवाज खोलने के बाद क्लेन ने एक नजर डाली और पाया कि ये सेकंड क्लास से कई गुना बेहतर थी। लिविंग रूम लगभग 30 स्क्वायर मीटर का था और उससे एक मास्टर बेडरूम और 3 सर्वेंट रूम जुड़े हुए थे। वहां एक अलग बाथरूम, एक स्टैंडर्ड वार्डरोब और एक महोगनी डेस्क भी थी। डेनिड्स ने अपना सूटकेस नीचे रखा और सर्वेंट रूम्स की तरफ देखा। तभी उसके दिमाग में एक जरूरी सवाल आया, तो क्या मास्टर बेडरूम ऐसे ही खाली रहेगा? जैसे ही उसे ये सवाल पूछा, उसे जवाब पहले से ही पता था। क्लेन ने एक जेंटलमैन की तरह स्माइल करते हुए कहा, वो मेरा है। जैसा कि सोचा था, मुझ पर नजर रखने के लिए डेनिड्स का दिल बैठ गया। क्लेन कमरे में कारपेट पर टहलने लगा और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे साथ नीचे आओ। ठीक है। डेनिड्स थोड़ा कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी अब क्या करने वाला है। वो एडवेंचर और फेमस पायरेट की जोड़ी जल्द ही सेकंड क्लास केबिन्स पहुंची और क्लेन का ओरिजिनल रूम ढूंढा। दरवाज खोलने के बाद क्लेन अंदर नहीं गया। उसने अंदर की तरफ इशारा किया और डेनिड्स से कहा, डेस्क पर रखी चीजों को ठीक करो और उन्हें सूटकेस में डालो। क्या चीज ठीक करूं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चीजें पैक करने में मदद करूं? डेनिड्स लगभग चौंक गया था। एक पल में उसे इतना गुस्सा आया कि उसका सिर घूमने लगा। मैं ब्लेजिंग डेनिस वाइस एडमिरल आइसबर्ग का चौथा बोट्सवैन, 3000 पाउंड्स की बाउंटी वाला एक फेमस पायरेट, एक सर्वेंट की तरह काम करूं। मेरी डिग्निटी और मेरी रेपुटेशन मुझे इस तरह की बेइज्जती सहने की इजाजत नहीं देती। जब क्लेन ने देखा कि ब्लेजिंग डेनिड्स एक पत्थर के स्टेच्यू की तरह बिना हिले डुले खड़ा है, तो उसने उसे एक ठंडी नजर से देखा। डेनिड्स का शरीर अचानक कांप गया। उसने एक गहरी सांस ली और रोने से भी बदतर स्माइल के साथ जवाब दिया, ठीक है। बेचारा वो झुका और उस केबिन में घुस गया जिसकी छत ज्यादा ऊंची नहीं थी और तेजी से बाहर बिखरीजों को सूटकेस में डालने लगा। बिना क्लेन के याद दिलाए उसने चीजों को बड़े करीने से रखा, अपने खुद के सामान से भी ज्यादा ध्यान से। यह सब करने के बाद वो सूटकेस उठाकर क्लेन के पीछे पीछे ऊपर चला गया। रास्ते में उसे हमेशा उस आदमी की पीठ पर चुपके से हमला करने का मन कर रहा था, लेकिन ने खुद को रोक लिया। उसने 312 में वापस आने के बाद डेनिड्स ने अपने दांत भींचे, अपना थूक निगला और कहा, मैं आपको कैसे बुलाऊं? क्लेन ने संक्षेप में जवाब दिया, गहरमन स्पैरो। डेनिड्स ने मन ही मन इस नाम को दोहराया और कसम खाई कि जो हुआ उसे कभी नहीं भूलेगा। उसने कसम खाई कि वो भविष्य में अपने वाले आदमी को कुछ ऐसा ही स्वाद चखाएगा। कैप्टन जरूर मेरी मदद करेंगी, उसने उम्मीद से सोचा। अपने पर्सोना के लिए क्लेन ने झुकने वाली कुर्सी नहीं चुनी। इसके बजाय उसने बैठने के लिए एक हार्ड लकड़ी की कुर्सी को रैंडमली चुना। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। उसने अपने हाथों को एक साथ पकड़ा और ब्लेजिंग डेनिड्स से कहा, मुझे उन फेमस पायरेट्स के बारे में बताओ जिन्हें तुम जानते हो। उनमें से बहुत सारे हैं। डेनिस ने कुछ हद तक स्टम्प्ड महसूस करते जवाब दिया। वो जहां था वहीं खड़ा रहा, हिलने से डर रहा था, एक सर्वेंट की तरह। क्लेन ने धीरे धीरे अपने होंठों को ऊपर उठाया और कहा, बाउंटी के हिसाब से करो। इसके साथ उसने अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जाओ। राहत की सांस लेते हुए डेनिड्स जल्दी से बैठ गया। उसे अचानक लगा कि वो आदमी बहुत बुरा नहीं है। कम से कम उसने उसे बैठने के लिए एक सीट तो दी और फिर शिप खुले समुद्र में निकल पड़ी। दोपहर तक बातें करते करते ब्लेजिंग डेनिड्स का मुंह सूख गया था। आखिरकार उसे रुकने की परमिशन मिली। उसने अपना टिकट लिया और क्लेन को फर्स्ट क्लास डाइनिंग रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था।
कोने में वायलिन बजाने वाले थे और डाइनिंग के माहौल की प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए टेबल्स को अलग करने के ये बैरियर्स थे। कुछ कदम चलने के बाद क्लेन की मुलाकात के परिवार और क्लीव से हुई। वे एक बड़ी मेज पर बैठे थे और वेटर के डिश सर्व करने का इंतजार कर रहे थे। अंकल स्पैरो, उनके शेयर्ड सीक्रेट की वजह से छोटे लड़के डेंटन ने उन्हें बुलाने का तरीका बदल दिया था। डोना ने पलकें झपकाई, पूरी तरह से अपने डाउट्स एक्सप्रेस करते हुए। उसे साफ साफ याद था कि अंकल स्पैरो एक सेकंड क्लास केबिन में रहते थे और उन्हें इस रेस्टोरेंट में नहीं होना चाहिए था। क्लेन ने एक स्माइल के साथ हाथ हिलाया, फिर उसने डेनिट्स की ओर इशारा क्रीड दिया और कहा, है ये टैसा है क्या? डोना ने उत्सुकता से डेनिट्स को देखा और उन्हें लगा कि वो जेंटलमैन अजीब लग रहा था, खासकर उसकी आईब्रोज जो बेहद अननेचुरल लग रही थीं। क्लीव्स ने अपना कांटा और चाकू नीचे रखा और 2 सेकंड की चुप्पी के बाद, उस तुम्हारा दोछा। क्लेन हंसा और अपना स्की और घुमाया। तुम ना सिर डेनिट्स की लगता है, जवाब क्या होना चाहिए? डेनिट्स ने दांत पीसे, फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, गेहरमन ने एक बार मुझे बचाया था। हाँ ये सही है, वरना बाउंटी के लिए मैं शायद पहले ही उसके हाथों मारा जा चुका होता। डेनिस ने खुद को सांत्वना दी। क्लीव्स ने डेनिट्स को कुछ बार ऊपर से नीचे देखा और कुछ नहीं कहा। डोना के परिवार को पार करते हुए क्लेन ने खिड़की के पास एक टेबल ढूंढ ली। वेटर बड़े उत्साह के साथ आया और मेन्यू थमा दिया। चारकोल स्टेक, रेड वाइन, फोई ग्रास, वेजिटेबल सलाद। डेनिस ने मेन्यू को स्कैन किया और आह भरे बिना नहीं रह सका। जो शिप्स हर 2 से 3 दिन में रिसप्लाई के लिए डॉक करते हैं वो बेहतर होते हैं। बहुत सारा फ्रेश फूड होता है। जब आप 1 से 2 हफ्ते तक समुद्र पर तैरने वाले शिप पर होते हैं तो आप केवल बियर, क्योर्ड मीट और तरह के कैन गुड्स के बीच साइकिल चला सकते हैं। ये इतना मोनोटोनस होता है कि आपको पागल कर देता है। एक पायरेट के रूप में उसे डिस्क्रिप्शन के लिए वल्गर भाषा का उपयोग करने की आदत थी, लेकिन गेहरमन स्पैरो के एक्सप्रेशन को देखने के बाद उसने अपनी वेबुलरी बदल दी। क्लेन ने मन ही मन सोचा, मुझे शक है कि इसके और भी कारण थे। हालांकि तुम्हारी कैप्टन एक महिला है, लेकिन क्रू में बहुत कम महिलाएं होनी चाहिए। इसके अलावा सेलर्स लंबे समय तक किनारे पर नहीं जा पाते, वे जरूर प्यासे होंगे। क्लेन ने मेन्यू लिया और कीमत के हिसाब से एक लाइन खींच दी, ये सब है। वेटर के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसी पल क्लेन ने कैप्टन एलांड को डाइनिंग रूम में घुसते और पास से गुजरते देखा तो उसने बस उन्हें ग्रीट किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि ब्लेजिंग डेनिट्स पहले से ही खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कि वो नज़ारे देख रहा हो। कैप्टन तुम्हें जानते हैं? क्लेन ने एक स्टेटमेंट के करीब के टोन में पूछा। डेनिट्स ने एक खोखली हंसी दी। जब वो विल्हेम 5 के बोट्सवैन थे तब हमने उनके क्रू से लड़ाई की थी। इसके अलावा मैं भी काफी फेमस पायरेट माना जाता है। पर डेनिट्स को अपनी करंट सिचुएशन याद आ गई और वो अचानक उदास हो गया, इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया। मैं हमेशा सोचता था कि जस्ट एलांड अचानक ने भी क्यों छोड़ देंगे, तब तक वो पहले से ही एक आर्बिटर थे। तो भाई, पिछले चैप्टर के बाद अब सिचुएशन ये है कि क्लेन यानी हमारा गेहरमन स्पैरो और ब्लेजिंग डेनिट्स व्हाइट एगेट नाम की शिप पर सफर कर रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में बैठे हैं और डेनिट, जो कि एकदम गॉसिप क्वीन है, क्लेन को एक अजीब बात बताता है। वो कहता है कि उसने सुना है एक बियॉन्ड कैप्टन था जिसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने आसानी से छोड़ दिया। अब सुनने में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन क्लेन को फौरन समझा जाता है कि ये कितनी बड़ी बात है। सोचो, हमने नाइट हॉक्स में देखा था, वहां तो सिविलियन स्टाफ तक को लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था। एक बार ज्वाइन कर लिया तो बस जिंदगी भर के लिए बंद गए। उनको शहर छोड़ने की भी परमिशन नहीं होती थी और अगर जाते भी थे तो लोकल चर्च में रजिस्टर करना पड़ता था। इससे पता चलता है कि बियॉन्डर पावर्स को लेकर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस कितनी स्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसे में किसी बियॉन्डर को जिसने पोषण पिया हो उसको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने देना, भाई ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लेन को मिस जस्टिस की बात भी याद आती है, जिसके पास बियॉन्ड बनने के सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन उसने ट्राई नहीं किया क्योंकि वो अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहती थी। लेकिन हमारा गेहरमन स्पैरो तो गेहरमन स्पैरो है, उसको इन सब रूमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो एकदम कूल और पोलाइट टोन में डेनिट्स से पूछता है, सो व्यानी, तो क्या भाई? डेनिट्स का मुंह देखने लायक होगा उस टाइम। उसको लगा होगा मैं इससे बात कैसे करूं, लेकिन वो बेचारा स्माइल करके टॉपिक बदल देता है, कहता हाँ, हम सबको लगा कि उसने MI9 ज्वाइन कर लिया होगा। अभी ये सब चल ही रहा था, माहौल एकदम काम था, वायलिन बज रहा था, सब अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक एक क्रू मेंबर भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, कैप्टन, एक पायरेट शिप है। बस इतना सुनते ही डाइनिंग रूम में सन्नाटा फैल जाता है, सबकी हालत खराब जाती है और इस मोमेंट पर क्लेन कुछ नहीं बोलता, बस अपनी ठंडी और गहरी नजरों से डेनिट्स को घूरता है। उसकी लुक ऐसी थी जैसे कह रहा हो, बेटा ये तेरे ही कारनामे है ना। डेनिक्स बेचारा एक सेकंड के लिए स्टैच्यू बन जाता, उसकी तो हवा ही निकल गई। वो घबरा कर कहता है, अगर मैं कहूं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है तो क्या तुम विश्वास करोगे? इस पर क्लेन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो धीरे से कहता है, गेस, अब सोचो, अंदाज लगाओ। भाई ये सुनकर डेनिट्स के दिमाग की नस फट गई होगी। मन ही मन में वो क्लेन को हजारों गालियां दे रहा था, यू सन ऑफ अ बिच, लेकिन बाहर से स्माइल मेंटेन करके कहता है, आपकी विजडम सब जज कर सकती है, मतलब मस्का लगाने की पूरी कोशिश।
खैर शिप का कैप्टन एलैंड आके सिचुएशन संभालता है। वो सब पैसेंजर्स को शांत करवाता है और उन्हें अपने अपने रूम्स में जाने को कहता है। तो क्लेन और डेनिट्स भी अपने रूम नंबर 312 में आ जाते हैं। डेनिट्स अभी भी प्ले मोड में तजाक में कहता है, मुझे लगा तुम व्हाइट एगेट का कंट्रोल ले लोगे और सबको बचाने की कोशिश करोगे। क्लेन उसको एक लुक देता है और सीधा विंडो के पास चला जाता है। बाहर उन्हें एक बड़ी सी शिप दिखती है जिस पर लाल रंग की खोपड़ी वाला झंडा यानी रेड स्कल फ्लैग लहरा रहा था। क्लेन पूछता है, जानते हो इनको? अब डेनिट्स को मौका मिल गया अपनी शान दिखाने का। वो सीना चौड़ा करके बोलता है, हाँ रेड स्कल पायरेट्स हैं ये, छोटा मोटा ग्रुप है। कैप्टन का नाम है सी वुल्फ जॉनसन, 900 पाउंड्स बाउंटी है, और फर्स्ट मेट है वन आइड एंडरसन, 500 पाउंड्स की बाउंटी है। फिर वो स्टाइल में ऐड करता है, मैंने एक बार इनमिटिमी के पिछवाड़े पर लात मारी थी। अपने आप को बड़ा फेमस पायरेट समझता है जिसकी 3000 पाउंड्स की बाउंटी है। क्लेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा था। एकदम शांत होकर वो पूछता है, उनके पास नोक्यूलर्स हैं? डेनिट्स थोड़ा अजीब फील करता है, हाँ जरूरी आइटम है वो तो। उसको लगता है गेहरमन स्पैरो तो बिल्कुल नया एडवेंचर है, शायद पहली बार समंदर में आया है। वो बेचारा क्या जाने कि गेहरमन के दिमाग में क्या चल रहा है। क्लेन फिर पूछता है, ऐसे टाइम पर क्या उनका कैप्टन और फर्स्ट मेट हमें बाइनोक्यूलर्स से ऑब्जर्व कर रहे होंगे? डेनिट्स कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, उन्हें अपने टारगेट पर नजर रखनी होती है। और बस क्लेन को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो मिल गए। वो डेनिट्स की तरफ मुड़ता है और एकदम जेंटलमैन वाली वार्म स्माइल देता है। जब भाई मैं बता रहा हूँ, जब गेहरमन स्पैरो ऐसे स्माइल करता है ना, तो समझो किसी की शामत आने वाली है। डेनिट्स की तो रूह कौम जाती है ये स्माइल देखकर। वो पैनिक हो जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। क्लेन शांति से कहता है, दैट्स गुड, और फिर ऑडविद उतारो है। डेनिट्स बेचारा है करके रह जाता है। फिर क्लेन उसे एक छोटी सी बॉटल देता है जिसमें मेकअप रिमूवल एक्सट्रैक्ट था और कहता है, अपने आईब्रोज और फेस साफ कर लो। डेनिट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास मना करने की हिम्मत नहीं थी, तो वो वैसा ही करता है जैसा उसे बोला गया। वो अपना डिस्गाइज हटा देता है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अब आता है क्लेन का मास्टर स्ट्रोक। वो रूम की खिड़की खोलता है और डेनिट्स को वहां खड़े होने को कहता है। फिर वो कहता है, तुम्हारे पास दो चॉइसेज हैं, एक खुद बाहर क्रॉल करके, एक ऐसी जगह लटक जाओ जहां से तुम आसानी से दिख सको। दो, मैं तुम्हारा कॉलर पकड़कर तुम्हें वहां लटका देता हूं। डेनिट्स के तो होश ही उड़ गई ये सुनकर। वो चिल्लाकर पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो? क्लेन वही मीठी सी स्माइल देकर कहता है, तुम्हें पायरेट्स को दिखाना है। मुझे विश्वास है कि वाइस एडमिरल आइसबर्ग के चौथे बोट्सवैन में इतना दम है कि वो उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा। भाई, अब डेनिट्स को पूरा प्लान समझ में आता है। क्या ब्रिलियंट प्लान था। पायरेट्स जब ब्लेजिंग डेनिट्स को, जो कि एक इतना फेमस पायरेट है, शिप के बाहर लटका हुआ देखेंगे तो वो दो ही चीजें सोचेंगे, या तो डेनिट्स को किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी ने पकड़ लिया है, या फिर ये शिप पहले से ही वाइस एडमिरल आइसबर्ग का शिकार है और उन्हें दूर रहना चाहिए। दोनों ही सिचुएशंस में उनकी भलाई इसी में थी कि वो वहां से भाग जाएं। डेनिट्स फौरन मना करता है, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन तभी क्लेन अपनी फेसलेस की पावर का हल्का सा ट्रेलर दिखाता है। वो इंडिस्क्राइबेबल भूख वाली फीलिंग देता है, जैसे अभी उसकी आत्मा और शरीर को चीर देगा। बेचारा डेनिट में उसने अपने प्रोस कॉन्स कैलकुलेट किए और दांत पीसते हुए स्माइल करके बोला, मैं खुद कर लूंगा। और वो गुस्से और बेइज्जती को पीते हुए खिड़की से बाहर लटक जाता है। क्लेन पीछे से ठंडी आवाज में वार्निंग देता है, भागने की कोशिश मत करना, मेरे पास ज्यादा पेशेंस नहीं है। और प्लान काम कर गया। दूसरी तरफ पायरेट शिप पर एक क्रू मेंबर अपने कैप्टन सी वुल्फ जॉनसन को बताता है, बॉस, वह विंडो से एक अजीब आदमी लटक रहा है। जॉनसन हैरान होकर अपनी बाइनोक्यूलर्स उठाता है और जैसे ही वो उस आदमी को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो ब्लेजिंग डेनिट्स है। उसके दिमाग में सारे सवाल घूम जाते हैं। ये व्हाइट एगेट पर क्या कर रहा है? ये बाहर क्यों लटका हुआ है? क्या ये वाइस एडमिरल आइसबर्ग का शिकार है? और वो तुरंत एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। वो अपना हाथ उठाकर चिल्लाता है, सब लोग ध्यान दो, इस एरिया से फौरन दूर हो जाओ। और बस बिना एक गोली चलाए, बिना एक तलवार उठाए पायरेट्स दुम दबाकर भाग गए। दूसरे रूम्स में डोना की फैमिली और उनके बॉडीगार्ड सब टेंशन में थे, लेकिन उनका हेड बॉडीगार्ड क्लीवेस अचानक बोलता है, पायरेट्स चले गए। सब हैरान थे कि ये आखिर हो गया। इधर रूम 312 में डेनिट्स वापस अंदर क्रॉल करके आता है और गुस्से में बोलता है, तुम मेरी कैप्टन की रेपुटेशन का फायदा उठा रहे हो। उन्हें ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। मन ही मन में सोच रहा था, रुक बेटा, वाइस एडमिरल आइसबर्ग तुझे सब सिखाएगी। इस पर क्लेन शांति से उसकी कंप्लेंट सुनता है और बस एक सवाल पूछता है, मुझे याद है लोएन में उनका रिवॉर्ड 26,000 पाउंड्स था ना? और ये सुनते ही डेनिट्स की बोलती एक बार फिर बंद हो गई। उसके पास इस पागल आदमी के लिए कोई जवाब नहीं था। मतलब
क्लेन इनडायरेक्टली यह बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी कैप्टन से भी डर नहीं लगता। यह है गेरमन स्पैरो का लेवल भाई। सीन ही खत्म कर दिया उसने एक लाइन में। तो भाई सीन यह है कि व्हाइट एगेट शिप पर रेड स्कल पायरेट्स ने हमला करने की तैयारी कर ली थी और माहौल एकदम टेंशन वाला था। लेकिन चैप्टर 505 शुरू होते ही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक सेलर भागता हुआ कैप्टन के कमरे में घुसता है और चिल्लाकर कहता है, कैप्टन, रेड स्कल पायरेट्स भाग गए। ये सुनते ही कैप्टन एल एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो अपनी टेलीस्कोप उठाकर देखता है तो सच में रेड स्कल शिप उल्टी दिशा में जा रही थी। अब सोचो कैप्टन के लिए ये बात कितनी अनबिलीवेबल थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शिप इतनी पावरफुल नहीं है कि इतने खतरनाक पायरेट्स को डराकर भगा सके। उसका मानना था कि नॉर्मली तो घंटों तक दोनों शिप्स के बीच गोलियों की बौछार होती और फिर शायद जाकर वो पीछे हटते। उसके दिमाग में हजार सवाल घूमने लगते हैं। क्या वो बस यहाँ से गुजर रहे थे? लेकिन अगर ऐसा था तो वो इस खतरनाक समुद्री रास्ते पर आए ही क्यों, जहां नेवी और चर्च की शिप्स का खतरा सबसे ज्यादा होता है? मेरे हिसाब से कैप्टन का शक बिल्कुल जायज था, क्योंकि इतने बड़े पायरेट क्रू ने भाग जाना बहुत ही सस्पिशियस था। उसने सोचा कि सेफ्टी सबसे जरूरी है और उसने तुरंत अपने नेविगेटर को ऑर्डर दिया कि आज रात वो लोग पास के बैंसी हार्बर पर रुकेंगे और वहां पहुंचकर वो नेवी और चर्च को इस अजीब घटना के बारे में रिपोर्ट करेगा। अब दूसरी तरफ शिप के फर्स्ट क्लास केबिन में डोना और उसके पापा भी ये खबर सुनकर हैरान थे। जैसे ही एक सेलर ने चिल्लाकर कंफर्म किया कि खतरा टल गया है, डोना और उसके भाई डेंटन ने राहत की सांस ली। वो लोग खिड़की के पास जाकर उस दूर जाती हुई पायरेट शिप को देखने की कोशिश करने लगे। डोना ने अपने बॉडीगार्ड क्लीव से पूछा, क्या रेड स्कल पायरेट्स इतने पावरफुल हैं? इस पर क्लीव्स ने सीरियस होकर जवाब दिया, बहुत ज्यादा। उनका दूसरा बॉडीगार्ड टीग हंसते हुए एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ उस शिप का कैप्टन जॉनसन, जिसका निकनेम सीवुल्फ है, वो अकेले ही उन सबको खत्म कर सकता था। और भाई उसकी बाउंटी थी 900 पाउंड्स, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। डोना के लिए तो ये शॉकिंग था, क्योंकि उसके पापा पूरे साल में 1500 पाउंड्स कमाते थे। मतलब एक पायरेट कैप्टन की कीमत के पापा की आधे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। ये सुनकर बच्चों को समझ आया कि वो कितने बड़े खतरे से बचे थे, लेकिन उनके दिमाग में अब एक ही सवाल था, इतने खतरनाक पायरेट्स आखिर भागे क्यों? क्लीव की शायद कोई और वजह होगी, या हो सकता है उनका लूटने का कोई प्लान ही न हो। लेकिन डोना के दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। उसे एक गेस याद आया, अंकल स्पैरो का वो विशाल डरावना मैसेंजर, और उसे लगा कि जरूर उसी ने पायरेट्स को डराकर भगाया होगा। ये सोचते ही वो एक्साइटमेंट से भर गई और उसने अपने भाई डेंटन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी वही चमक थी। दोनों को समझ आ गया कि वो एक ही चीज सोच रहे हैं। डोना ने बहाना बनाया कि चलो बाहर हवा खाने चलते हैं, और अपने भाई को लेकर रूम से बाहर निकल गई। बाहर आते ही डेंटन ने धीरे से पूछा, क्या हम अंकल स्पैरो को ढूंढने जा रहे हैं? डोना ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैंने उन्हें रूम नंबर 312 में जाते देखा था। और अब सीन शिफ्ट होता है रूम नंबर 312 पर, जहां अपना जर्मन स्पैरो यानी क्लेन मौजूद था। उसके साथ था ब्लेजिंग डैनिट्स, जो खिड़की से भागती हुई पायरेट शिप को देखकर हंस रहा था। डैनिट्स बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये पायरेट्स कितने डरपोक और नेवी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा है। लेकिन क्लेन को उसकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अपने ही जोन में था। उसने डैनिट्स की तरफ देखा और एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो दो भाई। ये सुनते ही डेनिस का चेहरा देखने लायक था। उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। एक कुख्यात पायरेट जिसकी खुद की एक पहचान थी, उसे कपड़े धोने के लिए कहा जा रहा था। उसे इतना गुस्सा आया कि मानो उसके अंदर का लावा फटने वाला हो। लेकिन जर्मन स्पैरो के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोल सके। उसने गुस्से को कंट्रोल किया और नकली मुस्कान के साथ पूछा, बस इतना ही? क्लेन ने शांति से कहा, हाँ, सिर्फ गंदे वाले कोट को बस ब्रश कर देना। डेनिट्स बेचारा मन ही मन खुद को शांत करता हुआ सूटकेस के पास गया और कपड़े निकालकर बाथरूम में धोने लगा। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और क्लेन दरवाजा खोलता है तो सामने डोना और डेंटन खड़े थे। वो दोनों अंदर आते हैं और डेनिट्स को कपड़े धोते देखकर शॉक हो जाते हैं। डेंटन ने मासूमियत से पूछा, आपके सर्वेंट्स कहाँ हैं? इससे पहले कि डेनिट्स कुछ बोलता, क्लेन ने जवाब दिया, मैं उन्हें साथ नहीं लाया। डोना ने कंफ्यूजन में कहा, लेकिन फर्स्ट क्लास केबिन में तो लॉन्ड्री सर्विस होती है। ये सुनते ही डेनिट्स के हाथ रुक गए। उसे याद आया कि वो इतना गुस्से में था कि ये बेसिक बात ही भूल गया। उसने क्लेन की तरफ उम्मीद से देखा और पूछा, क्या मैं लॉन्ड्री सर्विस की मदद ले सकता हूँ? क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। ये सुनकर डेनिट्स ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी ये बातचीत सुनकर डोना को कुछ गड़बड़ लगी। उसने शक से पूछा, अंकल स्पैरो, आप दोनों दोस्त नहीं हैं? ये पहले से बहुत अलग लग रहे हैं। क्लेन ने शांति से बैठकर जवाब दिया, सटीक कहूं तो ये मेरा युद्ध कैदी है। युद्ध कैदी? ये शब्द सुनकर दोनों बच्चे हैरान रह गए, लेकिन फिर डोना को सब समझ आ गया और उसने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या ये एक पायरेट है? क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तो रेड स्कल पायरेट्स भी आपसे डरकर भागे थे अंकल स्पैरो? डोना अगला सवाल दागा। क्लेन ने डेनिट्स पर एक नजर डाली और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, एक तरह से। सारे जवाब मिलने के बाद डोना बहुत खुश थी। उसने धीरे से पूछा, अंकल, क्या इसका कोई नाम है?
मतलब इस पर कोई बाउंटी है। इससे पहले कि डेनिट्स कोई झूठा नाम बता, क्लेन ने एक शब्द में जवाब दिया, डेनिट्स। दोनों बच्चे ज्यादा देर वहां नहीं रुके और वापस अपने कमरे में चले गए। वहां जाकर डोना ने चालाकी से अपने बॉडीगार्ड क्लीव से पूछा, बहुत से लोग पायरेट्स के बारे में बात कर रहे थे, किसी ने डेनिट्स का जिक्र किया, क्या वो बहुत पावरफुल है? क्लीव्स ने जवाब देना शुरू किया, डेनिट्स, वो वाइस एडमिरल आइसबर्ग का सबॉर्डिनेट है। इतना कहते कहते वो अचानक चुप हो गया, जैसे कुछ याद कर रहा हो। डोना ने उत्सुकता से पूछा, उसकी बाउंटी कितनी है? क्लीव्स ने गहरी आवाज में जवाब दिया, 3000 पाउंड्स। 3000 पाउंड्स। ये सुनते ही डोना और डेंटन का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस रेड स्कल के कैप्टन की 900 पाउंड्स की बाउंटी सुनकर वो डर गए थे। ये आदमी जो उनके अंकल के लिए एक नौकर की तरह काम कर रहा था, उसकी बाउंटी 3000 पाउंड्स थी। अब सोचो उन बच्चों के दिमाग में जर्मन स्पैरो की क्या इमेज बनी होगी। एक ऐसा इंसान जो 3000 पाउंड के पायरेट को अपना कैदी बनाकर उससे कपड़े धुलवाता है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। और इसी शॉकिंग खुलासे के साथ व्हाइट एगेट शिप बेंसी हार्बर में एंटर करती है और चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई आ गए हैं हम चैप्टर 506, जिसका नाम है द वेदर म्यूजियम। सीन ये है कि क्लेन और डेनिट्स शिप के एक कमरे में बैठे हैं और बंसी हार्बर पहुंच चुके हैं। डेनिट्स को घेरमन स्पैरो यानी हमारे क्लेन से अकेले में बहुत डर लग रहा है, तो वो बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है और आइलैंड के बारे में कुछ लेजेंड्स सुनाने लगता है। वो बताता है कि लगभग 300 साल पहले जब लोएन आर्मी ने पहली बार इस आइलैंड पर कब्जा किया था, तो उनके 500 से ज्यादा सोल्जर्स एक घने कोहरे में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और कुछ ही टाइम बाद बीच पर और पहाड़ों पर बहुत सारी हड्डियां मिली। मतलब सोचो, पूरी की पूरी बटालियन गायब और फिर मिलती हैं तो सिर्फ हड्डियां। ये सब तब तक चलता रहा जब तक यहाँ चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने अपना कैथेड्रल नहीं बना लिया। ये सुनकर क्लेन को अचानक से फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड की याद आ जाती है, जहां लिटिल सन ने बताया था कि अंधेरे में अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो लग रहा है। डेनिट्स कहानी आगे बढ़ाता है और बताता है कि आइलैंड पर जो पुरानी कब्रें और पेंटिंग्स मिली हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ के पुराने लोग आदमखोर थे, मतलब कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि इस आइलैंड का वेदर बहुत खराब रहता था। कभी भूकंप, कभी तूफान, कभी घना कोहरा। तो जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपना खुद का एक गॉड ऑफ वेदर बना लिया था और उसकी पूजा करने के लिए वो हर साल 4 रिचुअल्स करते थे, जिसमें वो चुने हुए लोगों को मारकर उनका मांस और खून आपस में बांटते थे। ये सुनकर ही कितना अजीब लग रहा है ना। ये बिल्कुल एक हॉरर मूवी का सेटअप लग रहा है। खैर, अब ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं और अब यहाँ स्टॉर्म के रिचुअल्स फॉलो होते हैं। इन लेजेंड्स की वजह से बंसी हार्बर में 2 अजीब कस्टम्स हैं। पहला ये कि जब भी घना कोहरा होता है, मौसम बहुत खराब होता है, तो लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं, न बाहर जाते हैं और न ही किसी के खटकाने पर दरवाजा खोलते हैं। ये सुनकर ही सस्पेंस फील होने लगता है कि आखिर ऐसा क्या होता है उन रातों में। और दूसरा कस्टम ये है कि यहाँ के लोग जानवरों का खोंत पसंद करते ना, और खाना मुने ये एल्वस से सीखा है और खून को नमक डालकर जमा देते हैं, जिसे वो लोग यहाँ के तीखे मसालों के साथ खाते हैं। क्लेन ये सुनकर हैरान हो जाता है। एल्व्स, वो एल्व जो हमेशा बहुत शांत और वेजिटेरियन माने जाते हैं, वो खून से बनी डिश खाते हैं। फिर उसे याद आता है कि एल्व्स के पुराने गॉड एल्फ किंग स्टॉर्म की अथॉरिटी रखते थे, जिसका मतलब है कि एल्व्स भी सेलर पाथवे वाले बियॉन्डर्स की तरह ही होंगे, मतलब थोड़े गुस्सैल और शायद नॉन वेजिटेरियन भी। ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल फैंटेसी कॉन्सेप्ट्स को तोड़ता है। अब ये सब सुनकर क्लेन को भी वो ब्लड केक जैसी डिश ट्राई करने का मन कर जाता है, और डेनिट जो गेहरमन के साथ अकेला नहीं रहना चाहता, तुरंत मौका देखकर सजेस्ट करता है कि चलो यहाँ के ग्रीन लेम रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ का पिग ब्लड बहुत फेमस है। वो मन ही मन सोच रहा था कि भीड़ वाली जगह पर ये मॉन्स्टर शायद थोड़ा नॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन क्लेन को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक तरह की बेचैनी हो रही थी। उसने डेनिट्स के सामने ही एक सोने का सिक्का निकालकर डिवाइनेशन किया। रिजल्ट आया कि बंसी हार्बर में उसके लिए कोई खतरा नहीं है, और फिर भी उसे शांति नहीं मिली। उस गट फीलिंग कुछ और ही कह रही थी। तो क्लेन वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर अंदर जाता है और वहां से सीधा ग्रे फॉग के ऊपर पर अपनी असली पावर यूज करने वहां वो फिर से डिवाइनेशन करता है, और इस बार स्टेटमेंट था, बंसी हार्बर में खतरा छुपा हुआ है। और इस बार जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। पेंडुलम बहुत तेजी से क्लॉकवाइज घूम रहा था, जिसका मतलब था कि बंसी हार्बर में क्लेन के लिए बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। देखा, इसे कहते हैं एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की इंट्यूशन, जो नॉर्मल डिवाइनेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब क्लेन का प्लान तुरंत बदल जाता है। सेफ्टी फर्स्ट, वो वॉशरूम से बाहर आता है और डेनिट्स को देखता है, जो बेचारा डर के मारे भागा भी नहीं। क्लेन एकदम शांत होकर कहता है, रेस्टोरेंट का प्लान कैंसिल, हम शिप के फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में जा रहे हैं। ठीक उसी टाइम क्लीव्स वो डीमन हंटर, डोना और बाकी लोगों को ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट भेज देता है और खुद कैप्टन से मिलने के बहाने शिप पर रुकता है। असल में उसे डेनिट्स पर शक हो गया था कि वो 3000 पाउंड का वांटेड पायरेट ब्लेजिंग डेनिट्स है। वो क्लेन के रूम की तरफ जाता है और कैप्टन को इन्फॉर्म कर देता है, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो सबको पता हो कि वो गेहरमन स्पैरो से मिल्टने मूव था। ये क्लीव्स
क्लेन के दरवाजे पर नॉक करता है और सीधे पूछता है क्या ये ब्लेजिंग डैनिड्स है और तुम दोनों का क्या प्लान है। इस पर क्लेन अपने कैरेक्टर के हिसाब से एकदम कूल जवाब देता है, हाँ ये वही, और मैं इस पर नजर रख रहा हूं ताकि ये कोई गड़बड़ न करे। क्लीव्स उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है क्लेन उसे बहुत सीरियस वार्निंग देता है। वो कहता है जितनी जल्दी हो उसके शिप पर वापस आ जाना, बंसी हार्बर में खतरा छुपा हुआ है। ये लाइन सुनकर सच में गूज बम्प्स आ जाते हैं। और अब आता है चैप्टर का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट में जहां डोना बैठी है। अचानक पोर्ट का मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। डोना बाहर देख रही होती है और उसे एक ब्लैक क्लोक पहना हुआ आदमी दिखता है जो हाथ में लैंटर्न लेकर चल रहा था। जैसे ही उस आदमी को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो पलट कर रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल की तरफ देखता है और जो डोना देखती है उससे उसकी सांसें अटक जाती हैं। उस आदमी के क्लोक के अंदर उसका सिर ही नहीं था, उसकी गर्दन से ताजा खून बह रहा था। और फिर वो आदमी वापस मुड़कर अंधेरे में आगे बढ़ जाता है। चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। क्या जबरदस्त क्लिफहैंगर था ये। अब असली मिस्ट्री शुरू हुई है कि आखिर ये हेडलेस आदमी कौन है और बंसी हार्बर में क्या खतरा छुपा है। तो भाई चैप्टर 507 की शुरुआत होती है एकदम हॉरर मूवी वाले सीन से। सिचुएशन ये है कि डोना और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। बाहर बहुत तेज तूफानी हवा चल रही है और तभी डोना को खिड़की के बाहर कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी चीख निकलने आदमी। उसने देखा एक आदमी जिसने काला चोगा पहना हुआ था और उसका सिर नहीं की गर्दन से खून बह रहा था। अब सोचो जरा, रात का टाइम, तूफानी मौसम और सामने एक हेडलेस जॉम्बी जैसा फिगर, किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। खैर डोना ने पहले भी मैसेंजर को देखा था, इसलिए वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल नहीं खोती, वरना तो वो डर के मारे टेबल कुर्सी गिराते हुए भाग जाती। वो बस कांपते हुए अपनी फैमिली को बताती है कि बाहर एक बिना सिर वाला जॉम्बी है। लेकिन होता वही है जो हमेशा ऐसी कहानियों में होता है, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसकी दोस्त सेसिल ने बाहर झांका लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसके पापा ने तो उल्टा उसी को डांट दिया और कहा कि तुम अब से हॉरर स्टोरीज नहीं पढ़ोगी। मुझे ये सीन देखकर सच में डोना के लिए बुरा लगा। मतलब वो बेचारी सच बोल रही थी और सब उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर रहे थे। तभी एंट्री होती है अंकल क्लीव्स की, जो उनके बॉडीगार्ड हैं। वो डोना की बात सुनते और उसे शांत कराते हैं, लेकिन उनका तरीका बड़ा अजीब था। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब गुजर जाएगा। फिर वो बताते कि बंसी हार्बर में एक अजीब ट्रेडिशन है, जब भी रात में तूफानी मौसम होता है तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और ना ही दरवाजे पर हुई किसी भी दस्तक का जवाब देता है। अब ये सुनकर डोना को तो थोड़ी तसल्ली हुई कि वो रेस्टोरेंट के अंदर सेफ है, लेकिन हम ऑडियंस के लिए तो ये और भी डरावना हो गया। मतलब क्लीव्स ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया कि बाहर सच में कुछ गड़बड़ है, ये कोई बच्ची का वहम नहीं है। और भाई साहब असली हौतब शुरू होता है। जब डोना रेस्टोरेंट में बैठे बाकी कस्टमर्स को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सब लोग अपने कटोरे में से गहरे लाल रंग के ब्लॉक्स उठाकर खा रहे थे, जैसे कि वो खून के थक्के हों। उनके होंठ लाल थे और क्रिस्ट शैंडलियर की रोशनी में उनके चेहरे एकदम सफेद दिख रहे थे। ये सीन इतना क्रीक था कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे डोना इंसानों के बीच नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर्स की पार्टी में आ गई है। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया था कि ये पूरा का पूरा हार्बर ही नॉर्मल नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है कैप्टन एलेंड और उनके फर्स्ट मेट पर। वो लोग नेवी को रिपोर्ट भेजने के लिए टेलीग्राफ ऑफिस गए थे। काम खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्हें भी तूफानी मौसम का सामना करना पड़ा। टेलीग्राफ ऑफिस की एक लेडी ने उन्हें वार्न भी किया कि ऐसे मौसम में बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेके हिसाब से लोग अपना सिर खो देते हैं। लेकिन कैप्टन ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उनका प्लान था कि वो पास के स्टॉर्म कैथेड्रल में रुक जाएंगे, जो बस कुछ ही मीटर दूर था। यार ये लोग हमेशा चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों करते हैं। तो वो दोनों जैसे तैसे कैथेड्रल के अंदर पहुंचते हैं। अंदर का माहौल बहुत शांत और अंधेरा था। उन्हें प्रार्थना हॉल में एक पादरी बैठा हुआ दिखा जो शायद प्रार्थना कर रहा था। कैप्टन एंड उसे जानते थे तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, जिस तुम्हारे बिशप कहाँ हैं। और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, भाई जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उस पादरी का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया और लुढ़कने लगा और उसकी गर्दन से फव्वारे की तरह खून निकलकर सीधा कैप्टन के चेहरे पर पड़ा। ये सीन इतना शॉकिंग और भयानक था कि मैं बता नहीं सकता। कैप्टन की आंखों के सामने सिर खून ही था और वो जमीन पर पड़ा हुआ सिर जो अब भी घूर रहा था। अब वापस आते हैं हमारे हीरो क्लेन के पास, जो व्हाइट एगेट शिप पर था। उसे अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने क्रू से पूछा तो पता चला कि डोना की फैमिली कैप्टन एलेंड अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्लेन को समझ आ गया था कि सिचुएशन सीरियस है। उसने तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर जाकर डिवाइनेशन करने का फैसला किया। अब ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान से सुनना। क्लेन ने जब डिवाइनेशन किया तो रिजल्ट आया कि बंसी हार्बर खतरनाक है, लेकिन खतरा एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है। ये पहले के डिवाइनेशन से बिल्कुल उल्टा था। क्लेन को तुरंत समझ आया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब था कि हार्बर में एक बहुत बड़ा डॉर्मेंट यानी सोया हुआ खतरा है जो शायद सदियों से वहां है, और अभी जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं वो उस बड़े खतरे का हिस्सा नहीं है।
लेकिन अगर कोई ज्यादा छानबीन करेगा तो वो सोया हुआ मॉन्स्टर जाग सकता है। मतलब सिचुएशन एक आइसबर्ग जैसी थी जिसका छोटा सा हिस्सा ऊपर दिख रहा था, लेकिन असली खतरा पानी के नीचे छिपा था। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट, जो मुझे जर्मन स्पैरो का फैन बना देता है। डेनिट्स, जो कि एक खतरनाक समुद्री डाकू है, वो डर के मारे कांप रहा था। वो सोच रहा था कि ये मॉन्स्टर जर्मन स्पैरो भी खतरे से दूर ही रहेगा, लेकिन क्लेन अचानक खड़ा होता है, अपना कोट पहनता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। डेनिट शॉक में पूछता है, तुम उन आम लोगों और कैप्टन को बचाने जा रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि बाहर खतरा है। इस पर क्लेन जो जवाब देता है वो दिखाता है कि वो सिर्फ एक कोल्ड ब्लडेड किलर नहीं है। वो शांति से कहता है, उन्होंने मेरे साथ सहयोग किया, उन्होंने मेरा सीक्रेट रखा, उसने मुझे मरलॉक मीट खिलाया था और उसने व्हाइट शार्क के नुकसान का मुआवजा भरने में मेरी मदद की। डेनिट ये सुनकर अवाक रह जाता है। वो सोचता है कि ये आदमी पागल है, कुछ सोली के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लेन का असली कैरेक्टर है। वो एहसान नहीं भूलता, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। डेनिस पहले तो सोचता है कि मैं यहीं सेफ जगह पर रहूंगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि शिप भी तो बैंसी हार्बर का ही हिस्सा है। यहाँ अकेले रहना और भी खतरनाक हो सकता है। तो बेचारा एक बेकार सा बहाना बनाकर कि इतने छोटे मोटे खतरों से मैं नहीं डरता, वो भी क्लेन के पीछे पीछे चल देता है। और इस तरह क्लेन एक लालटेन लेकर उस अंधेरे और तूफानी हार्बर में उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है जिन्हें शायद पता भी नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। ये चैप्टर एक परफेक्ट क्लिफहैंगर पर खत्म होता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होगा। तो भाई, इस चैप्टर में सीन सेट है बांसी हार्बर का, जो बैकलैंड जैसे बड़े शहरों से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई गैस लैंप्स नहीं थे, स्ट्रीट लाइट्स के नाम पर बस कांच में बंद कैंडल्स थीं जिनको जलाना बाकी था। पर प्रॉब्लम यह थी कि शाम से ही तेज हवा चल रही थी, इसलिए कोई बाहर निकला ही नहीं और कैंडल्स जली ही नहीं। मतलब पूरी सड़क पर घना अंधेरा था, बस आसमान में क्रिम्सन मून की हल्की सी रोशनी बादलों से छन कर आ रही थी। एकदम परफेक्ट हॉरर मूवी वाला सेटअप। अब इस अंधेरे में हमारा हीरो क्लेन एक हाथ में येलो लैंटर्न और दूसरे में लकड़ी का केन लिए तेजी से चल रहा था। उसे ब्लेजिंग डैनिड्स ने ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट का रास्ता बताया था और वो वहीं जा रहा था। सिचुएशन पहले से थोड़ी आरामदायक थी क्योंकि हवा शांत हो गई थी। कम से कम क्लेन को अपनी हेड पकड़ने ध्यान नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन माहौल बहुत अजीब था। धीरे धीरे कोहरा फैल रहा था और आसपास के सारे घरों के दरवाजे खिड़कियां एकदम बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई रहता ही न हो। अभी वो चल ही रहा था कि अचानक वूश हवा का एक झोंका आया और क्लेन को अपनी गर्दन पर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये नॉर्मल ठंड नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। उसने अपना केन वाला हाथ उठाया और अपने कोट का कॉलर ऊपर कर लिया और ठीक उसके दिमाग में एक सीन फ्लैश हुआ। ये उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन की पावर थी। उसने देखा कि एक वाटरमेलन के साइज का काया कोहरे से निकलकर उसके कान की तरफ झपट रहा है। अब सोचो, कोई और होता तो पैनिक कर जाता, पर अपना गहरमन स्पैरो तो अलग ही लेवल पर है। उसने बिना एक सेकंड सोचे अपना पूरा हाथ घुमाया और केन से दे मारा। बैम! वो काला साया जैसे ही पास आया उसके सिर पर सीधा हिट पड़ा और वो दूर जाकर गिरा। जब क्लेन ने लैंटर्न की रोशनी में देखा आखिर चीज क्या थी, तो भाई उसके भी होश उड़ गए। वो एक सिर था, बिना धड़ का एक सिर जिसके नीचे से गले की नली लटक रही थी और वो हवा में तैर रहा था। उसकी शक्ल सूखे हुए चीज जैसी थी जिस पर फूंदी लगी हो और उससे येलोइश लिक्विड भर रहा था। नाक की जगह बस 2 काले छेद थे, आंखें बाहर निकली हुई थी और ज्यादातर फेद थीं। होंठ सड़ चुके थे जिनके बीच से खून लगे हुए नुकीले दांत दिख रहे थे। भाई, इतना डिस्गस्टिंग सीन था कि सुनकर ही अजीब लग रहा है। ये सब देखकर पीछे आ रहे डेनिच तो हालत ही खराब हो गई। उसने मन ही मन गाली दी, डॉग शिट। उसने बहुत से मॉन्स्टर से फाइट की थी, पर इतनी घिनौनी चीज पहली बार देखी थी। उसके हाथ में पता नहीं कि एक क्लासिक रिवॉल्वर आ गया था और वो फायर करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही आसमान से एकदम प्योर रोशनी की किरण आई और सीधा उस तैरते हुए सिर पर गिरी। एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी और वो सूखा हुआ बदसूरत सिर पल भर में भाप बनकर राख हो गया। एक निशान तक नहीं बचा। डेनिस तो देखकर हैरान हो गया, कितना कमजोर था ये। फिर उसके दिमाग में आया, कहीं ये गहरमन स्पैरोसन पाथवे से तो नहीं लगता तो नहीं, जरूर कोई पावरफुल मिस्टिकल आइटम यूज किया होगा। मैंने तो आने वाले खतरे को रियलाइज भी नहीं किया और इसने पहले ही अटैक करके उसे खत्म कर दिया। ये बंदा सच में बहुत स्ट्रांग है। डेनिड्स अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि वैसा ही एक और सिर कोहरे से निकलकर उसकी गर्दन काटने आ रहा है। बैंग! डेनिस ने शांति से ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा उस सिर के माथे लगी और वो पीछे हट गया, पर हवा में रुका रहा। अब डेनिट्स को समझ आया कि ये इतना आसान नहीं है। उसने अपने खाली लेफ्ट हाथ का गोला बनाया और उस सिर पर फेंक दिया। आग ने इसकी स्किन जलने लगी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी ना मुंह खुले डेनिट्स को काटने आ रहा था। ये डेनिट्स के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो टाइम पर डॉज नहीं कर पाया और उसे आगे की तरफ रोल करना पड़ा, तब जाकर वो बच पाया। उसने दोबारा अपने हाथ में आग का गोला बनाया, लेकिन इस बार उसे छोटा और आग के साइज का कर दिया। एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पावर। उसने वो छोटा सा फायरबॉल उछाला और अपनी स्पिरिचुअलिटी से कंट्रोल करके आते हुए सिर के मुंह के अंदर डाल दिया। बूम! एक आग का धमाका हुआ और सिर अंदर से ही फट गया। उसके चिथड़े हर तरफ बिखर गए।
डेनिड्स ने आखिरकार आराम की सांस ली। तब उसे रियलाइज हुआ कि इन सिरों से डील करना आसान नहीं था और गेहरमन ने कितनी आसानी से एक को मार दिया था। अपने ईगो को बचाने के लिए उसने सोचा वो तो सन डोमेन की पावर्स हैं, इसलिए उसके लिए आसान था। ये चीजें उसके सामने कमजोर पड़ जाती हैं। जब वो गेहरमन को देखने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि वो उसके लिए रुका ही नहीं। क्लेन अपना केन और लैंटर्न लिए आगे भागे जा रहा था। डेनिड्स की आंखें फैल गईं, डॉगशिट रुको मेरे लिए। वो चीखता हुआ उसके पीछे भागा। इतने डरावने माहौल में अकेले रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट के अंदर। वहां डोना और उसकी फैमिली डिनर कर रही थी। डोना के सामने एक डार्क रेड ब्लड केक रखा था। उसे याद आया कि कैसे उसने दूसरे कस्टमर्स को अजीब तरह से खाते हुए देखा था और कैसे उस बिना सिर वाले आदमी गल से खून निकल रहा था। ये सोचते ही उसे उल्टी आने लगी और उसने वो डेलिकेसी छोड़ दी। धीरे धीरे रेस्टोरेंट खाली होने लगा और माहौल अजीब सा शांत हो गया। आखिर में डोना ने देखा कि बाहर हवा रुक गई है। वो खुश होकर बोली, हवा रुक गई। उसके पापा उर्दी ब्रांच उस पर गुस्सा हुए। उनके बॉडीगार्ड क्लीव्स ने कहा 7:40 PM हो गए हैं, हमें जल्दी से जल्दी वापस लौटना चाहिए। बांसी हार्बर की रातों के बारे में बहुत बुरी कहानियां हैं। जब वो निकलने ही वाले थे, रेस्टोरेंट का ओनर मिस्टर फॉक्स बाहर आया और उनसे बोला, बाहर कोहरा है, अभी बाहर मत जाओ। उसने उन्हें समझाया कि बांसी में जब कोहरा होता है तो बाहर जाना या किसी के दरवाजा खटखटाने पर जवाब देना अक्लमंदी नहीं, वरना बुरी चीजें हो सकती हैं। डोना ने कहा कि दूसरे लोग तो चले गए। फॉक्स ने पीछे कमरों की तरफ इशारा करके कहा, उन्होंने यहाँ रुकने का फैसला किया है। और अचानक सारे कमरों के दरवाजे खुल गए। वही जेंटलमैन और लेडीज जो पहले डिनर कर रहे थे दरवाजों पर खड़े होकर डोना की फैमिली को अजीब नजरों से घूर रहे थे। यह सीन इतना क्रीपी था कि उनकी रूह कांप गई। उसी वक्त रेस्टोरेंट के मेन दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और दूर से चीखने की आवाज आई। अब तो पूरी फैमिली डर गई थी। पापा ने कहा कि हमें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन क्लीव्स को गेहरमन स्पैरो की वार्निंग याद थी कि बांसी हार्बर में खतरा है। उसने ये नहीं बताया था कि खतरा अंदर है या बाहर। क्लीव्स ने सोचा कि यहाँ रुकना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। डोना भी उन कस्टमर्स को घूरते हुए देखकर डर गई और चिल्लाई, नहीं, हमें वापस जाना है। क्लीव्स ने समझाया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ रुकना ज्यादा खतरनाक है। हमारे जहाज पर कैनन्स और हथियारबंद लोग हैं। ये रीजन सुनकर उर्दी मान गया। क्लीव्स ने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा और कोहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कई राक्षस छिपे हों। जैसे ही वो बाहर निकले, क्रीक रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो बाहर फंस चुके थे। अभी वो आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा एक चीज हवा में उड़ती हुई आई और उनके सामने जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगी। जब सबने ध्यान से देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। वो वही सूखा हुआ सड़ता हुआ सिर था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, आसमान से रोशनी आई और उस सिर को राख बना दिया। उनकी सांस ही अटक गई। तभी उन्होंने कोहरे में से एक पीली रोशनी को अपनी तरफ आते देखा। एक फिगर लैंड पकड़े उनकी तरफ आ रहा था। उसने टॉप हैट और डबल ब्रेस्टेड कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे के फीचर्स बहुत शार्प और ठंडे थे। डोना और उसके भाई ने उसे देखते ही चिल्लाया, अंकल स्पैरो। उनकी जान में जान आई। हीरो की एंट्री हो चुकी थी। क्लेन ने डेनिड्स को लैंटर्न पकड़ाया और उनके पास आकर बिल्कुल शांति से जैसे कुछ हुआ ही न हो, चलो पहले टेलीग्राफ ऑफिस चलते हैं। और फिर क्लीव्स से पूछा, टिमोथीस के बारे में क्या? तो यार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हमें देखा था कि कैसे गेहरमन स्पैरो ने उस खौफनाक फफूंद लगे सर को एक ही झटके में प्यूरिफाई कर दिया था। और अब वहां खड़े सभी लोग, खासकर डोना के परिवार वाले, उनके बॉडीगार्ड से पूरी तरह से शॉक। मिर्दी ब्रांच जो कि डोना का बाप है, बेचारा डर के मारे सबसे पहले पूछता है, टिमोथीस वो लोग कहाँ हैं? वो अवचेतन रूप से जवाब देता है, वो अभी भी रेस्टोरेंट के अंदर ही हैं। फिर वो उस जगह की तरफ इशारा करता है जहां से वो अजीब सा सर गायब हुआ था और घबराई हुई आवाज में पूछता है, अब यह क्या था? लेकिन भाई, अपना क्लेन तो गेहरमन स्पैरो के कैरेक्टर में का एकदम शांत और खतरनाक। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस डेनिड्स की तरह एक नजर डाली और डोना के परिवार को अनदेखा करते हुए सीधे ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट के कसकर बंद दरवाजे की तरफ चल पड़ा। ब्लेजिंग डेनिड्स ने अपनी लालटेन पकड़ी हुई थी और उसे अंक के सुकून मिला कि एक काम तो पूरा हुआ। उसने अपनी कमर सीधी की, उर्दी और बाकी लोगों की तरफ देखा और अकड़कर बोला, तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो क्या था। बस इतना जान लो कि वो एक मॉन्स्टर था जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। अब सोचो, अगर गेहरमन स्पैरो कुछ मीटर दूर नहीं होता तो डेनिड्स तो पक्का ये चिल्लाकर बोलता, सिर्फ मैं, महान ब्लेजिंग डेनिड्स ही तुम्हें बचा सकता हूँ। ये बंदा अपनी मार्केटिंग का कोई मौका नहीं छोड़ता। उधर क्लीव्स और बाकी दो बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर क्लीव्स ने आगे बढ़कर अपने एम्प्लॉयर्स को समझाया, बाकी सारे सवाल हम व्हाइट एगेट जहाज पर वापस जाकर करेंगे। अब सच कहूं तो ये तीनों बॉडीगार्ड्स पहले भी एडवेंचरर रह चुके थे, लेकिन मॉन्स्टर्स के बारे में उनका नॉलेज सिर्फ लोककथाओं या अपने शराबी साथी की कहानियों तक ही सीमित था। उनके लिए ये सब अभी भी एक सपने जैसा था, बहुत ही अनरियल। लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले मरलोक जैसे जीव देखे थे तो दूसरे मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं था। बस ये वाले थोड़े ज्यादा अजीब और बदसूरत थे। ये सोचते ही उनका दिल थोड़ा शांत हो गया और उनके हाथों में पकड़ी हुई बंदूकें भी उन्हें फिर से ताकतवर महसूस होने लगीं। पर भाई, जो आसमान से पवित्र रोशनी उतरी थी ना, उसने तो उनकी समझ के सारे दायरे तोड़ दिए थे। उनका वर्ल्ड व्यू, लाइफ को देखने का नजरिया, सब कुछ हिल गया था।
तो फिलहाल के लिए उन्होंने इस फीलिंग को अपने दिल के किसी कोने में दबा दिया और सिचुएशन पर फोकस करने का फैसला किया। क्लेन ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रुका। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उंगलियों से दरवाजे पर दस्तक दी। ठक 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 3 बार एक रिदम में खटकाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। अगर खिड़कियों और दरवाजे की दरारों से मोमबत्ती की रोशनी नहीं आ रही होती तो क्लेन को लगता कि ये तो कोई सालों से खाली पड़ी बिल्डिंग है। ठक 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 उसने 3 बार और खटखटाया। रेस्टोरेंट के अंदर अभी भी मौत जैसा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद हर कोई उस रिवाज को मान रहा है कि धुंध वाले मौसम में किसी के दरवाजा खटखटाने पर जवाब नहीं देना चाहिए। ये देखकर क्लेन अपना हाथ वापस खींच। अचानक वो थोड़ा पीछे झुका, अपने घुटने ऊपर उठाए और एक जोरदार किक सीधे दरवाजे पर दे मारी। धड़ाम। रेस्टोरेंट का दरवाजा एक झटके में खुल गया और तांबे के ताले को पकड़कर रखने वाली सारी कीलें बाहर निकल गईं। भाई क्या सीन था, मतलब फुल एक्शन हीरो वाली एंट्री। अंदर रेस्टोरेंट का मोटा सा बॉस फॉक्स अपनी टेलकोट पहने वहीं खड़ा था और जो लेडीज और जेंटलमैन रात में रुकने वाले थे वो सब भी अपने कमरों के दरवाजे खोलकर चुपचाप बाहर खड़े देख रहे थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। क्या थे हो तुम? फॉक्स इस बार गुस्सा नहीं हुआ। उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, लेकिन उसके हाथ में एक रिवॉल्वर आ चुकी थी। क्लेन ने अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया हुआ था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उसे वहां मौजूद किसी भी इंसान में कोई बुराई के निशान नहीं दिखे। उसकी नजरें रेस्टोरेंट के बॉस पर आकर रुक गईं और उसकी आंखों में एक भारीपन आ गया। उसने बॉस की आंखों में आंखें डालकर टिमोथी फैमिली कर पूछा। फॉक्स ने अपने इमोशंस को दबाया, जैसे उसकी आंखों में कोई तूफान उमड़ने वाला हो। उसने 2 सेकंड तक क्लेन को घूरा और फिर आखिर में उसने अजीब तरह से अपना सिर घुमाया और कहा, एक और टेबल है फॉरेनर्स के ऊपर, उन्हें नीचे बुलाओ। क्लेन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। फॉक्स कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, जब तक कि क्लेन ने तेजी से अपनी बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान नहीं दी। ये देखते ही बॉस की सारी हेकड़ी निकल गई। उसने एक गहरी सांस ली और एक वेटर को दूसरे फ्लोर पर टिमोथी फैमिली को नीचे लाने के लिए भेज दिया। टिमोथी, जो कि 30+ एज का एक आदमी था, अपनी नई नवेली पत्नी के साथ वेकेशन पर, तो उसने नीचे आते ही पूछा। क्लेन ने अपनी बंदूक नीचे की और सपाट आवाज में कहा, बांसी हार्बर में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। क्या तुम मेरे साथ जहाज पर वापस चलोगे या यहीं रुकोगे? एक्सपेक्टेड। टिमोथी इन शब्दों पर सोच ही रहा था कि उसने बाहर खड़े उर्दी ब्रांच को गंभीरता से सिर हिलाते हुए देखा। उसे पता था कि उर्दी एक बहुत अमीर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी है और उसके साथ 3 बॉडीगार्ड्स हैं। तो उसने सोचा कि अगर सच में कोई खतरा है तो इनके साथ रही ज्यादा सेफ होगा। और जहां तक बांसी हार्बर के अजीब रिवाजों की बात थी, तो वो तो बस रिवाज ही थे। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, हमारा सारा सामान जहाज पर है, ज़ाहिर है हम आपके साथ ही रहेंगे। थैंक यू, उसने और उसकी पत्नी ने एक साथ कहा और क्लेन के पास से गुजरकर बाहर उर्दी के ग्रुप में शामिल हो गए। क्लेन ने अपना रिवॉल्वर वापस रखा, फॉक्स की तरफ विनम्रता से झुका और कहा, हमें माफ, दरवाजा तोड़ने के बाद माफ करना, ये सिर्फ गहरमन स्पैरो ही कर सकता है। इतना कहकर वो मुड़ा और क्लीव्स और बाकी लोगों की तरफ चल पड़ा। उसके जाते ही रेस्टोरेंट का दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ फिर से बंद हो गया। क्लेन को असल में अंदर एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके स्पिरिट विजन को कुछ नहीं मिला तो वो ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता था, ताकि बांसी हार्बर में छिपे हुए बड़े खतरे को वो गलती से जगह न दे। वो डेनिट्स के पास वापस आया और लालटेन की रोशनी में सबका हेगंग करने लगा। डोना की 4 लोगों की फैमिली, उनके 3 बॉडीगार्ड्स, टिमोथी कपल और कुछ नौकर सब मौजूद थे। पार्टी काफी बड़ी, 15 से ज्यादा लोग, और अगर हमला हुआ तो सबको बचाना मुश्किल हो जाता, खासकर जब ब्लेजिंग डेनिट्स ही अकेला एक ठीक ठाक हेल्पर था। क्लेन ने सोचा क्या करना चाहे, और तभी उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसने अपना रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में रखा और अपनी छड़ी को दाहिने हाथ में ले लिया। फिर उसने अपने बाएं हाथ को जेब में डाला, एक लोहे के सिगार केस के चारों ओर बनी स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटाई और अंदर से एजिक का तांबे का विस्सल निकाला। वो उस विस्सल को हाथ में लेकर कभी कभी हवा में उछालने लगा। ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसका मानना था कि ऐसा करने से उन मरे हुए मॉन्स्टर्स का ध्यान, जिनके सिर्फ सर बचे थे, बाकी लोगों से हटकर सिर्फ उस तांबे के पुराने विस्सल पर टिक जाएगा। ये गेमिंग की भाषा में एम्प्टी यानी मेन टैंक बनने जैसा था, जो सारा डैमेज और खतरा खुद पर, ताकि बाकी टीम सेफ रहे। इस तरह मुझे बचाने के लिए टाइम पर न पहुंच पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्लेन ने मन में सोचा और अपनी स्पीड बढ़ा दी, और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसी पल उसके सामने पतली धुंध में से 3 सूखे हुए फफूंद लगे सर उड़ते हुए निकले। उन्होंने अलग अलग दिशाओं से तीर की तरह क्लेन पर हमला किया और बाकी सारे स्वादिष्ट मांस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। 3 डेनिड्स की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे थोड़ी चिंता हुई कि कहीं गहरमन घबरा जाए, लेकिन साथ ही वो उसकी असली ताकत देखने के लिए एक्साइटेड भी था। 3 क्लेन ने शांति से अपना बायां हाथ हिलाया और एजिक की विस्सल को हवा में फेंक दिया। वो सर तुरंत हवा में मुड़े और अपने मेन टारगेट की तरफ बढ़ गए। क्लेन एक कदम पीछे हटा और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ उठाकर सनब्रोच को दबा दिया। अचानक जहां वो तांबे की विस्सल थी, वहां घने सुनहरे आग के शोले पैदा हुए और एक पवित्र हौर फैल गया। फायर ऑफ लाइट।
तीनों सूखे सर एक ही समय में दर्दनाक चीखें मारने लगे और उस सुनहरी रोशनी में जलकर राख हो गए। क्लेन ने 2 कदम आगे बढ़कर वहां में ही एजिक की विसल को वापस पकड़ लिया। ये ऐसे भी काम कर सकता है। एक और मिस्टिकल आइटम। डेनिस 2 सेकंड के लिए जम गया। वो हैरान था कि हमला कितनी आसानी से हल हो गया। उस पल टिमोथी और उसकी पत्नी ने भी साफ साफ देख लिया था कि उन पर हमला करने वाली चीजें कैसी दिखती थीं। उनमें से एक का तो डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया और दूसरा घबराकर पूछने लगा वो क्या था। डोना तुरंत मुड़ी और गंभीरता से सिर हिलाकर बोली, सारे सवाल व्हाइट एगेट पर वापस जाने के बाद। इतना कहकर उसने अपने होठों पर उंगली रख ली, अंकल स्पैरो की प्रणय का इशारा करते हैं। टिमोथी ने उस नौजवान के दिखाए गए पवित्र औड़न को याद किया, एक घूंट निगली और अपनी पत्नी का हाथ खींचकर चुप हो गया। अब सब लोग चांदनी सड़कों पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन माहौल बहुत डरावना था। सड़कों के दोनों ओर घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं, खिड़कियों के पीछे सिर्फ अंधेरा था। डोना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही हैं, लेकिन किसी कारण से कोई सामने नहीं आ रहा था। वो सब जरूर अंकल स्पैरो से डरते हैं। उसने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक के किनारे एक साया उभरा। उसने एक काला लबादा पहना हुआ था और आगे की ओर झुका हुआ था, जिससे उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी, जो अभी भी खून से लथपथ थी। गर्दन के ऊपर कुछ भी हेडलाइंस आदमी। उस बिना सिर वाले आदमी ने एक जानवर जैसी गुर्राहट निकाली और क्लेन की तरफ भागा। उसके कदमों से जमीन भी हल्की सी कांप उठी। वो जिस रास्ते से गुजरा वो डेनेट्स के रास्ते में था, तो इस बदनाम समुद्री डाकू ने गाली दी और अपने हाथ से एक नारंगी पीले रंग का फायरबॉल फेंका। बूम! फायरबॉल फटा, जिससे वो हेडलेस आदमी के कदम पीछे हट गया। उसके कपड़े फट गए और उसकी स्किन जल्दी से, लेकिन मरे हुए मॉन्स्टर्स के लिए यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। उसी पल एक तेज चटकने की आवाज के साथ काले लबादे पर लगी लाल आग अचानक हवा में ऊंची उठी, जैसे खिल रही हो। अपने कोट में उन्हीं लपटों में से बाहर कूदा, अपने गिरने के मोमेंटम और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी छड़ी को दोनों हाथों से सीधे उस हेडलेस आदमी की गर्दन में घोंप दिया। स्प्लैट! छड़ी उस हेडलेस आदमी के शरीर में ही और उसके कमर के नीचे से बाहर निकल आई। बैम! क्लेन ने अपनी पूरी ताकत से उस हेडलेस मॉन्स्टर को जमीन पर पटक दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने छड़ी को कसकर पकड़े रखा और अपनी स्पिरिचुअलिटी को सनब्रोच में डालना शुरू कर दिया। उसे पता था कि नॉर्मल हमले इस पर काम नहीं करेंगे, इसलिए उसे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ा। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड। वो हेडलेस आदमी अपनी पूरी ताकत से छपटा रहा था, लेकिन उसे जमीन पर मजबूती से पिन कर दिया गया था। 2 सेकंड, 1 सेकंड। क्लेन ने अपना मुंह खोला और प्राचीन हर्मिस भाषा में एक शब्द बोला। सन! चमक के कण दिखाई दिए और पानी की बूंदों में बदल गए, जो उस हेडलेस आदमी के शरीर पर बरसने लगे। सिलकाले हरे रंग का धुआं निकला और उस हल्की बारिश में वो हेडलेस आदमी लगातार तड़पता रहा और आखिर में शांत होकर खून के एक पोखर में पिघल गया। कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक नहीं। इसका मतलब है कि यह असली दुश्मन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसे बनाया गया एक नौकर माना जा सकता है। क्लेन ने अपनी छड़ी वापस ली और ग्रुप की तरफ चल पड़ा। कितना कूल था! डेंटन ने थोड़ी देर बाद खुशी से चिल्लाया। डोना की आंखें चमक रही थीं। 7-8 मिनट बाद 2 और मॉन्स्टर्स की लहरों को साफ करने के बाद ग्रुप बांसी पोर्ट के टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। क्लीव्स ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक कोमल महिला की आवाज आई। हम व्हाइट एगेट के कैप्टन मिस्टर एलांड की तलाश में, जवाब दिया। शांत रात में महिला की आवाज बोली। वो और उनके फर्स्ट मेट बगल के कैथेड्रल गए हैं। जब वो जाने की तैयारी कर ही रहे थे तो टेलीग्राफ ऑफिस के अंदर से महिला की आवाज हिचकिचाते हुए आई। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो किसी पर नजर रखने में? वो कलीग है, वो आज रात हवा चलने से पहले बाहर गया था और कभी वापस नहीं आया। उसका नाम पावो कोर्ट है। तो भाई कहानी आगे बढ़ती है चैप्टर 510 द रिटर्निंग बिशप के साथ। हम है पावो कोर्ट में और सिचुएशन काफी टेंस्ड है। टेलीग्राफ ऑफिस के दरवाजे के पीछे से एक औरत की आवाज आती है, लेकिन क्लीव्स, जो कि एक एडवेंचर है, सीधा जवाब नहीं देता। वो पहले गेहरमन स्पैरो यानी हमारे क्लेन की तरफ देखता है डिसीजन के लिए। अब देखो, क्लीव्स के हिसाब से 15 लोगों को सेफली व्हाइट एगेट शिप तक वापस ले जाना पहले ही बहुत मुश्किल काम था। किसी को ढूंढने में टाइम वेस्ट करके वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि असली फैसला लेने का हक सिर्फ गेहरमन स्पैरो और ब्लेजिंग डेनिस का है, क्योंकि वही इस ग्रुप के पिलर ऑफ सपोर्ट हैं। तो क्लेन 2 सेकंड चुप रहता है और फिर अपनी शांत आवाज में पूछता है, वो दिखता कैसा है? अब क्लेन का लॉजिक ये था कि इस अजीब धुंध वाले शहर से निकलने के लिए जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उतना अच्छा है। तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मदद करेगा या नहीं? वो तो बात की बात थी, लेकिन सवाल पूछते हुए खुद को वार्न भी कर रहा था कि भाई इस मामले में ज्यादा गहरा मत उतरना, वरना बैंसी हार्बर में छिपा हुआ खतरा एक्टिव हो सकता है। मतलब एक तरफ उसे सिचुएशन भी समझनी थी और दूसरी तरफ रिस्क से भी बचना था। एक परफेक्ट बैलेंस बनाना था। ये काम आसान भी हो सकता था और मुश्किल भी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला कदम उठाने पर क्या होगा। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन पर भरोसा कर सकता था और कभी भी किसी गड्ढे में गिर सकता था। इस वजह से क्लेन जबरदस्त स्ट्रेस में था और उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेजी से चल रहा था। उस घने अंधेरे और पतली धुंध में टेलीग्राफ ऑफिस का दरवाजा बंद ही रहता है। अंदर से वो औरत कुछ देर रुक कर कहती है, वो एक बहुत हैंडसम आदमी है। उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह।
भाई साहब, ये जवाब सुनकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। मतलब ये क्या डरावना डिस्क्रिप्शन था। डेनिस के मन में आया कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए और देखे कि आखिर चल क्या रहा है। उसे लगा कि इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बैंसी हार्बर के रिवाज के हिसाब से तो उसे जवाब ही नहीं देना चाहिए था। तभी उसने देखा कि गेरमन स्पैरो ने अपना हाथ हेड पर रखा और दूसरी तरफ मुड़ गया। क्लेन ने बस इतना कहकर अपना डेस्टिनेशन बता दिया। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उस औरत के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक वैसे ही जैसे उसने ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट के मालिक या वहां रुके कस्टमर्स के सिक्रे दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अब हवा दिलचस्पी हो रही थी और धुंध भी थोड़ी छेंट रही थी। कैथेड्रल की ऊंची खिड़कियों से मोमबत्ती की रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे किसी तूफान में कोई लाइट हाउस हो। क्लेन ने फिर से सन हेलो का इस्तेमाल किया, जिससे डोना और बाकी लोगों में थोड़ी हिम्मत वापस आई। वो सब चुपचाप खाली सड़कों पर तेजी से चलने लगे, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। जल्द ही वो लोग स्टॉर्म कैथेड्रल के बाहर पहुंच गए, लेकिन दरवाजे कसकर बंद थे। दरवाजे पर बने स्टॉर्म के सेक्रेट एम्बलम को देखकर क्लेन ने अपना हाथ उठाया और 3 बार नॉक किया। ठक ठक। तुरंत दरवाजे के पीछे से एक अलर्ट मेल वॉइस आई। कौन है? गेहमन स्पैरो। क्लेन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। वो समझ गया था कि ये कैप्टन इलैंड की आवाज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इलैंड ने दरवाजा खोले बिना ही फिर पूछा। क्लेन ने अपनी केन उठाते हुए शांति से कहा, तुमने व्हाइट शार्क का कॉम्पनसेशन भरने में मेरी मदद की थी। ये सुनते ही इलैंड हैरान भी हुआ और उसे मजा भी आया, और उसे यकीन हो गया कि बाहर असली गेहमन स्पैरो ही है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ उन दोनों को ही पता थी। कोई मॉन्स्टर भी इसकी नकल नहीं कर सकता था। फिर भी वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब क्लीव्स, उर्दी, डोना और बाकी सबने भी अपनी आवाज दी, तब जाकर उसे तसल्ली हुई। उसने अपने फर्स्ट मेट हैरिस को दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया। एक भारी आवाज के साथ दरवाजा खुला और क्लेन ने देखा कि इल्ड अपनी बोट शेप्ड हैट पहने खड़ा है, एक हाथ में तलवार और दूसरे में मस्केट लिए। यहाँ भी कुछ हुआ है क्या? क्लेन ने तुरंत सिचुएशन को भांपते हुए पूछा। इलैंड ने डोना और बाकी लोगों को अंदर आने के लिए रास्ता दिया और फिर प्रेयर हॉल की तरफ इशारा करके बोला, मेरा जानने वाला प्रीस्ट जेस अंदर मर चुका है। उसका सिर काट दिया गया है और बिशप मिलेट कहीं नहीं मिल रहे। बाकी प्रीस्ट और चर्च के सर्वेंट्स भी गायब हैं। एक मरा हुआ प्रीस्ट और एक गायब बिशप, पूरा कैथेड्रल खाली। ये सुनकर क्लेन का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि मामला बहुत गड़बड़ है। उसने एजिक के ठंडे कॉपर विसल को कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसे ये भी पता था कि चर्च ऑफ स्टॉर्म की असली ताकत यानी मैंडेटेड पनिशर टीम इस कैथेड्रल के नीचे बेसमेंट में होगी। वहां कम से कम 6 से 8 बियॉन्डर्स और कुछ सील्ड आर्टिफैक्ट्स जरूर होंगे। इतनी बड़ी फोर्स को कोई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी बिना शोर मचाए इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। तो क्लेन सोचने लगा कि आखिर ये मैंडेटेड पनिशर टीम इस वक्त कर क्या रही है। वो इलैंड के साथ प्रेयर हॉल में गया और प्रिस्ट की बॉडी को देखने लगा। जेस की मौत बहुत बुरी तरह से हुई थी, जैसे उसे जिंदा ही डिकैपिटेट कर दिया गया हो। क्लेन ने अपने स्पिरिट विजन से देखा कि प्रीस्ट की आत्मा का कोई अंश बाकी नहीं बचा था। मतलब स्पिरिट चैनलिंग करना भी बहुत मुश्किल था। तो क्लेन ने 2 थ्योरीज बनाई। पहली की कोई लोकल चीज, शायद कोई जिंदा सील्ड आर्टिफैक्ट या मिड सीक्वेंस बियॉन्डर अंडरग्राउंड में कंट्रोल से बाहर हो गया और भागते हुए उसने जेस को मार दिया और अब बिशप और मैंडेटेड पनिशर उसे पकड़ने में लगे हैं। लेकिन इससे बैंसी हार्बर के बाकी लोगों का अजीब बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं होता था। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि गॉड ऑफ वेदर का कोई पुराना सैक्रिफाइस वाला रिचुअल फिर से शुरू हो गया है और लोगों के एक ग्रुप ने कैथेड्रल पर हमला करके जेस को मार दिया और अब वो लोग अंडरग्राउंड में मैंडेटेड पनिशर्स से लड़ रहे हैं। क्लेन ने जमीन पर पड़े प्रीस्ट को देखा और नोटिस किया कि उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उसकी गर्दन के पास एक ब्लू सफायर में बदल गया था, लेकिन उसने उसे उठाने का रिस्क नहीं लिया। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म से पंगा नहीं लेना चाहता था। उसने इलैंड और हैरिस की तरफ मुड़कर कहा, चलो पहले शिप पर वापस चलते हैं। फिर उसने चुपके से एक गोल्ड कॉइन उछाला और कंफर्म किया कि अंडरग्राउंड कोई लड़ाई नहीं चल रही है। मतलब ये जगह अब सेफ नहीं थी। ठीक है, इलैंड भी वहां एक पल और नहीं रुकना चाहता था। वापस वाईगेट पर पहुंचकर कम से कम उनके पास तोपें और बहुत सारे सेलर्स तो होंगे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद ग्रुप कैथेड्रल से निकल गया। इलैंड और हैरिस के आने से टीम का डिफेंस और मजबूत हो गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद इलैंड ने सुझाव दिया, क्या हमें चर्च ऑफ स्टॉर्म के हेडक्वार्टर्स को बैंसी हार्बर के बारे में टेलीग्राम भेज देना चाहिए? क्लेन को यह आइडिया सही लगा और उसने कहा, टेलीग्राफ ऑफिस रास्ते में ही पड़ेगा। ये सुनकर डेनिट्स ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसका दिल धक से रह गया। उसे डर था कि अगर चर्च ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चल जाएगा कि इस मामले में एक बदनाम पायरेट ने भी मदद की थी और तब वो व्हाइट गेट पर फंस जाएगा। खैर, उसने सोचा कि पहले अभी की मुसीबत से निकलते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। थोड़ी देर बाद जब टेलीग्राफ ऑफिस दिखने लगा तो अचानक बगल की गली से एक पीली रोशनी उनकी तरफ आने लगी। वो एक मिडिल एजेड आदमी था। उसने लैंटर्न पकड़ा हुआ था। उसने डार्क ब्लू बिशप रोब पहना था और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो हाँफते हुए अखड़ाकर चल रहा था। इलैंड ने उसे पहचान लिया, बिशप मिलेट। उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा, इलैंड तुम हो? ठीक इसी पल क्लेन एक कदम पीछे हट गया। वो नहीं चाहता था कि चर्च ऑफ स्टॉर्म का बिशप उस पर ध्यान दे। डेनिट्स तो उर्दी के मोटे शरीर के पीछे ही छिप गया। यस योर एक्सीलेंसी। जेस मरखिर हुआ क्या? इलैंड ने होशियारी दिखाते हुए सीधे आगे बढ़ने की गलती नहीं की।
बिशप मिलेट ने खांसते हुए कहा, एक पुराना रिवाज फिर से जिंदा हो गया है। कुछ नापाक लोग जिंदा इंसानों की बलि दे रहे हैं। जेस को उन पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। उन्होंने रिचुअल से मौसम बदला और कैथेड्रल पर हमला किया, लेकिन मैंडेटेड पनिशर्स ने उन्हें हरा दिया और वो पहाड़ की तरफ भाग गए। मैं लड़ाई में घायल हो गया और बस धीरे धीरे वापस आ रहा था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दूर धुंध में एक तेज रोशनी चमकी, जैसे हजारों बिजलियां एक साथ गिर रही हों। उस रोशनी में सबको पहाड़ और उस पर हो रहा थंडर साफ दिखाई दिया, जिससे बिशप की बात सच लगने लगी। इलैंड जैसे ही बिशप को सहारा देने के लिए आगे बढ़ने वाला था, उसने देखा कि गेहरमन स्पैरो ने एक गोल्ड कॉइन निकाला और धीरे से बोला, इसके इरादे नेक नहीं है। डिंग, गोल्ड कॉइन हवा में उछला और घूमकर क्लेन के हाथ में गिरा। हेड्स ऊपर था, इसका मतलब था पॉजिटिव रिजल्ट। बिशप मिलेट ये सब घूर कर देख रहा था और अचानक उसकी हल्की भूरी आंखों में एक डार्क रेड लाइट चमक उठी। तो भाई, पिछले चैप्टर के एंड में मामला एकदम गर्म हो चुका था और अब सिचुएशन हाथ से निकलनी शुरू हो गई थी। बिशप मिलेट के अंदर से अचानक एक जबरदस्त हवा का तूफान निकला, इतना पावरफुल कि उसका डार्क ब्लू बिशप रोब हवा में उड़ने लगा। आसपास के पेड़ों की टहनियां तो ऐसे टूटकर उड़ने लगी जैसे माचिस की तीलियां हों। डोना, जो बेचारी बस एक नॉर्मल लड़की है, वो तो हवा में कई मीटर ऊपर उठकर दूर जा गिरी, और जब वो जमीन पर गिरी तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। और सिर्फ वहीं सेसिल डेंटन, टिमोथी हैरिस, मतलब जितने भी नॉर्मल लोग थे, सब के सब तूफान में खिलौनों की तरह उड़कर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। सिर्फ क्लीव्स, टीग और उर्दी जैसे लोग या तो अपनी ट्रेनिंग की या फिर अपने भारी वजन की वजह से लड़खड़ाकर जमीन पर गिरे और कुछ लुढ़क गए। ये सीन देखकर ही समझ आ गया था कि बिशप मिलेट अब नॉर्मल नहीं रहा, उसके अंदर कोई खतरनाक चीज जाग चुकी थी। अब जो लोग बिशप को सीधा फेस कर रहे थे, जैसे कि एलैंड, उन्होंने तुरंत पीछे की तरफ बैकफ्लिप मारी और किसी तरह उस हवा के झोंके से खुद को बचाया। और हमारे हीरो क्लेन और डेनिड्स ने तो भाई साहब स्मार्ट मूव दिखाया। उन्होंने उस हवा से सीधी टक्कर लेने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि पतंग की तरह हवा के साथ ही पीछे की तरफ उड़ गए। देखने में लग रहा था कि अभी गिर जाएंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना बैलेंस बना ही लिया। जैसे ही वो तूफान शांत हुआ, धुंध के बीच से 6 डरावने फिगर बाहर निकले। ये सब के सब काले कपड़े पहने हुए थे और भाई, इनके सिर ही नहीं थे। गर्दन की जगह बस खून बह रहा था और उनके हुड हवा के बवंडर की वजह से ऊपर टिके हुए थे। ये नज़ारा किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था और उनके गले से जानवरों जैसी गुर्राने की आवाजें आ रही थीं, जैसे वो हमला करने के लिए तैयार हों। ये देखकर तो ब्लेजिंग डेनिड्स की हालत खराब हो गई, उसका तो सर ही चकरा गया। वो मन में सोच रहा था कि यार, एक हेडलेस मॉन्स्टर से लड़ना ही मुश्किल होता है, यहाँ तो पूरे 6 हैं और साथ में एक करप्टेड बिशप भी, ये तो सुसाइड मिशन लग रहा है। तभी उन हेडलेस मॉन्स्टर्स ने अटैक शुरू कर दिया और हवा में पतले पतले लेकिन बहुत शार्प विंड ब्लेड्स शूट करने लगे। ये ब्लेड्स इतने तेज थे कि जहां क्लेन गुलाटी मार रहा था, वह जमीन पर गहरे कट के निशान बन गए। और फिर वो 6 के हेडलेस मॉन्स्टर्स क्लेन और एलैंड की तरफ दौड़ने लगे। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। लेकिन तभी एक कमाल की चीज हुई। एक कांच की चमक डेनिड्स की आंखों के सामने से गुजरी और दूर जाकर गिरी। ये अजीक की कॉपर विसल थी, जिसे क्लेन ने स्ट्रेटेजिकली फेंका था। और भाई साहब, ये प्लान काम कर गया। जैसे ही वो सीटी जमीन पर गिरी, उन 6 के 6 हेडलेस मॉन्स्टर्स ने अपना डायरेक्शन बदल और एक साथ उस सीटी की तरफ भागने लगे, जैसे भूखे कुत्ते हड्डी की तरफ भागते हैं। बिशप मिलेट अपनी जगह पर अकेला खड़ा रह गया। मेरे हिसाब से ये क्लेन का एक जीनियस मूव था। उसने मॉन्स्टर्स को एक टारगेट देकर मेन विलेन को आइसोलेट कर दिया। क्लेन ने इस मौके को जरा भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत अपने लेफ्ट हैंड से अपने कोट के अंदर लगा सनब्रोच निकाला और उसे कैप्टन एलैंड की तरफ फेंक दिया, जो उसके सबसे करीब थे, और चिल्लाकर सिर्फ कुछ शब्द कहे, इसमें अपनी स्पिरिचुअलिटी डालो, 5 सेकंड्स होली वाटर बनाओ। ये कहकर वो अपनी टोपी की भी परवाह किए बिना, जो हवा में उड़ गई थी, सीधा बिशप मिलेट की तरफ एक जिगजैग पैटर्न में दौड़ने लगा। उसका मकसद था बिशप के करीब पहुंचना। बिशप ने भी उसे देख लिया और एक के बाद एक विंड ब्लेड्स उस पर फायर करने लगा, जैसे कोई मशीन गन चल रही। जमीन पर हर तरफ कट के निशान बन रहे थे। लेकिन क्लेन अपनी कमाल की एजिलिटी से उन सब हमलों से बच रहा था, कभी गुलाटी मारकर तो कभी हाथों के बल पर उछलकर। ये सीन एकदम एक्शन मूवी जैसा था। बिशप की आंखों में डार्क रेड लाइट और तेज हो गई और उसने अपने हाथ उठाए। अब वो एक बड़ा हमला करने वाला था। एक साथ इतने विंड ब्लेड्स निकले कि क्लेन उनमें से आधे ही डॉज कर पाया और उसकी बॉडी कागज के टुकड़ी तरफ फटकर हवा में उड़ गई। लेकिन अरे ये क्या, ये तो पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट था, मतलब एक पुतला। असली क्लेन तो दूसरी डायरेक्शन में अपीयर हुआ और उसने बिशप की तरफ अपना चार्ज जारी रखा। उसे किसी भी हाल में इफेक्टिव रेंज में आना था। दूसरी तरफ कैप्टन एलैंड ने जैसे ही सन ब्रोच को पकड़ा, उसे जबरदस्त गर्मी महसूस हुई। उसने गेरमन स्पैरो यानी क्लेन के कहे हुए शब्दों को याद किया और तुरंत अपनी जेब से एक टिन का फ्लास्क निकाला, ढक्कन खोला और उसके अंदर की सारी शराब जमीन पर फेंक दी। अब वो उस खाली फ्लास्क में होली वाटर बनाने वाला था। इस बीच ब्लेजिंग डेनिड्स ने सिचुएशन को संभाला। उसने जमीन पर अपने दोनों हाथ रखे और 2 लाल रंग के आग के सांप पैदा किए। ये सांप जमीन से चिपके उस कॉपर वेसल की तरफ बढ़े और उसके चारों ओर आग की 4 दीवारें बना दी, ताकि हेडलेस मॉन्स्टर्स उस तक आसानी से पहुंच सकें।
उसका प्लान पहले बिशप पर फायरबॉल फेंकने का था, लेकिन बिशप के चारों ओर बर्फीला तूफान देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया, जो कि एक समझदारी वाला फैसला था। लेकिन भाई, वो हेडलेस मॉन्स्टर्स तो आग से भी नेड़े, वो सीधा उस आग की दीवार को तोड़कर अंदर घुस गए और उस सीटी पर कुत्तों की तरह झपटने लगे। इस अफरातफरी ने एलेंड को होली वाटर बनाने का पूरा टाइम दे दिया। डेनिड्स ने जब ये देखा तो उसका दिल दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत लाकर अपने हाथ एक चमकता हुआ सफेद भाला बया जो आग का बना था, और फिर उसने पूरी ताकत से उसे एक हेडलेस मॉन्स्टर की तरफ फेंका। भाला सीधा जाकर उसे लगा और उसे जमीन पर पिन कर दिया। एक तेज सफेद रोशनी हुई और वो मॉन्स्टर जलकर राख हो गया। डेनिस जैसे ही दूसरा हमला करने वाला था, उसे अचानक एक अजीब सी डरावनी भूख महसूस हुई, एक पागलपन वाली फीलिंग। वो समझ गया कि गेरमन स्पैरो यानी क्लेन अब उस ग्लव के अंदर की क्रेजी सोल को और नहीं दबा रहा था, क्योंकि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। 3 बार पेपर फिगरीन यूज करने के बाद क्लेन फाइनली बिशप करीब पहुंच चुका था। उसके लेफ्ट हैंड पर पहने ग्लव से, जिसे क्रीपिंग हंगर कहते हैं, एक लंबे समय से दबी हुई भूख बाहर निकली। ग्लव पर डार्क गोल्डन स्केल्स उगने लगे और वो अजीब तरह से हिलने लगा। क्लेन की आंखों की पुतलियां बदल गईं, जैसे वो किसी जानवर की हों। और फिर उसने अपनी पहली पावर यूज की, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंची, बिना कोई आवाज किए बिशप मिलेट, जो एक बड़ा अटैक करने वाला था, अचानक रुक गया। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया और उसकी बॉडी एक सेकंड के लिए जम गई। उसकी आंखों से लॉजिक गायब हो गया और वो पूरी तरह से पागल हो गया। उसकी स्किन चिकनी और रंगीन हो गई, जैसे किसी पानी के जीव की हो। और फिर जो हुआ वो बहुत घिनौना था। उसके रोब के नीचे से फिसलन वाले डरावने टेंटिकल्स बाहर निकलने लगे। क्लेन का प्लान सिर्फ बिशप का अटैक रोकने का था, लेकिन बिशप तो अपनी आखिरी समझ खोते ही पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया, एक रैम्पेजर बन गया। ये देखकर क्लेन भी हैरान रह गया, लेकिन उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत ग्लव की दूसरी पावर एक्टिवेट की, इंटेरोगेटर। उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक आई। उसने सीधा बिशप को घूरा। बिशप एक दर्दनाक चीख मारने लगा। उसके टेंटिकल सिकुड़ गए और उसने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसके दिमाग में कोई भाला घूम रहा हो। उसे असहनीय दर्द हो रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर क्लेन ने अपना फाइनल मूव खेला। उसने अपने हाथ खोले जैसे वो सूरज को गले लगा रहा हो, और आसमान से एक मोटी, प्योर और जलाने वाली रोशनी की किरण सीधा बिशप के ऊपर गिरी। ये थी प्रिस्ट ऑफ लाइट की पावर। आसपास का एरिया ऐसा हो गया जैसे दिन निकल आया हो। उस रोशनी में बिशप की बॉडी भाप बनकर उठने लगी, पहले उसकी स्किन, फिर टेंटिकल्स और फिर उसका मांस। जब वो रोशनी गायब हुई तो बिशप अब इंसान नहीं लग रहा था, वो बस हड्डियों और मांस का एक अजीब सा मॉन्स्टर बन चुका था और बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। एक रैम्पेजर की जान बहुत मजबूत होती है। क्लेन का एक्सप्रेशन नहीं बदला। वो उस घायल मॉन्स्टर के पास गया, झुका, अपना लेफ्ट पाम यानी क्रीपिंग हंगर वाला ग्लव उसके मांस पर रख दिया। ग्लव के बीच में एक छोटा सा मुंह खुला जिसमें नुकीले दांत थे, और उसने बिशप के बचे खुचे मांस, हड्डियों और स्पिरिचुअलिटी को पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। बिशप ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्लेन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस पर 5 गोलियां दाग दी। फाइनली बिशप की आत्मा भी क्रीपिंग हंगर का निवाला बन गई और जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े, पैसे और कुछ नीले और हरे रंग की रोशनी के गोले बचे थे। ये सीन देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्लेन की पावर और स्ट्रेटेजी का कोई जवाब नहीं था। इस बीच कैप्टन एलेंड ने फ्लास्क में होली वाटर तैयार कर लिया था। डेनिड्स उस पर चिल्लाया, इधर फेंको। एलेंड ने बिना सोचे समझे वो फ्लास्क है मॉन्स्टर्स के झुंड की तरफ फेंक दिया। डेनिड्स ने अपना कॉलर ठीक किया और अपने हाथ से कई जलते हुए कौवे बनाए, फायर रेवंस। ये कौवे उड़े और ठीक उस फ्लास्क से टकराए जो मॉन्स्टर्स के ठीक ऊपर था। एक धमाका हुआ और सन होली वाटर चारों तरफ बिखर गया। होली वाटर पड़ते ही बचे हुए एडलेस मॉन्स्टर्स दर्द से चीखने लगे और जमीन पर गिरकर पिघल गए। सब कुछ शांत हो गया। डेनिड्स ने क्लेन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, गेरमन स्पैरो सच स्ट्रांग है, ये तो हमारी कैप्टन को भी टक्कर दे सकता है। तभी उसने देखा कि गेरमन स्पैरो उसे ठंडी नजरों से घूर रहा है। डेनिड्स बेचारा डरकर और जमीन पर पड़ी जी की सीटी उठाकर ले आया। डोना ने देखा कि अंकल स्पैरो यानी क्लेन अपनी गिरी हुई टोपी उठाते हैं, उसे साफ करते हैं और वापस अपने सिर पर पहन लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कैसे स्वैग था भाई का, मतलब इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद भी फुल स्टाइल में। तो भाई बिशप मिलेट के साथ फाइट खत्म हो चुकी है और क्लेन अपना हेड वापस उठाता है, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह। सिचुएशन ये थी कि बिशप मिलेट का जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक था वो पूरी तरह कंडेंस होकर एक छोटे से अंगूठे के साइज के लाइट ब्लू पत्थर जैसा बन गया था, लेकिन उसमें बीच बीच में ग्रीन धारियां भी दिख रही थीं, जो लगभग काली लग रही थीं। क्लेन बड़े आराम से अपनी रिवॉल्वर खोलता है, खाली शेल जमीन पर गिराता है, जिससे एक क्रिस्टिंकलिंग साउंड आती है। मतलब बंदा इतना काम है जैसे ग्रोसरी शॉपिंग करके आया हो, फाइट नहीं। फिर वो एक स्पीड लोडर निकालकर गन में नई बियॉन्डर बुलेट्स लोड करता है। ये सब करने के बाद वो रिवॉल्वर को वापस रखता है और बिशप मिलेट के उस कैरेक्टरिस्टिक को उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है, बिना ज्यादा सोचे समझे। फिर वो अपनी केन उठाता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस ग्रुप की तरफ मुड़ता है। यहाँ एक बहुत कूल सीन होता है। वो एक पेपर फिगरीन निकालता है और उसे ऐसे हवा में लहराता है जैसे कोई चाबुक चला रहा हो, और अगले ही पल वो पेपर फिगरीन जल जाती है और स्कारलेट कलर की रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिरकर राख बन जाती है।
ये देखकर डेंटन अपना दर्द भूल जाता है, बस घूरता रह जाता है और डोना के मन में आता है कि अंकल स्पैरो तो जैसे पटाखे जला रहे हैं। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी डिटेल्स ही गहरमन स्पैरो के कैरेक्टर को इतना मिस्टीरियस और पावरफुल दिखाती हैं। तो पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके क्लेन उस एरिया की सारी इंफॉर्मेशन और निशानियों में गड़बड़ कर देता है ताकि कोई उन्हें ट्रेस न कर पाए। फिर वो शांति से कहता, इस एरिया से निकलो, और ये कहकर वो खुद भी आराम से चलने लगता है। रास्ते में वो कैप्टन एलान सेसन ब्रोच और डेनिट्ज से एजिक का कॉपर विसल वापस ले लेता है। बाकी लोग जैसे अर्डी और दूसरे चुपचाप उसके पीछे चलने लगते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। खासकर डेनिट्ज की आग वाली पावर्स ने उन पर गहरा असर छोड़ा था। लेकिन असली कहानी तो शुरू होती है जब वो उस जगह से गुजरते हैं जहां क्लेन और बिशप मिलेट की फाइट हुई थी। क्लेवेस और सेसिल जैसे लोग अचानक रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि जमीन पर हर तरफ गहरी दरारें पड़ी हुई हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि गहरमन स्पैरो की लड़ाई डेनिट्स के दिखावे वाले एक्शन से कई गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक थी। ये देख के अंदर एक ही टाइम पर डर और सिक्योरिटी की फीलिंग आती है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब सोचो, जो फाइट देखने में शांत लग रही थी, असल में वो कितनी डिवास्टेटिंग थी। कुछ देर बाद क्लेन टेलीग्राफ ऑफिस के बाहर रुकता है और वो कैप्टन एलांड से एकदम डेडपैन तरीके से पूछा, टेलीग्राम भेजना है। साथ ही वो वॉर्न भी करता है, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश मत करना। एलांड भी समझदारी दिखाते हुए दरवाजे पर 3 बार नॉक करता है। अंदर से एक आदमी की आवाज आती है, कौन है? ये सुनते ही क्लेन का माथा ठनक जाता है क्योंकि उसे याद था कि ड्यूटी पर तो एक लेडी थी। ये आदमी कहाँ से आया? एलान भी कंफ्यूज था, लेकिन उसने पूछा, मुझे एक टेलीग्राम भेजना है। तुम कौन हो? मुझे याद है पहले यहाँ एक लेडी थी। अंदर से आदमी शांति से जवाब देता है, मैं पावो कोट मेलानी का कलीग, वो मेरे बगल में ही है। और जैसे ही वो चुप की आवाज आती है, हाँ मेला बिल्कुल ठीक हूं तुम्हें, अब और कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। पावो कोट वापस आ गया है। क्लेन के मन में आया कि यार तुम्हारे फोकलोर में तो कहा जाता है कि दरवाजा मत खोलो, तो ये पावो कोट अंदर कैसे घुस गया? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एलांड को भी सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आ गई थी। उसने दरवाजे के नीचे से ड्राफ्ट पास करने को कहा और थोड़ी देर में टेलीग्राम का ड्राफ्ट दरवाजे के नीचे से बाहर आता है। एलांड जैसे ही उसे उठाता है, उसे काग से खून की हल्की सी महक आती है। वो तुरंत क्लेन की तरफ देखता है, ये बताने के लिए कि टेलीग्राफ ऑफिस में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन क्लेन की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसने बस एक गहरी नजर से देखा और शांति से कहा, जहाज पर वापस चलो। और ये कहकर वो मुड़कर अंधेरी गली में पतली धुंध में गायब होने लगता है। ये सीन मुझे बहुत पसंद कि ये दिखाता है कि क्लेन खतरे को कितनी जल्दी भांप लेता है और बिना पैनिक किए सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। वापस जाते हुए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। बिशप मिलेट के मारे जाने की वजह से शायद बाकी मॉन्स्टर्स भी शांत हो गए थे। जब वो फाइनली डॉक पर पहुंचते हैं और व्हाइट जहाज को देखते हैं तो सबकी जान में जान आती है। सब लोग जहाज पर चढ़ जाते हैं और क्लेन आखिर तक नीचे गार्ड बनकर खड़ा रहता है। जहाज पर पहुंचकर एलांड अपने क्रू को तैयार रहने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर सिचुएशन और बिगड़ती तो उन्हें रात में ही पोर्ट छोड़ना पड़ता। इसी बीच क्लेन बिशप मिलेट कैरेक्टरिस्टिक एलांड को दे देता है और कहता है कि अगर कोई मैंडेटेड पनिशर जिंदा बचा हो तो उसे ये लौटा देना। ये क्लेन का एक बहुत स्मार्ट मूव था। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म से पंगा नहीं लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद 3 मैंडेटेड पनिशर्स डॉक पर आते हैं और कैप्टन एलांड से मिलते हैं। क्लेन डिविनेशन से कंफर्म करता है कि वो असली हैं। वो एलांड को पूरी कहानी बताते हैं कि बिशप मिलेट ही हेरेटिक्स का लीडर था और उसने ही प्रीस्ट जेस को मारा था। फिर कैथेड्रल में हंगामा हुआ और बिशप भागकर माउंटेन टॉप पर चला गया, जहां मैंडेटेड पनिशर्स के साथ उसकी लड़ाई हुई। वो बताते हैं कि बिशप बुरी तरह घायल होकर भागा था और फिर तुम लोगों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। सब सुनकर ऐसा लगता है कि चलो मामला सुलझ गया। अगली सुबह जब सूरज निकलता है और पूरा पोर्ट रोशनी से भर जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लोग अपने घरों से निकलकर हैस बोल रहे थे, काम पर जा रहे थे। बांसी हार्बर में फिर से जिंदगी लौट आई थी। क्लेन को भी लगता है कि अब सब खत्म हो गया। अब सब एगेट का व्हिसल बजता है और जहाज पोर्ट छोड़ने लगता है। क्लेन भी रिलैक्स होकर केबिन की तरफ बढ़ता है। तभी कैप्टन एलांड उसे ग्रीट करता है और बातों बातों में कहता है, पिछली रात मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे पुराना आज का बांसी हार्बर एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए हों। जैसे ही क्लेन ये नाम सुनता है बिन्सी, वो वहीं जम जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि बैकलैंड के अंडरग्राउंड रेलिक में उस ईविल स्पिरिट ने कहा था कि अगर रोज रिडेम्पशन के फाउंडर्स में से एक फॉर्मर किंग ऑफ एंजल्स मेडिसी और उसके वंशजों को ढूंढना है तो बिन्सी टाउन जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। बिन्सी, ये नाम सुनते ही क्लेन का दिल जैसे बर्फ की तरह जमने लगता है। वो झटके से वापस हार्बर की तरफ देखता, जहां सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन अब उसे वो कसकर बंद टेलीग्राफ ऑफिस का दरवाजा और ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट में चुपचाप उसे घूरते हुए लोग याद आते हैं और उसे समझ आता है खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। असल में वो लोग और वो पूरा शहर एक बहुत बड़े छिपे हुए खतरे का हिस्सा थे, जिसे वो बस छूकर निकल आया था।
तो पिछले चैप्टर के एंड में जो हुआ था उसके बाद क्लेन जाकर सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा है और भाई जैसे जैसे उसे समझ आया है कि हालत खराब हो रही है वो सोच रहा है कि यार अगर मैं थोड़ा सा और लालच करता, थोड़ा गहराई में जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मतलब हो सकता कि मैं सीधा रोज रिडेम्पशन नाम के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फिर एक छुपे हुए रेड एंजल के हत्थे चढ़ जाता। ये नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं थे, ये इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से थे। क्लेन को याद आता है कि कैसे वो कई बार एक चट्टान के किनारे पर नाच रहा था, बस गिरने ही वाला था। वो शुक्र मना रहा है कि उसने अपने इम्पल्स और अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल में रखा। खासकर ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट और उस टेलीग्राफ वाली अजीब सिचुएशन में उसने खुद को रोक लिया था और अब उसे समझ आ रहा है कि वो कितना सही फैसला था। ये सब सोचते सोचते क्लेन की पीठ पर ठंडे पसीने की एक लेयर आ जाती है और उसका सन ब्रोज भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। ये सिचुएशन ट्रू क्रिएटर के आने से भी ज्यादा डरावनी थी क्योंकि ये एक अननोन खतरा था, एक ऐसा बम जो कभी भी फट सकता था। क्लेन ये सोचे बिना रही नहीं पा रहा था कि क्या होता अगर वो टेलीग्राफ ऑफिस का दरवाज तोड़कर अंदर घुस जाता या फिर पीछे से जाकर खिड़की से कमरे में चला जाता। उसके दिमाग में तरह तरह के अजीब और भयानक सीन चल रहे थे और वो खुद ही अपनी सोच से डर रहा था। इसी के साथ उसने फैसला किया कि वो उन पैसेंजर्स के लिए सन होली वाटर बनाएगा जिन्होंने कल रात बेंसी हार्बर में खाना खाया था, ताकि अगर कोई खतरा बचा भी हो तो वो खत्म हो जाए। तभी कैप्टन एलेंड जो उसके साथ खड़ा था नोटिस करता है कि गेरमन स्पैरो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। वो पूछता है क्या हुआ। क्लेन अपने क्लाउन की पावर्स यूज करके अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखता है, कहता है बस कुछ याद आ गया। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था कि उसने कल रात कोई रिस्क नहीं लिया और अब वो बेंसी हार्बर से सेफली निकल चुका है। अब जहां तक बात थी रोज रिडेम्पशन और किंग ऑफ एंजल्स के सीक्रेट्स की, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से जल्दी इसे रिपोर्ट करो। यार अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो क्या वो इन खतरनाक लोगों को अपना नया साल मनाने देगा? अगर वो सच को छुपाता और वेट करता कि वो पहले खुद पावरफुल बन जाए और फिर इन सीक्रेट्स का फायदा उठाए, तो इस बीच अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? अगर कोई बेगुनाह पैसेंजर मारा जाता, इसका बोझ क्लेन के दिल पर आ जाता, ये गिल्ट उसे लूज कंट्रोल करने के और करीब ले जाता। तो ये तो तय था कि रिपोर्ट करना है, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। रिपोर्ट करने का तरीका भी सही और स्मार्ट होना चाहिए था। क्लेन इतना बेवकूफ नहीं था कि वो सीधे जाकर कैप्टन एलेंड को बता दे या फिर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को गुमनाम चिट्ठी लिख दे। ऐसा करने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पहली बात, अथॉरिटीज जरूर गेरमन स्पैरो के बैकग्राउंड की जांच करती और अगर डीप इन्वेस्टिगेशन होती तो उसकी नकली आइडेंटिटी पकड़ी जा सकती थी। और दूसरी बात, ये खबर रोज रिडेम्पशन तभी पहुंच सकती थी और फिर शायद कोई किंग ऑफ एंजल्स उसका पीछा करने लगता। तो क्लेन का प्लान कुछ और ही था और यहीं पर उसकी स्मार्टनेस दिखती है। उसने सोचा कि 2 दिन बाद जब टैरो गैदरिंग होगी तो वो द वर्ल्ड बनकर बेंसी हार्बर की इस अजीब सिचुएशन का जिक्र करेगा। फिर फूल यानी कि वो खुद हल्के से रोज रिडेम्पशन और किंग ऑफ एंजल्स की तरफ इशारा कर देगा। अब द हैंग्ड मैन जो कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का मेंबर है, वो खुद ही समझ आ गया आगे क्या करना है। ये उसके लिए एक अच्छा काम करने का मौका भी बन जाता। ये प्लान परफेक्ट था। इससे सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती, खतरा भी टल जाता और क्लेन की आइडेंटिटी भी सेफ रहती। ये सब सोचकर क्लेन थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी कैप्टन एलेंड उसकी तरफ एक छोटा सा ब्लैक कलर का लकड़ी का बॉक्स फेंकता है। क्लेन उसे पकड़ लेता है और अपनी आंखों से पूछता है कि ये क्या। एलेंड हंसते हुए कहता है ये एक मरलोक का ब्लेडर है, इससे आइटम्स बना सकते हो, समुद्र में बहुत यूजफुल होता है। क्लेन सोचता है एक मरलोक का बेयोंडर इंग्रेडिएंट, इसकी कीमत 150 पाउंड से भी ज्यादा होगी। कैप्टन तो सच में बहुत जेनरस है। एक पल के लिए तो क्लेन भूल ही गया था कि गेरमन स्पैरो के कैरेक्टर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन शुक्र है कि उसे एक्टिंग का काफी एक्सपीरियंस था। उसने तुरंत अपना चेहरा सख्त बनाया और कहा मैंने तुम्हें इनाम के लिए नहीं बचाया था। इस पर एलेंड हंसता है और कहता है मैं ये तुम्हें बचाने के बदले में नहीं दे रहा हूं। क्या हम अब दोस्त नहीं हैं? और क्या एक दोस्त की मदद करना नॉर्मल नहीं है जब उसके पास ऐसी चीजें न हो? ये सुनकर क्लेन चुप हो जाता है क्योंकि कैप्टन की बात में दम था। इसका कोई जवाब नहीं था। वो कुछ सेकंड्स तक चुपचाप उस बॉक्स को पकड़े रहता है और फिर सिर हिलाकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद एलेंड कहता है कि उसे नींद आ रही है और वो सोने जा रहा है और दोपहर में मिलेगा। क्लेन उसे वेव करता है और अपने साथ डेनिट्स को लेकर रूम नंबर 312 की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि डोना और डेंटन, वो दोनों बच्चे सुबह सुबह दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। डोना क्यूरियोसिटी से पूछती है आप कल स्पे हाथ में वो क्या है? क्लेन कुछ कहता नहीं और सीधा उस छोटे से ब्लैक बॉक्स का ढक्कन खोल देता है। उसके अंदर ब्लैक वेलवेट बिछा हुआ था और बीच में एक गोल जेम जैसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा था जिसमें से नीले पानी जैसी चमक निकल रही थी। डेंटन उसे पहचान कहता है ये तो उस दिन वाले मरलोक का ब्लैडर है। तभी क्लेन के इशारे पर डेनिट्स दरवाजा खोलता है। डोना अंदर आते हुए अपने हाथ पीछे से आगे करती है। उसके हाथ में नोटों की एक मोटी गड्डी थी जिसमें 10 और 5 पाउंड के नोट्स थे। वो प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है मेरे पापा, मम्मी और बाकी सबने आपको देने के लिए टोटल 150 पाउंड्स हैं। उन्होंने कहा कि ये आपकी मदद के लिए काफी तो नहीं है, लेकिन इससे आपका जो सामान यूज हो वो वापस आ जाएगा। वो चीजें महंगी होती है ना,
क्लेन सोचता है और फिर वो पैसे ले लेता है ताकि उन नॉर्मल लोगों को अजीब न लगे। जैसे ही बच्चे देखते हैं कि अंकल स्पैरो ने पैसे और बॉक्स अपनी जेब में रख लिए हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं कि उनका काम पूरा हो गया और फिर वो अपने असली मकसद पर आते हैं जिसके लिए वो वहां आए थे। डोना डरे हुए और एक्साइटेड होकर पूछती है, अंकल स्पैरो कल रात वो कौन से मॉन्स्टर्स थे? क्या भूतों की कहानियां सच्ची होती हैं? क्या आपके पास आग में से कूदने और रोशनी लाने की ताकत जन्म से है? ये मैजिक है या विचक्राफ्ट? बस बस बस, कितने सवाल में सोचता है। वो अपना सन ब्रोच उतार कर टेबल पर फेंकता है और कैजुअली जवाब देता है, इन्हें बियॉन्डर पावर्स कहते हैं, जो कुछ खास रिचुअल्स और पोशन से मिलती हैं। बहुत सारी भूत की कहानियों कोई न कोई आधार होता है और कल रात के मॉन्स्टर्स एक बुरे रिचुअल से बनाए गए थे। बाकी के सवाल इससे पूछो। क्लेन साइड में डेनिट्स की तरफ इशारा कर देता है। ये सुनकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं, कितना मैजिकल है। फिर डोना की आंखों में एक चमक आती है और वो कहती है, अंकल स्पैरो, आप तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एम्परर रोजिल ने सुपरमैन के बारे में बताया था। क्या हम भी रिचुअल्स और पोशन से आप जैसे बन सकते हैं? डेंटन भी जोर से सिर हिलाता है। दोनों की आंखों में एक जबरदस्त उम्मीद थी और ठीक उसी पल डोना नोटिस करती कि गेरमन स्पैरो की आंखें उदास हो गईं। इसके बाद वो देखती है कि उस मैजिकल अंकल के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है। क्लेन धीमी आवाज में कहता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम्हें जलना चाहिए, जिसकी उम्मीद करनी चाहिए। जिस पल तुम इस रास्ते को चुनोगे, तुम्हारे साथ हमेशा खतरा और पागलपन रहेगा। तुम उन्हें 100 बार हरा सकते हो, 1000 बार हरा सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक बार हारे तो तुम्हारा अंत भी उस फॉलन बिशप जैसा होगा। ये बोलते हुए वो अपनी छड़ी पर झुकता है, अपना सूट उतारता और अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करता है। उसका एक हाथ बिल्कुल सूखा और झुर्रियों वाला था, जैसे किसी 100 साल के बूढ़े आदमी का हो। दूसरा हाथ ट्रांसपेरेंट और कलरलेस था, जिसके अंदर की नस्ल सब कुछ साफ साफ दिख रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे पर हल्के सफेद रंग के मांस के दाने उगने लगते हैं, जिसे देखकर डोना और डेंटन डर के मारे पीछे हटते हैं और दरवाजे से टकरा जाते हैं। चेहरे पर मांस के दाने उगाते हुए क्लेन अपनी स्माइल बनाए रखता है। यही है पागलपन नहीं। डोना और डेंटन का दिमाग लगभग सुन्न हो गया था। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर भागे। कुछ कदम चलने के बाद वो जमीन पर गिर पड़े, अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। डेंटन धीरे धीरे रोते हुए कह रहा था, कितना डरावना था। तभी उन्हें रूम नंबर 312 का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। डोना धीरे धीरे शांत होती है। वो गेरमन स्पैरो के उस भयानक रूप के बारे में दोबारा सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन किसी वजह से उसे उसकी आंखें और उसके शब्द याद आ रहे थे। यही है पागलपन। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है और उसके गालों पर आंसू बहने लगते हैं। डेंटन अपनी बहन को ऐसे देखकर अपना डर भूल जाता है और पूछता है, डोना डोना तुम क्या हुआ? डोना सिसकते कहती है, मुझे नहीं पती है, मुझे बस अचानक बहुत बहुत दुख रहा है। उधर रूम दर क्लेन वापस नॉर्मल हो चुका था। ये देखकर डेनिट्स कहता है, सच में बच्चों को इस तरह डराने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें बुरे सपने आएंगे, तुम बस उन्हें बता सकते थे कि पोषण लेना खतरनाक है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, खून और मिट्टी से सनी लकड़ी की छड़ी उड़ती हुई उसकी तरफ आती है और साथ में एक बिना मोशन वाली आवाज सुनाई देती है, इसे साफ करो। डेनिट उस छड़ी को पकड़ता है और उसके चेहरे की स्माइल जम जाती है। तो भाई चैप्टर 514 की शुरुआत होती है टैरो क्लब की रेगुलर मीटिंग से। सीन वही अपना पुराना और मिस्टीरियस है। एंडलेस ग्रे फॉग के ऊपर वो मैजेस्टिक पैलेस और उसके सेंटर में हमारी लॉन्ग मोटर टेबल। जैसे ही वैम्पायर भाई एमलिन व्हाइट यहाँ पहुंचते हैं, उनकी नजर पड़ती है मिस जस्टिस पर। ऑड्रे हमेशा की तरह चेयरफुल मूड में थी और वो टेबल के हेड पर बैठे मिस्टर फूल को ग्रीट करती है, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। और ये सिर्फ मिस्टर फूल के लिए नहीं था। ऑड्रे एक एक करके सबको ग्रीट करती है, फूल से शुरू करके द वर्ड पर खत्म। अब इसमें एक मजेदार बात है, ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं था, ये टैरो कार्ड्स के सीक्वेंस के हिसाब से था। द फूल जो हर पॉसिबिलिटी की शुरुआत है और द वर्ल्ड जो परफेक्शन और एंड को रिप्रेजेंट करता है। ये मिस ऑड्रे का एक छोटा सा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, जो दिखाता है कि वो मिस्टिसिज्म की कितनी बड़ी फैन है। ये देखकर एमलिन मन ही मन सोचता है कि यार ये सच में एक बड़े घर की बेफिक्र लड़की है, लेकिन वो पोलाइटली सबको रिस्पॉन्ड भी करता है। इसी बीच उसकी नजर दसन यानी डेरिक पर पड़ती है। डेरिक को देख उसे अपने पिछले कुछ दिन याद आ जाते हैं, जब वो सेंगुइन की हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी कर रहा था। वो सोचता है कि यार प्रोफेशनल रिसर्चर्स और शौकिया लोगों में सच में फर्क होता है, लेकिन अब से मैं भी एक प्रोफेशनल रिसर्चर बन जाऊंगा। वो ये भी सोचता है कि सिटी ऑफ सिल्वर के बारे में बैरन वेमेंडी से सीधे सीधे नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो सेंगुइन का सीक्रेट मसीहा है और उसे बहुत केयरफुल रहना होगा। उसका रूटीन भी सेट हो गया था, आधा दिन क्लास, आधा दिन चर्च और रात में अपनी डॉल्स के साथ टाइम स्पेंड करना। मतलब लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक झटका सा लगता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं हर रोज हार्वेस्ट चर्च जाता ही क्यों हूं? फिर वो खुद को ही समझाता है कि हाँ, एक नोबल सेंगुइन होने के नाते जो काम शुरू किया है उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी आजकल पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं,
फेमस होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। जैसे ही मिस जस्टिस सबकी ग्रीटिंग्स पूरी करती है, एमलिन टेबल पर हाथ होकर उसकी तरफ देखता है, कहता है जो चीजें तुम्हें चाहिए थी। लेकिन ऑड्रे उसे बीच में ही रोक देती है और स्माइल के साथ कहती है, ये बातें हम ट्रांजैक्शन पीरियड में करेंगे। और फिर वो एक्साइटमेंट के साथ आगे बोलती है, ये मिस्टर फूल का रीडिंग टाइम है। उसके मन में चल रहा था कि वैम्पायर के टोन से लग रहा है कि उसे ट्री ऑफ एल्डर्स का फ्रूट और मिरर ड्रैगन का ब्लड मिल गया है। ऑड्रे, तुम बहुत जल्द एक साइकियाट्रिस्ट बनने वाली हो, एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर। ये सोचकर उसका मूड और भी अच्छा हो जाता है। वो मिस्टर फूल की तरफ देखकर कहती है, ऑरेबल मिस्टर फूल, मुझे रोजेल डायरी के 3 और पेजेस मिले हैं। मिस जस्टिस को देखकर मैजिशियन यानी कि फॉर्स भी कहती है, मिस्टर फुल, मेरे पास भी रोजेल डायरी के 3 नए पेजेस हैं। वो भी इस टैरो गैदरिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसका अप्रेंटिस पोर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो गया था। इसके बाद बारी आती है। डेरिक तुरंत कहता है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मैंने कुछ एंशिएंट गॉड्स के लेजेंड्स कॉपी किए हैं। फिर वो द हैंग्ड मैन की तरह देखकर कहता है, और मैंने आसपास के मॉन्स्टर्स की लिस्ट भी बना ली है। ये सुनकर क्लाइन, जो द फूल बना बैठा था, ये सच में एक अच्छा बच्चा है जिसे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ हैंगमैन यानी एल्गर सोचता है कि इस लड़के ने अब इंप्रूव नहीं किया। ऐसे सीधे सीधे सब बता देने से मेरे लिए सिटी ऑफ सिल्वर से रिसोर्स निकलवाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, रोजेल की डायरी और एंशिएंट गॉड्स के लेजेंड्स क्लाइन के हाथ में आ जाते हैं। वो जल्दी से डायरी के पेजेस को देखता है और पाता है कि 6 में से 2 पेज तो रिपीट जो पहले भी मिल चुके थे। क्लाइन मन में सोचता है, ये तो होना ही था, जब तक मैं इन्हें सिंप्लीफाइड चाइनीज ही सिखा देता। बाकी के 4 पेजेस में भी कुछ खास जानकारी नहीं थी। ज्यादातर उस टाइम के थे जब वो अपने आइडल्स खो चुका था और बस पैसे के पीछे पागल था। डायरी में बस यही लिखा था, आज मैंने क्या इन्वेंट किया, कल मैं क्या इन्वेंट करूंगा, इसे बेचकर कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ये पढ़कर क्लाइन को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया कि वो ये डायरी रोजेल के मुंह पर दे मारे। इसी बीच ऑड्रे नोटिस करती है कि ब्लैक एम्पर कार्ड मिस्टर फूल के हाथ के पास वापस आ गया है और उल्टा रखा हुआ है। वो सोचने लगती है, तो क्या ये कार्ड सच में उनके किसी ब्लेस्ड को दिया गया था किसी मिशन के लिए, या फिर क्या ये एक नया कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी हो सकता है। डायरी पढ़ने के बाद क्लाइंट अपना ध्यान लिटिल सन के दिए हुए लेजेंड्स पर लगाता है और भाई साहब, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम दिमाग हिला देने वाली थी। उसमें लिखा था कि सेकंड एपोक के 8 एंशिएंट गॉड्स 3 ग्रुप्स में बंटे हुए थे। पहला ग्रुप था जायंट एल्फ किंग और वैम्पायर एंसेस्टर लिलिथ का, जो आपस में एलाइज थे। ये लोग लड़ रहे थे ग्रुप से जिसमें ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, फीनिक्स एंसेस्टर और म्यूटेंट किंग थे। और एक तीसरा ग्रुप भी था जिसमें डेविल मोनार्क और एन एवियन डेमोनिक वुल्फ थे, जिनका मकसद था हर चीज को करप्ट और बर्बाद कर देना। सिटी ऑफ सिल्वर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये 8 के 8 गॉड्स बहुत वायलेंट, क्रूअल और डरावने थे। यहाँ तक कि वैम्पायर एंसेस्टर लिलिथ, जो ऊपर से देखने में सबसे नॉर्मल और एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्यूटी कही जाती थी, उसका भी एक बहुत घिनौना और खतरनाक साइड था। जैसे कि वो खुद को एक फ्लेश के पहाड़ में बदल सकती थी जिसके ऊपर हर तरह के रिप्रोडक्टिवन्स उगे होते थे, और वो लगातार अजीब अजीब क्रीचर्स को जन्म देती रहती थी। जो भी पावरफुल इंसान उसके पास जाता वो मेटिंग और रिप्रोडक्शन की इच्छा से पागल हो जाता था। और जो भी इस सीन को देख लेता, दूसरे एंशिएंट गॉड्स को छोड़कर, वो या तो अपना दिमागी संतुलन खो देता या वहीं पर म्यूटेट हो जाता। ये पढ़कर क्लाइन भी शॉक में था। वो सोचने लगा कि कहीं ये लिलिथ को बदनाम करने की साजिश तो नहीं, क्योंकि सैंगुइन लोग तो अपनी एंसेस्टर को ऐसा नहीं मानते। क्या इन दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है, या फिर वक्त के साथ लिलिथ बदल गई? ये लेजेंड्स ये भी बताते थे कि लिलिथ क्रिम्सन मून को कंट्रोल करती थी, और अगर वो चाहे तो साल के 365 डेज ब्लड मून को अपीयर करवा सकती थी, जिससे पूरी दुनिया में नेगेटिव एनर्जी फैल जाती और अनगिनत मॉन्स्टर्स और एविल स्पिरिट्स आजाद हो जाते। ये थी एक असली देवता की पावर। ये सब पढ़ने के बाद क्लाइन मन ही मन सोचता है कि एंशिएंट गॉड्स और आज के ट्रू गॉड्स में आखिर क्या फर्क है, ये सब एविल गॉड्स जैसे क्यों लगते हैं। खैर, ये सब सोचने के बाद वो पेपर्स को गायब कर देता है और अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर कहता है, तुम लोग शुरू कर सकते हो। अब शुरू होता है असली बिजनेस यानी ट्रांजैक्शन टाइम। ऑड्रे तुरंत एमलिन की तरह देखकर पूछती है, मिस्टर मून, क्या ट्री ऑफ एल्डर्स के फ्रूट और मिरर ड्रैगन के ब्लड की कोई खबर है? एमलिन सिर हिलाकर अटल 750 पाउंड्स और फिर अपना कमीशन जोड़ते हुए बोलता है, और मेरा पेमेंट 100 पाउंड्स। ऑड्रे को प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो खुशी खुशी कहती है, डील। मुझे उम्मीद है कि ये डील आज या कल में पूरी हो जाएगी। 100 पाउंड्स कमाने की खुशी में एमलिन भी तुरंत मान जाता है। ऑड्रे मन ही मन अपनी जीत सेलिब्रेट करती है। तभी एल्गर यानी द हैंग्ड मैन वैम्पायर की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी उस सैंगुइन बैरन का इनहेरिटेंस चाहिए? 4500 पाउंड्स ये बेस्ट प्राइस है जो मैं तुम्हारे लिए ला सका। जबकि सच तो ये था कि वो पायरेट सिर्फ 3200 पाउंड्स में ही मान गया था। हैंग्ड मैन अपना कट रख रहा था। ये सुनते ही एमलिन का चेहरा उतर जाता है। वो मन में सोचता है कि अगर ये सिर्फ 1000 पाउंड्स का होता तो मैं पक्का ले लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डॉल के शौक की वजह से उसने कभी पैसे सेव ही नहीं किए थे।
उसके पास भी 500 पाउंड्स भी नहीं थे। वो बड़ी मुश्किल से कहता है, मैं इस बारे में फिर से सोचूंगा। उसे अचानक लगता है कि अब उसे जल्दी से पैसे बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ये देखकर क्लाइन को मन ही मन बड़ी हंसी आती है। ये एमलिन तो गरीबी की आवाज निकाल रहा है। क्लाइन को पता था कि इस बंदे ने अपनी डॉल्स पर 7,000 पाउंड से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। खैर, हैंग्ड मैन ज्यादा जोर नहीं देता और फिर ऑड्रे की तरफ मुड़ता है। माई फेयर लेडी, आर्टिसन ने काम पूरा कर दिया है और एक बहुत ही मिस्टिकल आइटम बनाया है। वो बताता है कि ये आइटम तुम्हें अपना अपीयरेंस बदलने की पावर देता है, साथ में 3 बियॉन्डर पावर्स भी देता है, फ्लेम कंट्रोलिंग मेंज ट्रांसफर और डेंजर इंट्यूशन। ये एक सिल्वर मास्क है लेकिन अपनी अपीयरेंस बदल सकता है और इसकी कीमत 5,500 पाउंड्स। फिर वो द वर्ल्ड की तरफ देखकर कहता है, तुमने जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक दी थी उसके तुम्हें 4,500 पाउंड्स मिलेंगे। ये सुनकर क्लाइन जो द वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था मन में हिसाब लगाता है, वाह, उम्मीद से कहीं ज्यादा। इसमें से 15% कमीशन यानी 675 पाउंड्स मिस्टर हैंगमैन के होंगे। वो तुरंत द वर्ल्ड से सिर हिलवाता है। उधर ऑड्रे सोचती है कि आइटम का जो साइड इफेक्ट है यानी इमोशंस का बढ़ जाना, वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइकियाट्रिस्ट बनने के बाद वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएगी। वो कहती है, आइटम मिलने के 2 दिन अंदर में पेमेंट कर दूंगी। ये सुनकर एमलिन और फोनो शॉक हो जाते हैं। भाई, कितने अमीर लोग हैं यहाँ। क्लाइन मन ही मन एक राहत की सांस लेता है। इसका मतलब था कि उसके पास जल्द 3,000 पाउंड से ज्यादा आने वाले थे। वो मन ही मन कहता है, थैंक यू मिस जस्टिस, और इसी के साथ ये मीटिंग का ट्रांजैक्शन फेज आगे बढ़ता है। तो भाई, टैरो क्लब की मीटिंग फिर से शुरू हो चुकी है और माहौल एकदम सीरियस है क्योंकि आज होने वाली हैं बड़ी बड़ी डील्स। और सीन शुरू होता है एक ऐसी डील से जो हम सबको थोड़ा जला देगी। मिस जस्टिस ने मिस्टिकल आइटम के लिए 5,500 पाउंड्स ऑफर किए और एल्गर आगे से कुछ बोल ही नहीं पाया। फ्रेंकली स्पीकिंग, एल्गर को पता था कि आइटम इतने का ही है, बट उसको बुरा लग रहा था। मतलब, मैं इतनी मेहनत करके पैसे जोड़ता हूँ और इसके लिए ये बस पॉकेट मनी है। ये फीलिंग बहुत रिलेटेबल है दोस्तों, जब कोई अमीर दोस्त आपके सामने ऐसे ही पैसे उड़ा देता है। अब आते हैं हिसाब किताब पर जो एल्गर अपने मन में कर रहा था। द वर्ल्ड से को 675 पाउंड्स मिले और आर्टिसन फीस थी 600 पाउंड्स, तो आखिर में उसे नेट प्रॉफिट हुआ 400 पाउंड्स का। इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसने टोटल 1,075 पाउंड्स कमाए। लेकिन वो द वर्ल्ड से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि द वर्ल्ड कोई सिंपल फिगर नहीं है। उसके पास बहुत सीक्रेट्स और पावरफुल आइटम्स हैं। कुछ 100 पाउंड्स के लिए उससे पंगा लेना बेवकूफी होती। और जहां एल्गर ये सब सोच रहा था, वहीं द फूल यानी अपना क्लेन मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास आने वाले थे 3,125 पाउंड्स। ये होता है असली बिजनेस प्लेटफॉर्म बनकर दोनों तरफ से कमाना। तभी मीटिंग में माहौल बदलता है और लिटिल सन यानी डेरिक मिस मैजिशियन से कहता है कि आपका स्पिरिट ईटर का स्टमक पाउच रेडी है। ये सुनकर फॉर्स ने चैन की सांस ली और कहा कि मैं 300 पाउंड्स कैश मिस्टर हैंगमैन को दे दूंगी। ये सुनकर एल्गर का मूड भी थोड़ा ठीक हुआ। पैसा आता है तो किसको अच्छा नहीं लगता। उसने तुरंत द फूल से परमिशन लेकर सोलर हाई प्रिस्ट का फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया। ये था सीक्वेंस 7 का फॉर्मूला सोलर हाई प्रिस्ट। मेन इंग्रेडिएंट्स थे डॉन रूस्टर का रेड कॉम्ब और रेडियंस स्पिरिट पैक्ट ट्री का फ्रूट। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स भी काफी अजीब थे जैसे सन एसेंशियल ऑयल और सॉलिडिफाइड लावा। अब क्योंकि ये फॉर्मूला क्लेन की मदद से ही बना था तो इसकी सारी डिटेल्स के दिमाग में भी छप गई थी। वो जब चाहे ड्रीम डिवाइनेशन से इसे रिकॉल कर सकता था। और इसी मोमेंट पर क्लेन को फिर से रियलाइज हुआ कि भाई, एक प्लेटफॉर्म बनना ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास से होकर गुजरती है। डेरिक ने बड़ी उम्मीद से वो फॉर्मूला लिया और फिर उसने सिटी ऑफ सिल्वर के पास मिलने वाले मॉन्स्टर्स की एक लिस्ट हैंग्ड मैन को दी ताकि वो बाकी के पैसों के बदले में बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स चुन सके। एल्गर ने बड़े ध्यान से लिस्ट चेक की और 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स चुने जिन्हें वो जानता था कि आसानी से बेच देगा। उसने मन में कैलकुलेट की इंग्रेडिएंट्स को बेचकर उसे करीब 1,000 पाउंड्स मिल जाएंगे। मिस मैजिशियन से मिलने वाले 300 पाउंड्स और पहले के 1,070 पाउंड्स मिलाकर फाइनली उसके पास ड्रैगन आइड सी कॉन्डोर की आंखों के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा गोल था और वो अब उसके बहुत करीब था। ये सब सोचकर वो थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने फॉर्स से कहा कि आप ड्रैगन आइड सी कॉन्डोर आई बॉल्स की ट्रांजैक्शन की तैयारी कर सकती हैं। यहाँ एक शॉकिंग बात यह है कि इस पॉइंट पर हैंगमैन के पास खुद के 20 पाउंड्स थे। उसने आर्टिसन की फीस भी उधार लेकर दी थी। लेकिन इस डील के बाद उसके पास 2,375 पाउंड्स कैश होंगे जो कि मेन इंग्रेडिएंट के लिए काफी थे। अब बारी थी क्लेन की। उसने द वर्ल्ड के जरिए कुछ चीजों की डिमांड रखी, एंशिएंट रेट्स की बची हुई स्पिरिचुअलिटी और एक 6 विंग्ड गारगोयल की आंखें। मीटिंग के इस हिस्से को देखकर क्लेन ने एक ओवरव्यू लिया। मिस जस्टिस और मिस मैजिशियन के इंग्रेडिएंट्स लगभग पूरे हो गए थे। लिटिल सन के पास अब फॉर्मूला था और वो सीक्वेंस 7 की तरफ बढ़ सकता था जिससे क्लेन को भी फायदा होता। मिस्टर हैंगमैन भी सीक्वेंस 6 के बहुत करीब पहुंच गए थे। पूरी टैरो क्लब में बस एमलिन ही था
जो अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया था और वो वहीं का वहीं अटका हुआ था। ये देखकर क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग फ्री एक्सचेंज शुरू कर सकते हैं। ऑड्रे कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि इस हफ्ते शेयर करने के लिए कोई खास न्यूज़ नहीं थी। फोर्स ने इतना कहा कि बैकलैंड में अभी भी माहौल बहुत टाइट है, तो कोई रिस्क मत लेना। ये सुनकर एमलिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक वैम्पायर होने के नाते उसकी लाइफ तो एकदम नॉर्मल चल रही थी। लेकिन फिर हैंग्ड मैन ने सन को एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दी। उसने कहा कि सिटी ऑफ सिल्वर में सैक्रिफिशियल रिचुअल करने से पहले ये कंफर्म कर लेना कि तुम्हारा चीफ शहर में न हो या किसी और काम में बिजी हो। डेरिक ये सुनकर हैरान हो गया और पूछा, क्या आपको लगता है कि चीफ ने फेट के रिपीट होने वाले साइकिल को नोटिस कर लिया होगा? हैंग्ड मैन ने सीरियस होकर कहा, इस पॉसिबिलिटी को मना नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा हिंट था दोस्तों कि सिटी ऑफ सिल्वर का चीफ कोई मामूली इंसान नहीं है। वो शायद इतना पावरफुल है कि वो फेट के लूप को भी महसूस कर सकता है। और जब सब नॉर्मल बातें कर रहे थे, तभी द वर्ल्ड ने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा जिसने पूरी मीटिंग का रुख बदल दिया। उसने कहा, मैंने समुद्र में हुई एक घटना के बारे में सुना है। उसने लेडीज से पूछा कि क्या वो उसके लिए एक रेडियो ट्रांसीवर खरीद सकती हैं, और फिर उसने असल बात बताई। ये मामला चर्च ऑफ स्टॉर्म से जुड़ा है। ये सुनते ही हैंग्डमैन के कान खड़े हो गए। द वर्ल्ड ने भारी आवाज में बताया, बंसी हार्बर में एक पुराना कस्टम फिर से जिंदा हो गया है। कुछ लोग हेरेटिक बन गए और यहाँ तक कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एक बिशप भी करप्ट हो गया। मैंने सुना है कि मामला सुलझ गया है, लेकिन काफी लोग मारे गए। एल्गर ने सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसने समझाया कि वहां गॉड ऑफ वेदर नाम के एक ईविल स्पिरिट को जिंदा बलि चढ़ाने का रिवाज है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। मीटिंग के एंड में बैठे द फूल हंसने लगे। ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, इसमें एक गहरा राज छुपा था। सबकी नजरें उन पर टिक गईं और फिर उन्होंने कहा, यह मुझे किंग ऑफ एंजल्स की याद दिलाता है। किंग ऑफ एंजल्स, ये शब्द सुनते ही सबके होश उड़ गए। ऑड्रे की आंखें बड़ी हो गईं। फोर्स को लगा कि वो किन्हेस ओहू मामलों में फंस गई है, और एमलिन को लगा कि हाँ, हम दुनिया को बचाने वाले मसीहा जो एंजल्स और डीमंस से लड़ेंगे। ऑड्रे ने हिम्मत करके पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, कौन सा किंग ऑफ एंजल्स? क्लेन ने आराम से पीछे झुकते हुए कहा, मिडसी जिसने रोज रिडेम्पशन बनाया था, उसके वंशज बिंसी में रहते हैं। ये एक और बड़ा शौक था। रोज रिडेम्पशन का नाम ट्रू क्रिटर से जुड़ा था। ऑड्रे ने कंफ्यूज में पूछा, बिंसी? एल्गर ने धीमी और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, वो बंसी का पुराना नाम है। और तभी एल्गर के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया, पिछले हफ्ते ही तो मिस जस्टिस ने किंग्स ऑफ एंजल्स के बारे में पूछा था और मिस्टर फूल ने कहा था कि फ्यूचर में हम उनसे जरूर मिलेंगे, और सिर्फ एक हफ्ते बाद ये हो गया। इसका मतलब था कि मिस्टर फूल ने ये सब पहले ही देख लिया था। ये ख्याल आते ही एल्गर की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें नीचे झुका लीं। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 516 में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर पूरी तरह से दिमागी खेल पर बेस्ड है, खासकर हमारे मिस्टर हैंगमैन यानी एल्गर के लिए। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले चैप्टर में मिस्टर फूल ने बेंसी हार्बर के बारे में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ड्रॉप किया था। एल्गर अभी भी उस शौक में है। उसके दिमाग में हजार सवाल चल रहे हैं। वो सोच रहा है कि अगर मिस्टर फूल को ये सब पहले से पता था, तो उन्होंने ये क्यों बताया कि बेंसी हार्बर का मामला रोज रिडेम्पशन और किंग ऑफ एंजल्स मेडिची से जुड़ा है? क्या उन्होंने जानबूझकर हमें बताया? क्या वो चाहते हैं कि हम ये बात फैलाएं? लेकिन टारगेट कौन है? मेडिची। नेल्गर थोड़ा और गहराई में सोचता है। उसे लगता है कि असली टारगेट पक्का ट्रू क्रिएटर है, क्योंकि मिस्टर फूल ने पहले भी कई बार ट्रू क्रिएटर के प्लान्स पर पानी फेरा है, तो इस बार भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए। ये रोज रिडेम्पशन नाम ट्रू क्रिएटर के एक पुराने टेम्पल में मिला था और इसे किंग ऑफ एंजल्स मेडिची और यूरोबोरोस ने बनाया था। साफ है कि इनका ट्रू क्रिएटर के साथ गहरा कनेक्शन है। फिर एल्गर को एक और जरूरी बात स्ट्राइक करती है। बेंसी हार्बर में सिर्फ चर्च ऑफ स्टॉर्म्स की प्रेजेंस है और एल्गर खुद चर्च ऑफ स्टॉर्म्स से है। तो क्या मिस्टर फूल असल में मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली मुझे इशारा दे रहे हैं कि कुछ करो? एल्गर को धीरे धीरे कुछ समझ आने लगता है। ये बंदा सच में बहुत स्मार्ट यार, हमेशा ओवरथिंक करता है, लेकिन सही डायरेक्शन में। लेकिन फिर उसे एक और प्रॉब्लम का एहसास होता है और यहाँ से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब द वर्ल्ड ने कहा था कि बैकलून में कुछ बड़ा होने वाला है, तो मिस्टर फूल ने तुरंत उसे कंफर्म किया था और बाद में वो बात प्राइमोर्डियल डेमनेस और ट्रू क्रिटिक डिसेंट से जुड़ी निकली थी। और इस बार बेंसी हार्बर की गड़बड़ पर भी मिस्टर फूल ने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने पुराने बिंसी का सीक्रेट खोल दिया और रोज रिडेम्पशन और किंग ऑफ एंजल्स का नाम सबके सामने ला दिया। क्या ये सब कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं लग रहा? अब सोचो एल्गर कैसे डॉट्स कनेक्ट कर रहा है। हाँ, द वर्ल्ड ने जो न्यूज़ पहले दी थी वो बैकलूंड से थी और ये पहली बार है जब मामला समुद्र यानी सी से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर फूल ने पिछले ही बताया था कि ग्रेट स्मॉग की वजह से उनके कोच को मजबूरी में बैकलूंड छोड़ना पड़ा है। ये सब एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या द वर्ल्ड ही असल में मिस्टर फूल का पुरसेज है?
नहीं, शायद वो टैरो क्लब में उनके सभी पोर्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव है। उसका काम वो चीजें करना है जो मिस्टर फूल खुद आसानी से नहीं कर सकते, और इस गैदरिंग के जरिए वो अपनी तरक्की के लिए नॉलेज और सामान भी ट्रेड करता है। ये एक तरह से मिस्टर फूल का उसे तैयार करने का तरीका है। ध्यान से सोचने पर एल्गर को ये थ्योरी बिल्कुल सही लग रही थी। कम से कम द वर्ड ने कभी भी रोसेल की डायरी कलेक्ट नहीं की मिस्टर फूल से नॉलेज या इंटेलिजेंस के बदले में, क्योंकि एक उसेट होने के नाते ये उसकी ड्यूटी है। तो शायद उसने वो डायरीज प्राइवेट में सबमिट कर दी होंगी। इस नतीजे से ये भी समझ आता है कि द वर्ल्ड कभी कभी जानबूझकर जो सवाल पूछता है या कंट्राडिक्शन दिखाता है, वो सिर्फ अपनी ऊश वाली आइडेंटिटी छुपाने के लिए है। ये उसके एक्सपीरियंस और चालाक कैरेक्टर के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ पर कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट है जो सिर्फ हमें पता है, क्लेन को पता है, लेकिन एल्गर को नहीं। क्लेन यानी मिस्टर फूल ये सब नोटिस कर रहे हैं और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया है। उन्होंने जानबूझकर द वर्ल्ड को शेरलॉक मोरियार्टी के रूप में सेट किया था, ताकि लोगों को लगे कि वो एक पोअच है। मिस्टर हैंगमैन यानी एल्गर अपनी सारी चालाकी लाकर ज्यादा से ज्यादा यहीं तक पहुंच पाया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि द वर्ल्ड असल में एक डमी है, एक फेक अकाउंट है जिसे क्लेन खुद कंट्रोल कर रहा है। ये क्लेन का एक मास्टर स्ट्रोक यार, उसने एल्गर जैसे स्मार्ट बंदे को भी घुमा दिया। एल्गर के दिमाग में ख्यालों की बाढ़ आ गई थी। उसे ये भी समझ आ गया कि मिस्टर फुल टैरो गैदरिंग सिर्फ सील खोलने के नहीं कर रहे, वो हम मेंबर्स को कुछ इवेंट्स में इंटरफेयर करने के लिए भी इस्तेमालना चाहते हैं। ये मेंबर्स की लिस्ट देखकर साफ पता चलता है, एक हाई नोबल यानी ऑड्रे, चर्च का एक बिशप लेवल का बियॉन यानी एल्गर खुद, फोर्सिकल लैंड ऑफ गॉड का एक सर्वाइवर यानी डेरिक, अब्राहम फैमिली की एक स्टूडेंट यानी फोर्स, और एक एडल्ट वैम्पायर यानी एमलिन। हम में से हर कोई एक ग्रुप या किसी खास रिसोर्स चैनल को रिप्रेजेंट करता है। इन सब अंदाजों से एल्गर डरा नहीं, बल्कि वो एक्साइटेड हो गया। उसके लिए मिस्टर फूल का मकसद न पता होना सबसे डरावनी बात थी। लेकिन अब जब उसे थोड़ा आइडिया लग गया है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो वो रिस्क से बच सकता है और खुद को इम्प्रूव भी कर सकता है। एल्गर सोचता है, जब तक द फूल हमें काम करने के लिए यूज करना चाहते हैं, वो पक्का हमें कुछ बेनिफिट्स भी देंगे। यही तो मैं चाहता था, वरना मुझे नहीं पता कि मैं कब डेमीगॉड बनने की उम्मीद कर पाऊंगा। फिर वो मन ही मन द वर्ल्ड को ताना मारता है, हे वर्ल्ड, तुमने पक्का उम्मीद नहीं की होगी कि मैं तुम्हारे भेष को पहचान लूंगा। एल्गर का डर खत्म हो गया और वो सोचने लगा कि बेंसी हार्बर की इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। वो सीधे जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उस पर शक हो जाता। उसे सब्र से सही मौके का इंतजार करना होगा, ताकि ऊपर वाले उसकी तारीफ करे और उसे रिवॉर्ड दें, बिना उस पर निगरानी बिठाए। बंदा बहुत कैलकुलेटिव है। ऑड्रे देख सकती थी कि मिस्टर हैंगमैन किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने कम टाइम में इतने सारे अंदाजे लगा लेंगे। और मिस्टर फूल की बातों से वो ये जानकर खुश थी कि रोज रिडेम्पशन किंग्स ऑफ एंजल्स का बनाया हुआ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो ट्रू क्रिएटर से भी जुड़ा था। साथ ही उसे भी वर्ल्ड में कुछ अजीब लग रहा था। उसने रियलाइज किया कि ये मेंबर, जिसे समझना सबसे मुश्किल है, हमेशा जरूरी मामलों में शामिल रहता है और हमेशा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल लाता है। इसके अलावा वो लगातार फार्मूला, इंग्रेडिएंट्स और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स लाता रहता है, जैसे कि वो हर 1-2 हफ्ते में किसी बियॉन्डर का शिकार कर लेता हो। क्या वो बैकलुंड छोड़कर समुद्र में चला गया, या ये कोई अफवाह थी जो उसने बैकलुंड में सुनी? क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन चर्च को बतानी चाहिए? फिर ऑड्रे सोचती है, खैर मिस्टर हैंगमैन का चॉफ स्टॉर्म्स के साथ क्लोज रिश्ता है, तो बेहतर होगा कि वो ही ये काम करें और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऑड्रे ने ज्यादा कुरेदने का ख्याल छोड़ दिया और बस क्यूरियोसिटी में पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, किंग ऑफ एंजल्स मेडिची का टाइटल क्या है, या मैं कहूँ उनका पाथवे क्या है? क्लेन अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुका और एक गहरी हंसी के साथ बोला, रेड प्रिस्ट। रेड प्रिस्ट, ये कौन सा पाथवे है? ऑड्रे एक्साइटमेंट और खुशी के साथ सोचने लगी, ये सुनने में ब्लैक एम्परर जैसा लगता है। क्या ये कोई और सीक्वेंस 0 टाइटल है? डेरिक चुपचाप रेड प्रिस्ट शब्द बड़बड़ाया और रियलाइज किया कि सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने अफसोस के साथ सोचा, शायद मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मुझे सिर्फ जनरल एजुकेशन मिली है। फोर्स और एमलिन ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई कहानी सुन रहे हों, और उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन में काफी इंटरेस्ट था। फोर्स को बस एक ही अफसोस था, प्रॉब्लम बस ये है कि मैं इसके बारे में डींगे नहीं मार सकती या इसे अपनी नोवेल्स में नहीं लिख सकती। क्लेन मही मन सोच रहा था, मिस्टर हैंगमैन शायद अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे। उम्मीद है कि वो ज्यादा देर नहीं करेंगे। अपनी चालाकी से उन्होंने शायद द वर्ल्ड के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स का पता लगा लिया होगा और उसके और द फूल के बीच के रिश्ते को समझ लिया होगा। खुशकिस्मती से मैंने बहुत पहले से ही जानबूझकर द वर्ल्ड को शेरलॉक मोरियार्टी के रूप में सेट किया है, उसे एक पोड़ाच की आइडेंटिटी दी है। मिस्टर हैंगमैन ज्यादा से ज्यादा ही तक पता लगा सकते हैं, वो ये सोच भी नहीं सकते कि द वर्ल्ड असल में एक डमी है। क्लेन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा, मुस्कुराया और कहा, कंटिन्यू। जब देखा कि मिस्टर फूल अब इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं, तो एमलिन, जो अपने मसीहा वाले ख्यालों से बाहर आ गया था, अब रियलिटी की मुश्किल प्रॉब्लम्स का सामना करने लगा। और वो प्रॉब्लम थी पैसों की कमी।
बेचारा वैम्पायर। फिर भी उसने कभी अपनी डॉल्स को बेचने के बारे में नहीं सोचा। भाई की प्रायोरिटीज सेट हैं। उसने खुद से कहा कि इसे आगे से कंजूसी करनी होगी। शायद आगे साल 1 साल बाद ही वो अपने लिए नई डॉल ले पाएगा, या जो डॉल्स उसके पास पहले से हैं उनके लिए नए कपड़े खरीद पाएगा। इसके अलावा पैसे कमाने का जो इकलौता तरीका उसे सूझ रहा था वो था कुछ ऐसे पोशंस बेचना जिनका असर चमत्कारी हो, लेकिन इससे बैकलून में उसके कबीले के लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता था। ये एंसेस्टर का अरेंजमेंट है। लॉजिकली लॉर्ड निब्स को मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर फूल चाहते हैं कि मैं इसे सीक्रेट रखूं, परछाइयों में रहने वाला मसीहा बनूं जिस पर जिम्मेदारी का बोझ है। मुझे अपनी मर्जी से इसका खुलासा नहीं करना है। कुछ सेकंड सोचने के बाद एमलिन ने हिम्मत जुटाई, अपना गला साफ किया और बोरीवन, मेरा एक सवाल है। बात यह है, मान लीजिए कि कोई पावर हाउस है जिसने आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया है। हालांकि आपने इन्फॉर्मेशन कामयाबी से हासिल कर ली है, लेकिन कुछ वजहों से आप उस इंसान को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप उस पावर हाउस से सपोर्ट लेना कैसे जारी रख सकते हैं? ये कहने के बाद एमलिन को अचानक लगा कि यह हरकत थोड़ी शर्मनाक है। इससे मैं गद्दार और जासूस जैसा लग रहा हूँ। नहीं, मैं ये सैंगुइन के भले के लिए कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे अपनी रेपुटेशन छोड़नी होगी और गलत समझे जाने का बोझ उठाना होगा। जब ये खत्म हो जाएगा और जब सच सामने आएगा तो वो मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे। एमलिन ने जल्दी से अपनी फीलिंग्स को संभाला। इस मोमेंट पर ऑड्रे फोर्स और डेरिक ने एल्गर की तरफ देखा। उनकी नज़र में मिस्टर हैंगमैन इस फील्ड में सबसे एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट टीचर थे। क्लेन भी ऐसा ही सोचता था। एल्गर ने दमून यानी एमलिन की तरफ देखा और हंसा। ये सिंपल है, लेकिन तुम्हें कुछ रिस्क लेना होगा। एमलिन ने अनजाने में ही इनकार कर दिया। ये मैं नहीं हूँ। हैंगमैन ने हंसते हुए जवाब दिया। मान लेते कि ये तुम हो। उसने समझाना जारी रखा। तुम धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटीज यानी अजीब हरकतें दिखाना शुरू करोगे, जिससे उस पावर हाउस को दिखे कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। उसके पास दो चॉइस होंगी। एक तो वो तुमसे सीधे पूछताछ करे, लेकिन इससे सुराग खोने का रिस्क बहुत ज्यादा होगा। दूसरी ये कि वो अनजाने में तुम्हें मदद दे ताकि तुम और ज्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेट कर सको और फिर तुम पर नजर रखने के लिए लोग भेजे। मुझे लगता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जो रिस्क तुम्हें लेना है वो ये है कि निगरानी में रहते हुए उस इंफॉर्मेशन को कैसे ना खोलो जिसे तुम छुपाना चाहते हो। ये काम करेगा। असल में मेरा पर्दाफाश भी नहीं होगा। हर टेरो में हार्वेस्ट चर्च में आराम कर रहा हूँगा। बाहर से नॉर्मल दिखूंगा। जहां तक चीजों की सैक्रिफाइस और बेस्टोमेंट्स लेने की बात है, ये वो चीजें हैं जो लॉर्ड निब्स और बाकी लोगों को दिखाई जा सकती हैं। इससे उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि मैंने मिस्टर फूल के साथ किसी तरह का कनेक्शन बना लिया है। लेकिन वो सोच भी नहीं सकते कि मैंने पहले ही एक सीक्रेट गैदरिंग ज्वाइन कर ली है। कि बहुत बढ़िया, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँगा तो मैं खुद आगे बढ़कर बैरन वेमेंडी से सिटी ऑफ सिल्वर के बारे में पूछूंगा। एमलिन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसे एक आइडिया मिल गया था। फिर उसे कुछ याद आया और वो हैंगमैन की तरफ मुड़ा। पिछले हफ्ते क्या आपने शिप पर मौजूद सभी लोगों को एक ही समय पर सुलाने के तरीके के बारे में नहीं पूछा था? ये बहुत सिंपल है। मैं आपको एक मैजिकल एनेस्थेटिक गैस दे सकता हूँ जो बिना किसी इरिटेटिव स्मेल के इफेक्टिवली फैल सकती है। डेक पर भी अगर किसकी थोड़ी सी भी महक लग जाए तो वो बेहोश हो जाएगा। बेशक बेहतर होगा कि आप बिना हवा वाली रात चुनें और टारगेट्स को खतरे का एहसास ना हो और उनकी फिजिक बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। वो बियॉन्डर जो सीक्वेंस लाइन अपनी फिजिक के लिए जाने जाते हैं वो लिमिट हैं। ये 3 घंटे से ज्यादा की गहरी नींद ला सकती है। उसके बाद असर लगातार कम होता जाएगा। एक कैन के 100 पाउंड्स और मेरे लिए एक्स्ट्रा 30 पाउंड्स। हैंगमैन ने घोष शिप पर नाविकों की सिचुएशन के बारे में सोचा और मोलभाव नहीं किया। ठीक है, वो दमून के सामने एक इमेज बनाना चाहता था उस बड़े ट्रांजैक्शन की तैयारी के लिए जो आगे होने वाला था। उसने स्लम्बर चार्म यूज करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके लिए उसे मंत्र बोलना पड़ता। इससे नाविकों को पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है, बाद में उन्हें शक हो जाता। बातचीत के आखिर में क्लेन ने लंबी धब्बेदार टेबल की सतह पर अपनी उंगली से टैप किया और उसने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, मैं फोर्सी कर सकता हूं कि अगले हफ्ते हर कोई अपना एक नया रूप पेश करेगा। ये शायद ऑड्रे के साइट्रिस्ट बनने की तरफ इशारा था। आज की गैदरिंग हम यहीं खत्म करते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया। पढ़ खड़ी हुई। उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए विदा ली। मिस्टर फूल के उन शब्दों को सुनकर उसे साइकिएट्रिस्ट पोशन पीने में ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। जैसे ही द मैजिशियन और बाकी लोगों ने वही शब्द दोहराए, एक के बाद एक फिगर महल से गायब होते गए। ग्रे फॉग के ऊपर का इलाका अपनी हमेशा वाली शांति में लौट आया। तो चलो भाई, चैप्टर 517 की शुरुआत होती है बैकलैंड से और सीन है हमारी राइटर दोस्त फॉर्स का। वो अभी अभी टैरो क्लब की गैदरिंग से लौटी है और उसकी आंखों से वो ग्लो धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसके सामने उसका डेस्क और नोटबुक पड़ी है जहां वो अपनी कहानी के आइडियाज लिखती है। अब देखो, फॉर्स के लिए ये टैरो क्लब का एक्सपीरियंस कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी रेवरेंस मतलब एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है। और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो पावर है ये इंसानों की नहीं है,
यहाँ तक कि डेमीगॉड्स के पास भी ऐसी ताकत नहीं होती। अब फॉर्स के दिमाग में फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। वो सोच रही है कि बस 2 दिनों में उसे स्पिरिट ईटर का स्टमक पाउच मिल जाएगा और उसका अप्रेंटिस पोशन भी पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है। फाइनली वो एक ट्रिक मास्टर बनने वाली है। मेरे हिसाब से ये उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि वो खुद की मेहनत से आगे बढ़ रही है। वो ये भी सोचती है जब वो अपने टीचर को बताएगी तो वो उस पर और ज्यादा ध्यान देंगे। शायद फ्यूचर में उसे पोशन फॉर्मूला के साथ साथ कुछ बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएं। मतलब उसकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है। सोचो, फुल मून के कर्ज से छुटकारा पाने के कितने करीब आ गई है वो। तभी उसे बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है और दरवाजा जोर से बंद होता है। फॉर्स समझ जाती है कि उसकी दोस्त फिर से किसी काम पर निकल गई है। जियो आजकल बहुत बिजी रहती है। फॉर्स मन ही मन सोचती है कि अगर उन पर विस्काउंट ग्लेंट का 400 पाउंड्स का कर्ज नहीं होता तो वो लोग शायद डेसीबे में वेकेशन मना रहे होते। लेकिन यहाँ जियो की मेहनत को दाद देनी पड़ेगी। उसने अपनी सेविंग्स 110 पाउंड से बढ़ाकर 320 पाउंड्स कर ली है। अब सिर्फ 80 पाउंड बाकी हैं। फॉर्स के पास पैसे हैं, वो दे सकती है, लेकिन जियो का भी अपना प्राइड है। वो खुद ही कर्जा चुकाना चाहती है। खैर, इन सब बातों को साइड रखकर फॉर्स को मिस्टर वर्ल्ड का दिया हुआ काम याद आता है। मिस्टर वर्ल्ड ने उसे एक ऐसा रेडियो ट्रांसीवर खरीदने को कहा था जो मिलिट्री ग्रेड का हो और जिसे आसानी से मॉडिफाई किया जा सके। प्रॉब्लम यह है कि फॉर्स एक डॉक्टर और राइटर है। उसे मशीनरी या रेडियो जैसी चीजों के बारे में जीरो नॉलेज है। वो सोचती है डिपार्टमेंटल स्टोर में तो ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं। तभी उसे अपने एक दोस्त एवले का ख्याल आता है जो साइंस फिक्शन लिखता है। उसे लगा कि यार ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर उसके मन में एक और सवाल आता है, क्या वो सीधे उसके घर जाए या फिर लेटर लिखकर पूछे। और यहीं पर फॉर्स की लेजीनेस सामने आती है। रूम में कॉफी और टोबैको की खुशबू है। कुर्सी पर मोटा सा कंबल पड़ा है और बाहर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो वो खुद को ही बहाना देती हैं कि यार मैं उसे अच्छे से जानती भी नहीं, ऐसे अचानक घर जाना ठीक नहीं लगेगा। और बस वो एक कागज उठाकर लेटर लिखने बैठ जाती है। कितना रिलेटेबल है ना ये। हम सब भी तो ऐसे ही बहाने बनाते हैं जब कहीं जाने का मन नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है। हम पहुंचते हैं सिटी ऑफ सिल्वर, जहां डेरिक अपनी आंखें खोलता है। वो सोने का नाटक कर रहा था। उसका प्लान तो ये था कि वो तुरंत एक रिचुअल करके स्पिरिट ईटर का स्टमक पाउच मिस्टर फुल को सैक्रिफाइस कर देगा। लेकिन उसे द हैंग्ड मैन की बात याद आती है, जिन्होंने उसे सावधान रहने और पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की सलाह दी थी। तो डेरिक फैसला करता है कि पहले वो मिस्टर हैंग्ड मैन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करेगा और फिर एक साथ ही रिचुअल करेगा। ये दिखाता है कि डेरिक अब ज्यादा मैच्योर और केयरफुल हो गया है। वो अपनी एक सॉफ्ट हरिकेन उठाता है और सीधे स्टीपल की तरफ निकल जाता है। पहले वो मेरिट पॉइंट से एक्सचेंज होने वाली चीजों की लिस्ट चेक करता है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। उसका प्लान था कि जब आसमान में बिजली कड़कना बंद हो जाएगी तब वो अंडरग्राउंड मार्केट जाकर देखेगा। इसके बाद वो लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर जाता है, जहां माइथोलॉजी और पुराने जमाने की किताबें रखी थीं। वो किसी ऐसी कीमती जाने तलाश में था जो उसने पहले कभी न सीखी हो। और तभी उसकी नजर एक बहुत पुरानी पीले पन्नों वाली किताब पर पड़ती है, जिसके कवर पर लिखा था जायंट किंग्स कोड बुक ऑफ ब्लैक रॉक हैंड कॉपी एडिशन। ये नाम पढ़ते ही डेरिक के कान खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि शायद इस किताब में किंग्स ऑफ एंजल्स के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। जैसे ही वो किताब निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, हमें लाइब्रेरी के लेवल पर खड़े सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ कॉलिन इलियट दिखाई देते हैं। वो चुपचाप नीचे डेरिक को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी और रिजर्व्ड फीलिंग थी। ये सीन काफी सस्पेंस वाला था। मतलब चीफ डेरिक पर नजर क्यों रखे हुए हैं, क्या उन्हें कुछ पता चल गया है। अब कहानी का तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। डेट है 12 जनवरी, शाम के 5:40 हो रहे हैं। वाइगेट नाम का जहाज तूफानी समंदर में हिचकोले खा रहा है। डेनिट्स खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजरा देख रहा है। वो कहता है ये समंदर है, इसके सामने बड़े से पावरफुल इंसान भी छोटा लगने लगता है। खैर, अच्छी बात यह है कि हम सिटी ऑफ जेनेरोसिटी पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्लेन यानी हमारा गेरमन स्पैरो डेनिट्स की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ है। वो जितना गेरमन स्पैरो का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही उसे ये एहसास हो रहा है कि वो असल में कैसा इंसान है। उसके मन में जो चॉइस आती हैं, वो गेरमन स्पैरो की चॉइस से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे अगर वो क्लेन होता तो वो डेनिट्स से मौसम और तूफानों के बारे में बातें करता, लेकिन गेरमन स्पैरो को कोल्ड और चुप रहना पड़ता है। और क्लेन को ये रियलाइज होता है कि यही डिफरेंस उसे खुद को पहचानने में मदद कर रहा है। उसे लगता है कि उसका पोषण थोड़ा और डाइजेस्ट हो गया है। वो ये भी सोचता है कि गेरमन स्पैरो के कैरेक्टर में कुछ चीजें मिलती जुलती भी हैं, जैसे कि लोगों को बचाने का जज्बा। लेकिन फिर वो खुद पर ही हंसता है और सोचता है कि अगर उसे पहले पता होता कि बैंसी हार्बर ही बिंसी है तो शायद वो डर के मारे वहां जाता ही नहीं। ये सेल्फ अवेयरनेस क्लेन के कैरेक्टर को बहुत गहरा बनाती है। उसे समझ आता है कि किसी फिक्शनल कैरेक्टर को प्ले करने से पोषण डाइजेस्ट तो होता है, लेकिन प्रोसेस को तेज करने के लिए उसे किसी असली इंसान की पहचान अपनानी होगी और उस इंसान के रिश्तों से फीडबैक लेना होगा। मतलब किसी और का किरदार निभाओ, लेकिन आखिर में खुद को पहचानो।
ये एक्टिंग मेथड का एक बहुत ही डीप लेवल है। क्लेन को खामोश देखकर डेनिट्स बेचारा बोर हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है ये क्रेजी आदमी हर तरह से ठीक है, बस ये बात नहीं करता, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो सोचता है कि चलो फाइनली मैं बायाम पहुंच गया, अब मुझे आजादी मिलेगी। तभी गेरमन स्पैरो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है तुम मुझे बायाम में पायरेट्स के कांटेक्ट पॉइंट्स के बारे में बता सकते हो। ये सुनते ही डेनिट्स का चेहरा उतर जाता है, मतलब आजादी अभी दूर है। शाम के 6:15 पर तूफान आने से ठीक पहले व्हाइट अगेट रॉस्टेड आर्किपेलागो की कैपिटल बायाम द सिटी ऑफ जेनेरोसिटी में पहुंच जाता है। इस जगह को स्पाइस आर्किपेलागो भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे मसाले उगते हैं। क्लेन अपना सूटकेस उठाकर रूम से बाहर निकलता है, जहां उसकी मुलाकात डोना और उसकी फैमिली से होती है। दोनों भाई बहन अभी भी क्लेन से थोड़ा डरे हुए थे और अपने पेरेंट्स के पीछे छिपे हुए थे। क्लेन बस सिर हिलाकर उन्हें ग्रीट करता है। तभी डोना के पिता उर्दी ब्रांच हिम्मत करके आगे आते और पूछते हैं, मिस्टर स्पैरो, क्या आप बायाम में रुकेंगे? अगर मुझे आपकी हेल्प चाहिए हो तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? क्लेन सोचता है कि ये बंदा सच में एडवेंचरस बिजनेसमैन है। डरने के बावजूद वो एक बियॉन्डर से दोस्ती करना चाहता है। क्लेन उसे एक वन वे कांटेक्ट मेथड बताता है। वो कहता है कि सोनिया मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर में 3 दिन तक ऐड देना कि तुम्हें डामिर का स्पेशल क्योर्ड मीट खरीदना है और अपना एड्रेस छोड़ देना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जैसे सब लोग जहाज से उतरने लगते हैं, डोना अचानक रुक जाती है और क्लेन के पास वापस आती है। वो हिम्मत करके पूछती है, अंकल स्पैरो, अगर इस तरह की पावर से खतरा और पागलपने से क्यों चुना? ये सवाल सुनकर क्लेन एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और बहुत ही धीमी आवाज में 2 शब्द कहता है, फॉर माई ड्रीम प्रोटेक्ट। ये शब्द डोना के दिमाग में गूंजने लगता है और वो चुपचाप अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल और पावरफुल था। ये दिखाता है कि क्लेन का मकसद सिर्फ पावर हासिल करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना और किसी को बचाने की इच्छा है। आखिर में क्लेन डेनिट्स की तरफ मुड़ता है और कहता है, यू आर फ्री। बेचार डेनिट्स को तो यकीन ही नहीं होता कि उसे सच में आज़ादी मिल गई। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 518 में आपका स्वागत है और कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है। सिचुएशन ये थी कि हमारा मैडमैन एडवेंचरर गेहरमन स्प्लेरो गैनिट्स नाम के एक पायरेट को अपने साथ लेकर चल रहा था। डेनिट्स को लग रहा था कि क्लेन उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन डेमिर हार्बर पर क्लेन ने बिना कुछ कहे उसे जाने दिया। डेनिस बेचारा डेक पर खड़ा होकर बस यही सोच रहा था, यार क्या ये सच में मुझे जाने दे रहा है? मतलब उसे यकीन हो रहा था कि इतनी आसानी से उसकी जान छूट गई। अब सोचो, डेनिट्स की बाउंड 3000 पाउंड्स थी, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम होती थी। और गेहरमन स्पैरो जैसा खतरनाक एडवेंचरर जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसे ऐसे ही जाने दे रहा था। डेनिट्स के दिमाग में बस यही चल रहा था, यार नॉर्मल लोग पागलों का दिमाग नहीं समझ सकते। और मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लेन का कैरेक्टर ही ऐसा है, वो कब क्या करेगा कोई नहीं बता सकता। खैर, डेनिट्स ने अपना सामान उठाया और चुपचाप जहाज से उतर गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं क्लेन उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन क्लेन अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। फाइनली जब डेनिट्स को यकीन हो गया कि वो सेफ है, तो उसने राहत की सांस ली। अब वो आजाद था, उसे अब किसी के ऑर्डर नहीं मानने थे, किसी का नौकर बनकर नहीं रहना था। वो खुश होकर सोचने लगा, कल से तो मेरी लाइफ सेट है, लोग मुझे मस्का लगाएंगे, मेरे नौकर बनना चाहेंगे। और यहाँ एक फनी बात यह हुई कि गेहरमन ने उससे बायाम में पायरेट्स के कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछा था, और डेनिट्स ने उसे सिर्फ उन लोगों के बारे में बताया जिनसे उसकी बनती नहीं थी। असली ठिकाना तो उसने छुपा लिया था, जो कि डॉक के पास ही था। वो मन ही मन हंस रहा था कि उसने गेहरमन को कैसे उल्लू बनाया। अब थोड़ा बायाम शहर के बारे में जान लेते हैं। ये लोएन किंगडम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी और यहाँ ऑफिशियल बियॉन्डर्स की अच्छी खासी तादाद थी, इसलिए पायरेट्स यहाँ खुलेआम नहीं घूम सकते थे, उन्हें छुपकर काम करना पड़ता था। लेकिन फिर भी यहाँ का रेड थिएटर नाम का ब्रोथल इतना फेमस था कि पायरेट्स अपनी जान जोखिम में डालकर भी वहां आते थे। मतलब एक तरफ खतरा और दूसरी तरफ फू एंटरटेनमेंट। तो डेनिट्स अपने सिकरेकने पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। वो बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है। दरवाजा खुलता है और सामने ऑल्ड्रिन नाम का एक आदमी खड़ा था, जो उनका कॉन्टैक्ट था। डेनिट्स अंदर जाता है और अचानक उसकी नाक एक जानी पहचानी स्मेल पकड़ लेती है, लेंटी प्रूफ, जो एक तरह की शराब थी। यहीं पर उसके दिमाग की घंटी बजी, क्योंकि ओल्ड्रिन तो हमेशा लोकल शराब पीता था। और जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, उसने एक आदमी को अपनी तरफ पीठ करके खड़े हुए देखा। वो लंबा, तगड़ा और उसके बाल मार्बल्स की तरह घुंघराले थे। ये था स्टील मावेटी, एडमिरल ऑफ ब्लड का सेकंड मेट, जिसकी बाउंड 6000 पाउंड्स थी। मतलब डेनिट्स से डबल खतरनाक। डेनिट्स की तो हालत ही खराब हो गई। उसे समझ आ गया था कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। अब सीन वापस क्लेन पर आता है। वो आराम से कोस्टल स्ट्रीट पर चल रहा था, जबकि बाकी लोग तूफान के डर से जल्दी जल्दी भाग रहे थे। उसे अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से पता था कि तूफान आने में अभी टाइम है और वो आराम से कोई होटल ढूंढ सकता है। तभी उसे भागने की आवाजें सुनाई देती हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि डेनिट्स था, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था।
उसे बहुत गहरी चोट लगी थी और उसकी जान बस निकलने ही वाली थी। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था और आवाजें भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थीं। अगर उसके पास शैडो क्लोक था तो वही मर चुका होता। वो किसी तरह भागते भागते कोस्टल स्ट्रीट की तरफ आया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद गेहरमन जैसा पावरफुल और क्रेजी आदमी ही उसे बचा सकता है। और जैसे ही वो गिरने वाला था, उसे कोने में गेहरमन स्पैरो खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस वक्त उसे गेहरमन का पागलपन वाला चेहरा भी बहुत अच्छा लग रहा था। डेनिट्स जमीन पर गिरा और उसने जल्दी जल्दी क्लेन को बताया, कैप्टन को बताओ कि ओल्ड्रिन पकड़ा गया है। ये स्टील मावेटी ने उस ट्रेजर के लिए किया है। क्लेन ने शांति से स्टील मावेटी की बाउंड के बारे में सोचा और पूछा, एडमिरल ऑफ ब्लड? डेनिट्स ने हाँ में जवाब दिया और फिर अपनी आखिरी बातें कहने लगा। ये सीन थोड़ा इमोशनल और फनी मिक्स कह रहा था। मेरी चिंता मत करो, मैं तो बस मरने ही वाला हूँ। कैप्टन को बताना कि मैंने जो भी पैसे बचाए हैं वो बायाम की एमिरीज एवेन्यू में प्रॉपर्टी में लगे हैं। वो बेचकर पैसे मेरे पेरेंट्स को दे देना, होना कि मैंने बहुत नाम कमाया है। और फिर वो कहता है मेरी तरफ से सॉरी भी कह देना। वो बेचारा अपने आखिरी पलों में इमोशनल हो रहा था और क्लेन बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जब डेनिट्स की बातें खत्म हो गई तो क्लेन ने अपना हाथ उसके घाव पर रखा और उसे हील कर दिया। उसने डेनिट्स का जानलेवा घाव उसके हाथ पर ट्रांसफर कर दिया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह टूट गया, लेकिन उसकी जान बच गई। डेनिट्स बेचारा हैरान परेशान क्लेन को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। और फिर उसने जो सवाल पूछा वो इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट था। उसने मासूमियत से पूछा, तुमने मुझे पहले ट्रीट क्यों नहीं किया? इस पर क्लेन ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, मैं तुम्हारे खत्म करने का इंतजार कर रहा था। ये बेसिक कटसी होती है। भाई साहब, क्या जवाब था? मतलब बंदा मरा है और क्लेन को मेहनत की पड़ी है। डेनिट्स तो ये सुनकर शॉक में था। कर्टसी तुम्हारा सर, मैं सच में अपनी आखिरी बातें कर रहा था। लेकिन अब वो सेफ था और उसे पता था कि गेहरमन स्पैरो जैसा पागल आदमी स्टील मावेटी से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने अपनी सारी दौलत का राज क्लेन को बता दिया है। और दूसरी तरफ क्लेन, जो इतना पावरफुल और कूल दिख रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, गॉड डैम इट, एक पायरेट मुझसे ज्यादा अमीर है। मतलब ये एक ऐसी लाइन थी जिसने पूरे सीन का मूड ही बदल दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है ऑड्रे पर, जो हमारी रिच और नोबल लेडी है। वो बैग छोड़ने से पहले अपनी केमिस्ट्री लैब में साइकियाट्रिस्ट पोशन बना रही थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि इस पोशन को पीने के बाद वो सीक्वेंस 6 में पहुंच जाती, जिससे उसे दूसरों के मन को पढ़ने, उन्हें कंट्रोल करने की पावर मिल जाती। उसने पोशन बनाया जो गोल्डन कलर का था और एक बड़ी सी आंख जैसा दिख रहा था। और फिर उसने अपनी डॉग सूसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और पोशन पी लिया। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है, जहां एक तरफ डेनिट्स मौत के मुंह से बचकर निकला और दूसरी तरफ ऑड्रेक और कदम पावर की सीढ़ियों पर चढ़ गई। तो भाई चैप्टर 519 की शुरुआत होती है ऑड्रे के एडवांसमेंट सीन से। वो गोल्डन पोशन पीती है, उसका टेस्ट एकदम कूल और रिफ्रेशिंग है, जैसे कोई टेस्टी आइसक्रीम खा रही हो। और फिर वो थोड़ी शैंपेन भी पीती है। सिचुएशन कॉफी चिल लग रही है ना? लेकिन भाई यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अचानक से ऑड्रे की सुनने की पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसे कॉरिडोर के कोने में खड़ी 2 मेड्स की बातें सुनाई देने लगती हैं। वो बेचारी इस बात पर दुखी हो रही थी कि उन्हें हॉल फैमिली के कैसल जाने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी मोमेंट पर ऑड्रे को फील होता है कि जैसे वो एक गैस में बदल गई और पूरे रूम में फैल रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो वहां मौजूद हर इंसान के कॉन्शियसनेस के समंदर में घुल गई है। मतलब सोकिना क्रेज एक्सपीरियंस होगा ये। उसका विजन भी पूरी तरह बदल जाता है। उसे हर चीज एक शीशे की तरह स्मूथ दिखती है, जिसमें उसका खुद का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। और जो रिफ्लेक्शन उसे दिखा वो देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। उसकी स्किन पर धीरे धीरे गोल्डन स्केल्स उग रहे थे और उसकी हरी आंखें सिकुड़कर हल्की गोल्डन हो गई थीं, जैसे वो वर्टिकल हो गई हो। ये देखकर ऑड्रे के दिल में गहरा डर बैठ जाता है। उसे एक इनह्यूमन मॉन्स्टर नहीं बनना था, और बस इसी डर की वजह से उसका माइंड ब्लर होने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये होता है भाई बियॉन्डर पाथ का सबसे बड़ा खतरा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। लेकिन ठीक इसी वक्त उसे अपने प्यारे गोल्डन रिट्रीवर सूजी की जेंटल आवाज सुनाई देती है। सूजी उसे कहती है, डरो मत, शांत हो जाओ। और ये आवाज सुनकर ऑड्रे अपने थॉट्स को अपने थॉट्स कंट्रोल में लाती है। वो फौरन खुद को एक स्पेक्टर स्टेट में ले जाने की कोशिश करती है, जैसे वो खुद को बाहर से देख रही हो। और कमाल की बात यह कि ये ट्रिक काम कर जाती है। उसके इमोशंस शांत हो जाते हैं और उसकी बॉडी पर जो गोल्डन स्केल्स उग रहे थे वो भी गायब होने लगते हैं। उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में उसे अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल वापस मिल जाता है और वो समझ जाती है कि एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर उसके पास कौन कौन सी नई पावर्स आई हैं। लेकिन वो अभी भी उस खतरनाक एक्सपीरियंस से डरी हुई थी। उसे पहली बार सच में समझ आया था कि मिस्टर फूल जिस लूजिंग कंट्रोल के खतरे की बात करते थे वो कितना भयानक हो सकता है। उसे ये भी एहसास हुआ कि बियॉन्डर का रास्ता कितना मुश्किल है। एक्टिंग मेथड से भी सारे खतरों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। उसे मिस्टर वर्ल्ड की कही हुई एक बात याद आती है, बियॉन्डर्स वो बेचारे लोग जो लगातार खतरों और पागलपन से लड़ते रहते हैं। पहले तो उसे ये सिर्फ एक लाइन लगती थी, लेकिन अब उसे इस सेंटेंस का असलीपन महसूस हो रहा था। लेकिन फिर वो खुद को हिम्मत देती है
कि उसे डरना नहीं है, उसके पेरेंट्स और भाई को उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो 2 सेकंड के लिए शांत होती है और फिर सूजी के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। वो उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ पर एक फनी मोमेंट आता है। सूजी उससे सीरियसली पूछती है, ऑड्रे क्या एक साइकियाट्रिस्ट बनना ऐसा ही महसूस होता है? मुझे ये बहुत पसंद आया। ये सुनकर ऑड्रे को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए। वो सूजी से वादा करती है फ्यूचर में वो एक दूसरे का ट्रीटमेंट करेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। इस क्यूट मोमेंट के बाद ऑड्रे फाइनली अपनी पावर्स को ठीक से एग्जामिन करती है। उसकी बॉडी पहले से ज्यादा हेल्दी हो गई थी, उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफी बढ़ गई थी, उसकी देखने और सूंघने की शक्ति भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे वो किसी के भी इमोशंस और थॉट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती थी। अब उसके पास कुछ बियॉन्डर पावर्स भी थीं। पहली थी और जिससे वो किसी एक इंसान या ग्रुप को डराकर उनमें भगदड़ मचा सकती थी, जैसे उनके सामने कोई ड्रैगन आ गया हो। दूसरी थी फ्रेंजी, जिससे वो किसी के इमोशंस को ट्रिगर करके उसे पागल कर सकती थी और कुछ केसेस में तो टारगेट सीधा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता था। तीसरी थी साइकोलॉजिकल क्यू, जिससे वो किसी को इस तरह से हिंट दे सकती थी कि वो बिना जाने ही उसके अरेंजमेंट्स को फॉलो करने लगे। चौथी पावर थी प्लेकेट, जिससे वो उन बियॉन्डर्स की मदद कर सकती थी जो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हों। और पांचवी थी टेलीपैथी, जिससे वो किसी को हिप्नोटाइज करके सीधे उसके मन से बात कर सकती थी। ये सारी पावर्स मिलने के बाद ऑड्रे को फाइनली ऐसा महसूस हुआ कि वो एक मैच्योर और क्वालिफाइड बियॉन्डर बन गई हैं। वो अब एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर थी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास डायरेक्ट अटैक करने की ज्यादा पावर्स नहीं है, पर उसके पास इसका भी सॉल्यूशन था। उसके पास एक मिस्टिकल आइटम था, एक सिल्वर माउस हैंगमैन ने बेचा था। वो उस मास्क को उठाती है और अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके उसे एक ईयरिंग में बदल देती है। उसे लगता है कि नेकलेस ज्यादा अच्छा लगेगा। वो उस आइटम की बाकी एबिलिटीज भी टेस्ट करती हैं और उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है अपना अपीयरेंस थोड़ा बहुत बदलने की पावर। फिर वो उस मिस्टिकल आइटम को एक नाम देती है, यानी झूठ। और फिर सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ जेनरोसिटी बायाम में। क्लेन एक लग्जरी स्वीट में बैठा है और ब्लेजिंग डैनिट्स अपने टूटे हुए हाथ पट्टी बांध रहा है। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा है, लेकिन अंदर का माहौल शांत है। क्लेन डैनिट्स से सीधे पूछता है, कौन सा खजाना? क्योंकि डैनिट्स के मुताबिक एडमिरल ऑफ ब्लड किसी खजाने की वजह से उसकी कैप्टन एडविना एडवर्ड्स के पीछे पड़ा था। डैनिट्स बताता है कि अपने पिछले मिशन पर उन्हें एक डूबा हुआ जहाज मिला था, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा काले लोहे का की मिला जो इंसानों के इस्तेमाल करने जैसा नहीं लग रहा था। और कमाल की बात यह थी कि इतने सालों तक समुद्र के नीचे रहने के बाद भी उस पर जरा भी जंग नहीं लगा था। ये खबर लीक हो जाती है और बहुत सारे पायरेट्स को लगता है ये डेथ्स की है, एक ऐसी चाबी जो डेथ के छोड़े हुए खजाने को खोल सकती है। और अब एडमिरल ऑफ ब्लड भी उन पागल पायरेट्स में शामिल हो गया है। ये सुनकर क्लेन शांति से अपना फैसला सुनाता है, बेवकूफी है। क्लेन को लगता है कि की का मतलब कोई असली चाबी नहीं बल्कि एक सिंबल है। शायद डेथ का खजाना खोलने के लिए किसी खास ब्लड लाइन या कुछ खास लोगों की जरूरत है। डैनिट्स हैरान हो जाता है क्योंकि क्लेन की बातें बिल्कुल उसकी कैप्टन जैसी थीं। उसकी कैप्टन को शक है कि ये की किसी पुराने युग की है, जब दुनिया में जायंट्स, ड्रैगन्स और एल्व्स रहा करते थे। ये सुनकर क्लेन के दिमाग में फौरन डेमोनिक वुल्स का ख्याल आता है। खैर, वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करता है और डैनिट्स को एडमिरल ऑफ ब्लड और उसके आदमियों के बारे में सब कुछ लिखने को कहता है। डैनिट्स पूछता है कि वो ये सब क्यों जानना चाहता है। इस पर क्लेन एक ऐसी स्माइलता है जिसे देखकर डैनिट्स डर जाता है और क्लेन एक गहरी आवाज में कहता है, अगर मौका मिला तो मैं उनका शिकार करना चाहता हूँ। और भाई यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ। मतलब हमारा हीरो सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहेगा, वो अब हंटर बनने जा रहा है। तो भाई कहानी वहां से शुरू होती है जहां जर्मन स्पैरो ने डैनिट्स से पूछा उनका शिकार करें। डैनिट्स पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि किसकी बात हो रही है, लेकिन जैसे ही उसे जर्मन के शब्दों का असली मतलब समझ आया वो इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया। सोचो, जिन लोगों ने उसे लगभग मार ही डाला था अब उन्हीं से बदला लेने का मौका मिल रहा था। उसने तुरंत अपना बैठने का पोस्चर बदला और अपनी आवाज को दबाते पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? देखो, एक क्वालिफाइड पायरेट होने के नाते उसके अंदर टॉलरेंस या कंपैशन जैसी अच्छी बातें बिल्कुल नहीं थीं। जब बदला लेने का मौका सामने हो तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका रूल था। डैनिट्स का मानना था कि वो पायरेट्स की दुनिया में इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसे सिचुएशन को सही से समझना आता, लड़ना है, कब भागना है और कब पुराने हिसाब चुकाने हैं। और अब पुराने हिसाब चुकाने का परफेक्ट मौका था। हालांकि डैनिट्स को अभी भी जर्मन स्पैरो की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, पर जिस तरह जर्मन ने 10 सेकंड में बिशप मिलेट को निपटा दिया था उससे ये तो क्लियर था कि स्टील मवेटी को हैंडल करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहां तक कि अगर एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर खुद भी सामने आ जाए तो भी शायद जर्मन जीत सकता था। बेशक ये सब 1-on-1 सिचुएशन में होता और पायरेट्स कभी शाइवरी या रूल्स की बात नहीं करते, वो तो झुंड अटैक करते हैं। क्लेन थोड़ा आगे झुका, अपनी कोहनी घुटनों पर रखी और बस इतना कहा, मैंने तुम्हें बताया था। डैनिट्स फिर से कंफ्यूज हो गया, क्या बताया था?
उसे अक्सर लगता था कि वो जर्मन स्पैरो की सोच के साथ चल ही नहीं पाता। इस पर वो खुद को बस ये कहकर समझाता था कि एक नॉर्मल इंसान और एक पागल इंसान में फर्क तो होता ही है। जब उसने देखा कि जर्मन अब कुछ नहीं बोल रहा तो उसने थोड़ा सोचा और फाइनली उसे याद आ गया कि उसे क्या करना था। एडमिरल ऑफ ब्लड और उसके क्रू ने जो भी बुरे काम किए हैं उन सबकी एक लिस्ट बनानी थी। डेनिट्स को तुरंत समझ आ गया, वो जर्मन स्पैरो जानना चाहता है कि उन्हें कितनी लूटपाट की है। उसने जल्दी से रूम में पेन और पेपर ढूंढा और फटाफट लिखना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस के दौरान वो इस बात से बहुत खुश था कि उसकी चोट लेफ्ट आर्म पर लगी थी, राइट आर्म एकदम ठीक था। जब उसने लिखना खत्म किया तो क्लेन ने वो लिस्ट ली और उसे ध्यान से पढ़ा। डेनिट्स के डिस्क्रिप्शन से कोई ये कन्फर्म हो गया कि एडमिरल ऑफ ब्लड और उसके लोग के टिपिकल घटिया किस्म के पायरेट्स थे। वो सिर्फ लूटपाट ही नहीं करते थे बल्कि लोगों को किडनैप करते थे, क्रू मेंबर्स को मार डालते थे और औरतों के साथ बहुत बुरा सुलूक करते थे। ये सब पढ़ते हुए क्लेन मही मन में सोच रहा था, डेनिट्स जैसा पायरेट भी एंशिएंट फैसिक लिखना जानता है, मतलब ये भी एजुकेटेड है। इसके बाद क्लेन ने एक कॉपर पेनी निकाली और डिवाइनेशन करके कंफर्म किया कि डेनिट्स जो भी लिखा है वो सच है। फिर उसने ऐसे टोन में पूछा जैसे वो कल सुबह के नाश्ते का मेन्यू डिसाइड कर रहा हो। एडमिरल ऑफ ब्लड और उसके आदमियों के बारे में बताओ। डेनिट्स समझ गया, इसे और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सच में उनका शिकार करने की तैयारी कर रहा, ये सोचकर डेनिट्स बहुत खुश हुआ और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि काश उसे और ज्यादा पता होता। उसने बताना शुरू किया, एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर के बारे में शक है कि वो एक जो भी उससे मिला है उसकी मौत बहुत अजीब तरीके से हुई है। या तो वो खुद को फांसी लगा लेते हैं, या अपना मुंह उड़ा देते हैं, या बॉम्ब को गले ला लेते हैं, या फिर अपने ही साथियों को मारने लगते हैं। कैप्टन कहती थी कि ये एविल स्पिरिट के पोजीशन जैसा है। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग में मिस शेरोन की बियॉन्डर पावर्स आ गईं। ये तो एक रेत लेक जैसा लग रहा है। क्लेन चुपचाप सुनता रहा और डेनिट्स ने बताया, सेनोर एक भयानक चीख निकाल सकता है। पिछली बार हमारी लाई हुई, पिछली बार जो मैं उसकी चीख से लगभग बेहोश हो गया था और डेक से समुद्र में गिरने वाला था। हाँ, सेनोर को बहुत सारे अनडेड मैजिक भी आते हैं। वो बहुत क्रूअल, ब्लडथर्स्टी और डिजायर से भरा हुआ है। उसके टारगेट्स मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमनॉइड क्रीचर्स भी। क्लेन ने सोचा, ये रोज स्कूल ऑफ थॉट के अनरिस्ट्रेंडने से मैच करता है। ये रूप से कहूं तो ये प्रिजनर पाथवे का एक ट्रेडमार्क है। सबसे ज्यादा चांस है कि वो एक रेत है। ये देखकर कि जर्मन ध्यान से सुन रहा है, डेनिट्स और एक्टिव हो गया और तेजी से बोलने लगा। हमारी कैप्टन को लगता है कि सेनोर के पास एक बहुत पावरफुल मिस्टिकल आइटम जो उसे बहुत लकी बनाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान हमेशा उसकी साइड लेते हैं, जैसे कि किसी क्रिटिकल मोमेंट पर उसका दुश्मन अचानक फिसल जाएगा या उसकी पावर्स फेल हो जाएंगी। एक और एग्जाम्पल है, उसने लगातार 21 बार बेट्स जीती हैं। क्लेन सोचने लगा, एक मिस्टिकल आइटम जो किसी को लकी बना सकता है। ये तो मॉन्स्टर पाथवे से है या किसी और एविल स्पिरिट से कनेक्टेड है। डेनिट्स ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैंने कभी सीधे सेनोर से लड़ाई नहीं की, इसलिए मुझे बस इतना ही पता है। उसके पास लगभग 7-8 शिप्स हैं। उसकी फ्लैगशिप का नाम ट्री ऑफ फ्लेश एंड ब्लड है। क्लेन को अब सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आ रही थी। तभी एडमिरल ऑफ ब्लड की बाउंटी वाइस एडमिरल आइसबर्ग से इतनी ज्यादा है, पूरे 42,000 पाउंड्स। ताकत के मामले में वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मगर इतनी खतरनाक इंफॉर्मेशन सुनने के बाद भी क्लेन का पोस्चर नहीं बदला। वो एकदम शांत था। उसने पूछा, उसके सबऑर्डिनेट्स के बारे में क्या? डेनिट्स इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत कहा, सेनोर के अंडर उसके 10 सबसे स्ट्रांग आदमी हैं। फ्लैगशिप के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेट्स और बाकी हर शिप का कैप्टन। स्टील मवेटी उसकी फ्लैगशिप का सेकंड मेट है। हमें लगता है कि वो एक सीक्वेंस 6 है। उसकी बॉडी स्टील जैसी है और वो बुलेट्स और कैनन बॉल्स को भी झेल सकता है। उसे आग डूबने और कई तरह के मैजिक से भी नहीं लगता। वो बहुत स्ट्रांग और फास्ट है। वो अपने दुश्मन को चीर कर रख सकता है और उसे कुछ लेवल के अनडेड रिलेटेड स्पेल्स भी आते हैं। वो ज़ॉम्बीज को समन कर सकता है और पपेट्स को पाल सकता है। ज़ॉम्बी। ये सुनते ही क्लेन को मैरी की याद आ गई जो ज़ॉम्बीज के साथ कार्ड्स खाए हैं। क्लेन अब डॉट्स कनेक्ट कर रहा था। एडमिरल ऑफ ब्लड एक रेत है और उसके आदमी ज़ॉम्बीज यूज करते हैं। क्या ये हो सकता है कि ये पायरेट्स असल में रोज स्कूल ऑफ थॉट का बाहरी सर्कल हों, या शायद ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे वो पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? उसे थोड़ा अफसोस हुआ, काश मेरे पास कोई मैसेंजर होता या मैंने मिस शेरोन से पूछा होता कि क्या उनके पास कोई है, वरना मैं उनसे कांटेक्ट करके एडमिरल ऑफ ब्लड की आइडेंटिटी कंफर्म कर लेता। लेकिन इस मामले में रोज स्कूल ऑफ थॉट का नाम आने से वो पीछे नहीं हटने वाला था। वैसे भी वो बाद में अपना चेहरा और आइडेंटिटी बदल सकता था। और उसने सोचा, मैंने पहले ही ऑरोरा ऑर्डर, डिमनेस सेक्ट, रोज रिडेम्पशन और ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पंगे ले लिए हैं, तो एक और से क्या डरना। असल में उसने तो पहले भी रोज स्कूल ऑफ थॉट से लाई की थी। उसने एक ज़ॉम्बी को मारा था, उनसे स्कारलेट लूनर कोरोना और बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल भी छीनी थी। डेनिट्स ने आगे कहा, लगता नहीं कि मवेटी के पास कोई खास पावरफुल मिस्टिकल आइटम, वरना मैं शायद उस दिन बचकर भाग नहीं पाता। उसके पास बहुत सारे पपेट्स और ज़ॉम्बीज हैं और साथ में सीक्वेंस 7 या 8 के कई सबऑर्डिनेट्स भी हैं। क्योंकि वो फ्लैगशिप का सेकंड मेट है,
तो इस एरिया में वही क्रू का लीडर होना चाहिए। हम पहले उसे हंट करने का सोच सकते हैं। क्लेन अभी भी बहुत कॉशियस था। हाई सीक्वेंस के नीचे जब बेयोंडर्स की संख्या एक लिमिट तक पहुंच जाती है तो एक क्वालिटेटिव चेंज आता है। अलग अलग एबिलिटीज के कॉम्बिनेशन से एक ग्रुप अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयोंडर को भी हरा सकता है। जैसे एक नाइट हॉक्स टीम मिलकर सीक्वेंस 6 या यहां तक कि सीक्वेंस 5 को भी गिरा सकती है। इसलिए क्लेन ने स्टील मवेटी और उसके आदमियों को कम नहीं आंका, भले ही उसके पास क्रीपिंग हंगर था। उसने मन में एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। मुझे इससे प्लान और तैयारी करनी होगी। व्हाइट शार्क से मिले फ्रीक्वेंसी बैंड्स और पासकोड्स काम आएंगे, और जब मिस मैजिशियन का रेडियो ट्रांसीवर आ जाएगा तो मैं डेनिट्स को फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने पर लगा दूंगा। शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे मैं सही टाइम पर जाकर अपना काम कर सकूं, और इस बीच मैं ट्रू एक्टिंग की पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकता हूं। इसके बाद डेनिट्स ने एडमिरल ऑफ ब्लड के बाकी सबऑर्डिनेट्स के बारे में डेनिस ने सब कुछ बता दिया। तो उसने आखिर में एक्साइटमेंट से कहा, अगर हम स्टील मवेटी को मार सकें और वहां मेरा नाम छोड़ दें तो ये मामला निश्चित रूप से पेपर्स में आएगा। एक बार ये खबर फैल गई तो मुझे नहीं कैप्टन को इन्फॉर्म करने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वो डरा हुआ था कि उनके रैंक में कोई गद्दार है, इसलिए वो किसी भी कांटेक्ट पॉइंट पर जाने से बच रहा। क्लेन ने सोचा, इसका दिमाग काम करता है, और उसने सिर हिलाकर कहा, स्टील के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, डेनिट्स ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे वो मुक्का याद रहा था जिसने लगभग उसका दिल चीर दिया था। क्लेन धीरे धीरे उठा और खिड़की की ओर चला गया। बाहर अंधेरा था, तेज हवाएं चल रही थीं और मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। ये सोचते हुए कि वो आगे क्या करने जा रहा है, उसे लगा कि वो एक तरह से एक्टिंग ही कर रहा है। मुस्कुराते हुए उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, आज रात जर्मन शिकार में शामिल होगा। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ जेनेरोसिटी बायाम में कैथेड्रल ऑफ वेव्स के अंदर। एल्गर विल्सन, जिसे अभी अभी सैंगुइन का एनेस्थेटिक गैस मिला था, वो विंड ब्लेस्ट के एक और मेन इंग्रेडिएंट के लिए समंदर में जाने वाला था। तभी उसे वहां के डायोसीस बिशप ने बुला लिया। बिशप ने एक भारी आवाज में कहा, आजकल अफवाहें चल रही हैं कि वाइस एडमिरल आइसबर्ग को डेथ्स की मिल गई है। सोनियासी के सभी पायरेट्स वजह से एक्टिव हो गए हैं। इस मामले की जांच करो। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे, लेकिन वो अभी भी एनर्जी से भरपूर था। उसका शरीर स्ट्रांग था। उसके मसल्स बिशप के रोब के नीचे भी दिख रहे थे। जब वो सांस लेता तो उसके चारों ओर हवा गूंजती थी। एल्गर ने मन ही मन सोचा, इस तरह की अफवाहें हर साल फैलती हैं और आखिर में सब नकली निकलती हैं, और अगर ये सच भी है तो इसमें इन्वॉल्व होने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस दिखावा करूंगा और इस मामले से दूर रहूंगा। लेकिन बाहर से उसने पूरी गंभीरता के साथ अपनी मुट्ठी बांधी और अपने लेफ्ट ब्रेस्ट पर मारा। यस योर एक्सीलेंसी, मे द स्टॉर्म बी विद यू। डायोसीस बिशप चोगो एल्गर के एटीट्यूड से बहुत खुश हुए और उन्होंने भी उसी तरह सैल्यूट किया। मे द स्टॉर्म बी विद यू। एल्गर जल्दी से कैथेड्रल से बाहर निकला और बाहर स्क्वायर में वापस आ गया। पिछली रात का तूफान अब थम चुका था। जमीन पर बिखरे पत्ते और पानी के गड्ढे ही उसके आने का सबूत थे। बारिश के बाद की ताजी हवा में सांस लेने के बाद एल्गर ने फैसला किया कि वो उन कुछ जगहों पर जाएगा जहां पायरेट्स घूमते हैं। उसने प्लान बनाया कि वो कड़ी मेहनत करने का नाटक करेगा, और अगर उसे कुछ 100 पाउंड की बाउंटी वाला कोई साथी मिल गया तो वो उस बेचारे को पकड़ने में संकोच नहीं करेगा। उसकी नज़र में वे लिक्विड कैश फ्लो थे जिन्हें वो अपनी सेविंग्स में जोड़ सकता था।